जलवायु को कहाँ ले जाएँगे? ओके, चलो अब शुरू। ये जलवायु कैसी है? क्लाइमेट ऑफ ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तुम्हें पढ़कर मजा आ जाएगा। कल परसों और परले दिन, कल और परसों, है ना? आज, कल और परसों 3 दिन में अपने को ये पूरा करना है। भारत के जलवायु के संदर्भ में आप पाएँगे, भारत की जो जलवायु ना, वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है। देखो, उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्यों कहते हैं? क्योंकि संपूर्ण भारत जो है, वो मानसून के प्रभाव में पूरे साल भर रहता है। लगा दें? हाँ, हाँ। एक बार तो दक्षिण-पश्चिमी मानसून के रूप में और एक बार उत्तरी-पूर्वी मानसून के रूप में। तो पूरा भारत उत्तरी-पूर्वी और दक्षिण-पश्चिमी मानसून के प्रभाव में रहने के कारण साल भर, जिसमें एक बार तो हम जिसको बोलते हैं मानसून आया, एक बार मानसून चला गया। तो पूरे साल भर संपूर्ण भारत मानसूनी पवनों के प्रभाव में होने के कारण भारतीय जलवायु को हम जलवायु या मानसून क्लाइमेट के रूप में जानते हैं। तो भारत की जो जलवायु है, वो कौन सी है? तो भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। तो भारत की जलवायु है ना, वो कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। सबसे पहला मामला हुआ, ठीक है ना? सबसे पहला हुआ उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। दूसरी बात पर चलते हैं सेकंड। देखो, जलवायु होती क्या है? पहली बात हम डिफाइन करते हैं उसको, आप सुनिए ध्यान से। आप इस बात को समझिए कि किसी बड़े क्षेत्र में बफरिंग हो रहा है यार, देखो तुम इसको थोड़ा क्या हुआ? अभी ठीक है क्या? अभी बताओ एक बार, अभी चल रहा है? मोहम्मद अहमद इंस्टा चलाती हो क्या? बंद कर दो, इसको ब्लॉक कर दो, ब्लॉक तुरंत ब्लॉक किया इसको। यहाँ पर रिश्ते करने आते हैं यहाँ पर ये, अपने अलग ही जुगाड़ में रहते हैं। इसको बंद कर दे, ब्लॉक मार दे इसको, ऊपर 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 कर दे ब्लॉक इसको। ठीक है, तो चलो ध्यान दो एक बार, आप सुनो। अब की बार अगर मैसेज आए तो इसको ऐसा ब्लॉक करना कि ओपन ना हो, ठीक है ना? तब मतलब कम से कम 31 से 50 वर्ष, कम से कम कितना हो? 31 से लेकर कितना हो? 50 वर्ष, 31 से कितना हो? 50 वर्ष, 31 से 50 वर्ष। तो किसी बड़े क्षेत्र की दीर्घकालिक, है ना? बड़ा क्षेत्र है, बड़ा सा पूरा एरिया, अब ऐसा नहीं पटना ले लिया, दिल्ली ले लिया, जयपुर ले लिया, ना, 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 छोटा क्षेत्र नहीं, क्षेत्र हमेशा जलवायु का अध्ययन करते समय बड़ा होता है। और ये ध्यान रखना दूसरा दूसरा कि दूसरा होता है जो समय होता है वो दीर्घकाल, लंबा समय, सुबह शाम, दोपहर, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल नहीं, लंबा दीर्घकाल मतलब 31 साल से कम शुरू होकर के 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल, 90 साल, 70 साल ऐसे। और दूसरा जो है वायुमंडल की दशाओं, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का मतलब होता है कि भाई तापमान कितना है, वर्षा कितनी है, वर्षा की क्या स्थिति है टोटल, इसके अलावा पवनों की दिशा क्या है, पवनों की स्पीड क्या है, वायु का दाब क्या है, ये तमाम जितनी भी चीजें आपकी हैं, जितने भी वायुमंडलीय दशाएं हैं, अगर हम इस सब वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन करें तो वायु 3 शब्द मैंने आपको समझाए। एक मैंने सबसे पहले आपको समझाने का प्रयास किया कि सब बड़ा क्षेत्र हो, तो बड़ा क्षेत्र हमने ले लिया। अब किसी बड़े क्षेत्र की लंबे समय तक दीर्घकाल के लिए मान लो 40 साल ले लिया या 50 साल ले लिया, किसी बड़े क्षेत्र में हमने लगातार 50 साल तक वहां की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, वायुमंडलीय दशाओं, जैसे तापमान उस बड़े क्षेत्र में 50 साल तक क्या रहा, वर्षण की स्थिति 50 साल तक क्या रही, आर्द्रता उस क्षेत्र में 50 साल तक क्या रही, बड़े क्षेत्र में वायु का दाब वहां पर कितना रहा, पवनों की दिशा कितनी रही, पवनों की स्पीड क्या रही, ये तमाम फैक्टर्स के ऊपर, ये तमाम कारकों के ऊपर, इन सभी की सभी चीजों के ऊपर अगर हम अध्ययन करें, अगर हम 50 साल तक अध्ययन करें और उसके बाद में जो हम औसत नहीं निकालें, औसत नहीं एग्रीगेट निकालें, योगफल निकालें, तो वो जो योगफल होता है उसे ही हम जलवायु कहते हैं। और उस आधार पर भारत की जलवायु किस प्रकार की है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी या मानसूनी जलवायु। मेरी बात समझना एक बार दोबारा से। हमने कहा, आप कहोगे सर आपने कहा योगफल क्यों, एवरेज क्यों नहीं, एग्रीगेट क्यों, एवरेज क्यों नहीं, ये क्यों नहीं? तो एवरेज जब निकालते हैं तो एवरेज कहता है कि भारत में 125 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। क्या ऐसा जरूरी है क्या हर साल 125 ही हो, 124 भी ना हो, 126 भी ना हो? ऐसा नहीं होता है। दूसरा वो कहेगा कि भारत में तापमान औसत रूप से 26 डिग्री तापमान मिलेगा, तो ऐसा होता है कि हर साल एक्जैक्टली 26 ही रहेगा, केवल हर दिन इतना तापमान फिक्स है, ऐसा नहीं होता है। बारिश होगी 120 से लेकर के 130, तो जो हम एक डेटा जब कहते हैं एक आंकड़ा 105 सेंटीमीटर, तो ये तो एक्जैक्टली हो गया ना, ऐसा कभी नहीं होता है क्लाइमेट में। इस तरीके से कभी क्या पवनों की स्पीड हमेशा ही 35 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है? क्या एवरेज पूरे साल की औसत इससे कम ज्यादा नहीं होती? नहीं, परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, चीजें ऊपर अप एंड डाउन होती है, टॉलरेबल होती है ना, कुछ ना कुछ एक मिनिमम होता है, कोई ना कोई मैक्सिमम होता है, ये उसके बीच में चीजें मिलती हैं। तो एक जो हम निकालते हैं इस तरीके से हम पाते हैं कि हमेशा जलवायु की बात करते हैं, सदैव योगफल की बात की जाती है, ना कि औसत की बात की जाती है। तो आज के बाद आप जलवायु के बारे में पाएंगे कि किसी बड़े क्षेत्र की दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं का योगफल, द एग्रीगेट ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस फॉर द लॉन्ग टर्म ऑफ एनी लार्ज रीजन। किसी बड़े क्षेत्र की दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं का योगफल ही कहते हैं जलवायु। और भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ठीक है। वहीं पे एक शब्द होता है मौसम, एक वर्ड होता है मौसम, मौसम वेदर आता है, वेदर। मौसम क्या होता है सुनिए भाई, मौसम की बात करेगा तो जब बड़े क्षेत्र की बात करता है, तो बड़े क्षेत्र की जब बात करता है तो जलवायु आती है। वहीं जब वो छोटे क्षेत्र की बात करेगा, छोटे क्षेत्र की बात करेगा, जैसे किसी पटना की बात कर ली, दिल्ली की बात कर ली, किसी एक छोटे से एरिया की बात करें, या फिर कोई एक छोटा जिला ले लिया, कि जब अरवल जिला है बिहार का, मान लो जहानाबाद ले लिया, मान लो किशनगंज ले लिया, तो कोई छोटा क्षेत्र जब लेगा तो किसी छोटे क्षेत्र की अल्पकालिक थोड़े से समय के लिए, कुछ समय के लिए जो वायुमंडलीय दशाएं हैं, अल्प समय की जो वायुमंडलीय दशाएं हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं को क्या बोलते हैं? अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं क्या बोलते हैं? उसको मौसम बोलते हैं। तो कोई छोटे क्षेत्र की, स्मॉल कोई छोटा क्षेत्र है ना, और अल्पकाल थोड़े से समय के लिए, जैसे बारिश हो रही है तो बरसात का मौसम है, जैसे गर्मी पड़ रही है गर्मी का मौसम है, जैसे आपकी मान लो शाम हुई तो थोड़ा शीतल मौसम हो गया तो ठंडा हो गया, या मान लो कि 4 बजे से उठे तो बहुत ठंडा ठंडा लगा है, तो ठंड का मौसम है। तो ये है कि किसी छोटे क्षेत्र की अल्पकाल के लिए जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होगी, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मौसम कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मौसम बोलते हैं, ठीक है ना? तो लंबे समय की दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं का योगफल किसी बड़े क्षेत्र में, उसको हम जलवायु कहते हैं। छोटे क्षेत्र में वायुमंडल की दशाओं का योगफल नहीं होता है, वायुमंडल की केवल दशा को। ये वायुमंडल की अभी फिलहाल देखा तो बाहर खिड़की से जाकर देखा तो वायुमंडल की दशा ये है कि बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ठंडा लग रहा है, बारिश आ रही है, वर्षा का मौसम है, बारिश का मौसम है, कहते हैं ना बारिश का मौसम। जलवायु जल्दी नहीं बदलती है, जलवायु लॉन्ग टर्म रहती है, लंबे समय तक वही रहेगी। जबकि मौसम होता है, मौसम जो है बार-बार बदलता है। मौसम बदलता है बार-बार। यार अभी तो मौसम ठीक था, एकदम से बारिश का मौसम हो गया। या दोपहर में तो मौसम बहुत गर्मी है, मौसम दोपहर का मौसम तो गर्म रहता है, लेकिन सुबह शाम ठंडा रहता है। इसलिए आप देखो कभी भी जब गाने बने तो उसमें हमेशा उपयोग हुआ, मेरी यार बदलना जाना मौसम की तरह। कभी आया मेरी यार बदलना जाना जलवायु की तरह? तो इसलिए मौसम बार-बार बदलता है, जलवायु बार-बार नहीं बदलती है। ठीक है ना? तो ये कुल मिला के आपका आएगा, ये तो आ गई आपकी बात इसकी, ठीक है ना? तो ये है आपकी बात सबसे पहली। अब जलवायु का जो अध्ययन होता है, स्टडी होती है, उसको कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी। देखो, ये समझाने का टॉपिक है तो समझाया जाएगा, है कि नहीं? जलवायु का अध्ययन है, उसे क्या कहते हैं? जलवायु का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? क्लाइमेटोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ क्लाइमेट इज कॉल्ड क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान कहते हैं। भारत में जलवायु का अध्ययन करने का काम करता है कौन? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जलवायु का अध्ययन करता है। भाई साहब, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग करता है जलवायु का अध्ययन, स्टडी ऑफ क्लाइमेट। भारत में जलवायु का अध्ययन कौन करता है? तो ये करता है कौन? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग करता है, ठीक है ना? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है वो करता है आपका जलवायु का अध्ययन। आज कितनी तारीख है? 10 दिसंबर तक तुम्हारा तुम सिलेबस पूछ रहे हो ना, तो एप्रोक्सीमेटली
10th ऑफ दिसंबर तक हम कर लेंगे कितना, तो 10 दिसंबर तक हम कर लेंगे मेरे भाई, 10 दिसंबर तक हम कर लेंगे कितना, जलवायु हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगी, ठीक है ना, और वन हो जाएगा, मिट्टी जलवायु वन, ये हो जाएंगे। और अप्रोक्सीमेटली 15th ऑफ जन तक, 15 जनवरी तक आपका लगभग इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा बंगाल में। तो 1899 में स्थापित कर रहे हैं 16 साल कोडाई कोणाल, शिमला चले गए, फिर शिमला में इसका मुख्यालय लगा, फिर शिमला से बदल के नहीं पुनाली चलते हैं, पुनाली के आगे पुणे जिसको बोलते हैं, तो पुणे लेकर आ गए, तो पुणे के अंदर हो गया फिर इसका, और फिर जो पुणे से भी चेंज करके और आज फिलहाल इसका मुख्यालय नई दिल्ली। सो हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन दिल्ली, ठीक है ना, न्यू दिल्ली जो आपकी नई दिल्ली, इसके अंदर आपका आएगा, अभी वर्तमान में इसका मुख्यालय आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी इसके फिर वेधशालाएं हैं, लैब्स हैं इसके, है ना, तो जहां अलग अलग है, कोलकाता हो या वही आपका शिमला हो या पुणे हो, तो अभी इसका मुख्यालय दिल्ली में। पहले जो सबसे पहले इसके वो बने प्रथम महानिदेशक डायरेक्टर जनरल डीजी, तो पहले महानिदेशक बनाए गए सर जॉन एलियट, पहले बने सर जॉन एलियट। अभी वर्तमान में मृत्युंजय महापात्रा वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं, ये जिसको हम बोलते हैं क्या, जिनको डायरेक्टर जनरल कहते हैं। तो मैं आपको कह रहा हूं कि जलवायु का अध्ययन, भारतीय मौसम जलवायु का अध्ययन, क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है, इसकी स्थापना 1875 15 जनवरी को हुई। पहला मुख्यालय कोलकाता था, फिर उसके बाद कोलकाता से चला गया कहां पर, शिमला, शिमला से पुणे, पुणे से भी कहां पर वर्तमान दिल्ली। और अभी हाल ही में 15 जनवरी 2025 को इसकी स्थापना 150 वर्ष पूरे हुए हैं। और इसके मृत्युंजय महापात्रा अभी फिलहाल महानिदेशक हैं, सर जॉन एलियट इसके प्रथम क्या थे, डायरेक्टर जनरल थे। ये सबसे अगली बात होगी। अब भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, एक बड़ा शानदार डायग्राम मेरे पीछे आप फ्लो चार्ट देख रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी जलवायु का आधार है इस फ्लो चार्ट के अंदर। अगर ये सारे फैक्टर्स अगर आपने ठीक से समझ में आ गए, जलवायु होगी कंप्लीट। अब इन जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों पर जो है हम एक एक करके बात करेंगे। सर मैं नया ज्वाइन किया हूं, क्लास नोट्स मुझे मिल जाएगा सर प्लीज? हाँ मिल जाएगा ना, बिल्कुल मिल जाएगा, है ना। कंप्लीट पीडीएफ दीजिए सर, एक 169 पेज की पीडीएफ में डलवा देता हूं, एक 169 पेज की पीडीएफ में दे देता हूं, उसको प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है ना, अगर तुम्हें वैसे नोट्स चाहिए तो, ठीक है ना। तो सुनो बच्चा, एक बार ध्यान दो, हाँ ये नहीं, क्लाइमेट का पूरा पीडीएफ एक पीडीएफ मैं आपको दूंगा, आज दूंगा वो, ठीक है ना। उसके लिए आपको परेशान होने की, कॉल करने की, कहने की, सुनने की कोई जरूरत नहीं है। चलो मैं जा रही हूँ बिहार छोड़कर, देखो आप बिहार छोड़कर जाएं या आप भारत छोड़कर जाएं, इसमें मैं क्या करूँ बताओ, आप खुद सोच के बताओ एक बार। मैं तो फिर भी क्लाइमेट ही पढ़ाऊंगा, है ना, तो मैं क्या बताऊँ इस बारे में, है भाई, क्या बताऊँ बताओ। सो प्लीज आप जो पढ़ाई का नीचे होता है, उष्णकटिबंध आपका विस्तृत है, उस स्थित है। तो एक बार ध्यान दो आप इसमें कि ये भारत है, और भारत के बीचों बीच यहाँ पर जो रेखा है, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस कर्क रेखा के नीचे का जो है, ये आपका उष्णकटिबंध आता है, जिसको हम ट्रॉपिकल कहते हैं। ये ऊपर का जो है, इसको हम शीतोष्ण कहते हैं, इसको हम टेम्परेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्परेट, इसको बोलते हैं टेम्परेट बोलते हैं। ये पूरा क्षेत्र टेम्परेट। और मैंने कहा था कि कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है, कर्क रेखा के ऊपर शीतोष्ण, कर्क रेखा के नीचे होता है अंटार्कटिक व्रत, आर्कटिक व्रत, 90 डिग्री उत्तर। नीचे समझदार बच्चे हो, आपको मैंने भारत का सामान्य परिचय पढ़ाया था, और समझदार बच्चों मुझे बताओ कि भारत के बीचों बीच एक रेखा मैंने बताई थी, और एक मैं डायग्राम बना के बताया था पूरा धरती का, जिसमें भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, अंटार्कटिक व्रत, आर्कटिक व्रत, 90 डिग्री उत्तर। नीचे बताया था विषुवत रेखा, उसके भूमध्य रेखा, उसके नीचे आपकी मकर रेखा, अंटार्कटिक व्रत, और नीचे आपका दक्षिणी ध्रुव बताया था। और मैंने कहा था कि कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है, कर्क रेखा के ऊपर शीतोष्ण, कर्क रेखा के नीचे होता है उष्णकटिबंध आपका विस्तृत है, उस स्थित है। तो एक बार ध्यान दो आप इसमें कि ये भारत है, और भारत के बीचों बीच यहाँ पर जो रेखा है, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस कर्क रेखा के नीचे का जो है, ये आपका उष्णकटिबंध आता है, जिसको हम ट्रॉपिकल कहते हैं। ये ऊपर का जो है, इसको हम शीतोष्ण कहते हैं, इसको हम टेम्परेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्परेट, इसको बोलते हैं टेम्परेट बोलते हैं। ये पूरा क्षेत्र टेम्परेट, ट्रॉपिकल और एक इसमें टेम्परेट। ट्रॉपिकल यानी कि उष्णकटिबंध, उष्णकटिबंध का मतलब हो गया वह क्षेत्र है जहां केवल एक प्रकार की जलवायु मिलती है, और जो जलवायु मिलती है कर्क रेखा के नीचे की तरफ, ये जो जलवायु मिलती है यहाँ पर, ये एक ही प्रकार की जलवायु उष्णकटिबंध। यहाँ पर सर्दियां नहीं होती, यहाँ पर सर्दी नहीं होती, यहाँ सर्दी नहीं होगी, केवल एक ही प्रकार की जलवायु मिलती है उष्णकटिबंध। लेकिन आप उत्तर भारत में जब आप जाओगे, हिमालय है या उत्तर का विशाल मैदान है, या ये वाला जो इलाका है आपका, यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर आपको दो प्रकार की जलवायु मिलेगी। यहाँ पर आपको शीत भी मिलेगा और यहाँ पर उष्ण मिलेगा, मतलब ठंडी मिलेगी और गर्मी मिलेगी। भाई एक बताइए, दो प्रकार की जलवायु क्यों मिल रही है? क्योंकि भारत की अक्षांशीय अवस्थी इस जगह पर है, भारत की अक्षांशीय अवस्थिति इस जगह पे है। इस प्रकार की अक्षांशीय अवस्थिति है लैटिट्यूड लोकेशन कि जहां शीतोष्ण और उष्ण दोनों प्रकार की जलवायु का विकास हुआ है, दोनों प्रकार की जलवायु का विकास हुआ है। तो अक्षांशीय अवस्थिति कारक है जो कहीं ना कहीं जलवायु को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से भारत में दो प्रकार की जलवायु का विकास हुआ है, जिसमें नीचे की तरफ उष्ण, ऊपर की तरफ कौन सा है? शीतोष्ण। बताओ ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं सबको? ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं सबको? बताओ। दूसरी बात पर चलते हैं। उत्तर में आप देखोगे तो यहाँ पर विस्तार मिलता है हिमालय का, यहाँ पर हिमालय का विस्तार मिलता है, यहाँ पर हिमालय का विस्तार मिलता है, और यहाँ पर हिमालय है, और ऊपर से एक विंड आती है जिसको बोलते हैं साइबेरियन शीत पवन आती है। साइबेरियन शीत पवन आती है, यहाँ पर साइबेरियन कोल्ड विंड आती है, साइबेरियन शीत पवन आती है। भाई सुनो, इन साइबेरियन शीत पवनों को भारत में प्रवेश करने से कौन रोकता है? तो भारत में प्रवेश करने से रोकता है आपका हिमालय। तो बताओ कि क्या हिमालय की वजह से साइबेरियन शीत पवनें भारत में एंटर करने से अगर इन पवनों को रोक लेती हैं, तो बताओ भारत की जलवायु प्रभावित होगी नहीं होगी? अगर हिमालय नहीं होता, अगर यहाँ पर हिमालय हमारा, अगर मान लो यहाँ पर हिमालय नहीं होता, तो भाई साहब आप एक चीज समझाओ आप मुझे, अगर यहाँ पर हिमालय नहीं रहा होता तो बताओ क्या जलवायु प्रभावित होती नहीं होती? भारत की जलवायु प्रभावित होती। हिमालय है तो अलग तरीके से प्रभावित है, तो ये इसका मतलब हिमालय भी कैसा कारक है जो कहीं ना कहीं भारतीय जलवायु को प्रभावित करने का कार्य करता है। दूसरी बात आप देखोगे कि नीचे से दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, नीचे जाता है साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। इस दक्षिण पश्चिमी मानसून को रोकने में जो सहायक है, इस दक्षिण पश्चिम मानसून को रोकने का कार्य कौन करता है? तो इसको आगे चीन की तरफ जाने से रोकने का काम कौन करता है? हिमालय। तो कहीं ना कहीं भारत की जलवायु जो मानसूनी है, उस मानसूनी जलवायु का विकास और साइबेरियन शीत पवनों के भारत में प्रवेश को रोकने का कार्य हिमालय करता है। इसका मतलब सेकंड फैक्टर आपका हिमालय है, जिसकी वजह से भारत की जलवायु क्या होती है? प्रभावित होती है। तो एक हो गया अक्षांशीय अवस्थिति, और दूसरा हो गया आपकी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में जिसको बोलते हैं हिमालय की अवस्थिति, लोकेशन ऑफ हिमालय, लोकेशन ऑफ हिमालय। एक होता है आपका उत्तुंगता या एल्टीट्यूड, और उत्तुंगता को कहते हैं मेरे भाई समुद्र तल से ऊंचाई, उत्तुंगता को कहते हैं समुद्र तल से ऊंचाई, उत्तुंगता को बोलते हैं समुद्र तल से ऊंचाई, उत्तुंगता या समुद्र तल से ऊंचाई, उत्तुंगता या सागर तल से ऊंचाई। इसके बात करें, थैंक यू भाई। तो इसके बात करें उत्तुंगता या समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें, तो आप एक बात को समझ लो, इस बात को समझ लो, मान लो इस बात को कि आप जैसे जैसे धरातल से और ऊपर की तरफ चलते हैं, जैसे आप धरातल से ऊपर की तरफ चलते हैं, जैसे आप ऊपर की तरफ चलते हैं, ऊपर बढ़ते हैं, तो तापमान जो तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घटता है, प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस घटता है प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर। 165 मीटर ऊपर गए तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घट गया, तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घट गया। तो आप जैसे जैसे आप जाओगे 1 किलोमीटर ऊपर गए तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस घट गया, 2 किलोमीटर गए लगभग 14-15 डिग्री के आसपास घट गया। तो आप जैसे ऊपर जाओगे तापमान घटता जाएगा। एक स्थान है आगरा, और आगरा जो है ना वो मैदान में अवस्थित है, 200 मीटर उसकी औसत 200 मीटर औसत ऊंचाई पर कौन पड़ता है? आगरा पड़ता है। और वहीं पर 2,500-3,000 मीटर की ऊंचाई पर पड़ता है दार्जिलिंग।
दोनों की अवस्थिति अक्षांश से अवस्थिति समान ही है। इसी अक्षांश पर आगरा है, इसी अक्षांश पर कौन बसा हुआ है, इसी अक्षांश पर आगरा है, इसी अक्षांश पर कौन है, तो ये मान लो, ऐसे मान लो आप, ये हिमालय मान लो, इसको हिमालय मान लो, ये आगरा मान लो, ये मैदान है, हिमालय। तो ये जो आपका आगरा है वो मैदान नीचे है, जबकि दार्जिलिंग अक्षांश तो वही है, लेकिन दार्जिलिंग ऊपर हिमालय के ऊपर है। तो आप इस बात को समझो कि ऊपर जाओगे तो तापमान क्या होगा, तो इस मैदान से ऊपर जाओगे तापमान घटेगा। शीतकाल के दौरान आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस होता है और दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। 12 डिग्री सेल्सियस का लगभग अंतर होता है इसमें, 12-13-14 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसकी अवस्थिति, लोकेशन, भले ही दोनों एक समान अक्षांश पर है, लेकिन ऊपर हिमालय पर उतुंगता अधिक होने की वजह से, समुद्र तल से ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से आगरा का तापमान कितना है, आगरा का तापमान 4 डिग्री मिलेगा, 16 डिग्री मिलेगा, और दूसरा जो है आपका दार्जिलिंग का जो है वो तापमान क्या मिलेगा, कुछ कम मिलेगा। तो उतुंगता का फर्क पड़ता है। तो ध्यान रखना कि एक समान अक्षांश पर होने के बावजूद भी दो स्थानों का तापमान भिन्न हो सकता है, यदि उनके समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या हो, अलग हो। तो दो स्थानों का तापमान अलग हो सकता है ना, और तापमान अलग हो सकता है, लेकिन औसत ऊंचाई के आधार पर फिर वो होगा, ठीक है ना। तो देखो आप, आगरा और दार्जिलिंग दोनों समान अक्षांश पर स्थित है, उसके बावजूद भी शीतकाल के दौरान आगरा का तापमान 16 और दार्जिलिंग का कितना होता है, 4 डिग्री होता है। तो एक फैक्टर हुआ जिसको बोलते हैं उतुंगता, जो कहीं ना कहीं जलवायु को प्रभावित करता है, कहीं ना कहीं जलवायु को प्रभावित करता है। एक उतुंगता कैसा फैक्टर है। आगे आओ, समुद्र से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी। सुनो एक बार, समुद्र से दूरी, मैं आपको बहुत प्यारी चीज मैं आपको समझाता हूं, आप उसको समझने की कोशिश करो, और आप उस बेसिक कांसेप्ट को पकड़ने में कामयाब हुए ना तो मजा आ जाएगा भाई। पता नहीं तुम समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप समझ जाओगे ना। और खैर मैं हूं तो फिर समझोगे, है ना, कोई ऑप्शन है ही नहीं, कोई ऑप्शन है ही नहीं समझने के अलावा। देखो, ये सागर है, ये स्थल है, स्थल है, स्थल है, ठीक है ना, ये सागर है, सी है, सी है, सागर है, सागर है। बच्चे एक बात को समझो तुम, थोड़ा सा मेरी बात पर ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना। तापमान के स्थानांतरण की 3 विधियां होती है, चालन, संवहन, और एक आपको होता है विकिरण। एक होता है चालन, चालन होता है, एक होता है संवहन, और एक होता है विकिरण। देखो, सूर्य से सन है, सन है, सूर्य से विकिरण आई, ये क्या है, रेडिएशन, विकिरण है, विकिरण है, विकिरण, विकिरण, ये विकिरण है, ठीक है ना, विकिरण है। आपको अगर जहां समझ में नहीं आया वहीं बोल देना। अब ये सूर्य का प्रकाश आया, पानी के ऊपर गिरा, पानी के ऊपर के पार्टिकल्स, जल के पार्टिकल्स क्या हुए, गर्म हुए, ये गर्म होंगे तो ये ट्रांसफर होंगे नीचे की तरफ, ये गर्म होकर नीचे चले जाएंगे, नीचे जाएंगे, और नीचे के जो ठंडे हैं, नीचे के जो ठंडे, वो क्या होंगे, ऊपर आएंगे। तो ये जो साइकिल है ना, ये साइकिल चलता रहता है, ऊपर के पार्टिकल्स का नीचे, नीचे का ऊपर, ये साइकिल चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये जो भी साइकिल चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं संवहन, बोलते हैं संवहन, बोलते हैं इसको, बोलते हैं संवहन, ठीक है। बात समझ में, संवहन होगा। और यहाँ धरातल के ऊपर, ऊपर का पार्टिकल गर्म होगा, हीट ये एब्जॉर्ब करेगा, ये अपनी हीट अगले को, अगला अपनी हीट अगले को, अगला अपनी हीट अगले को देगा, ऊपर से गर्म होगा, एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरे चौथे पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, हीट को ट्रांसफर करेंगे। मेरी बात समझे नहीं समझे, ये जो है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं चालन, चालन बोलते हैं। ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया, विकिरण, संवहन और एक कौन सा है, चालन, ये बोलो, इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब आप एक दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, स्थल ना, स्थल, स्थल की विशेषता होगी क्योंकि ठोस है, तो स्थल जो है, स्थल ये ऊपर से गर्म होगा, भाई साहब ऊपर से गर्म होगा, अपनी हीट को नीचे ट्रांसफर करेगा, तो ऊपर तो बहुत तेज गर्म हो जाएगा भाई साहब, ऊपर तो बहुत तेज गर्म हो जाएगा, बहुत तेज गर्म हो जाएगा, ठीक है, ऊपर बहुत तेज, मतलब सुबह सूरज 6 बजे, 6 बजे सूरज आया भाई, सुनो 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक तो स्थल पूरा गर्मा गर्म हो गया, 9 बजे तक तो पूरा स्थल गर्म हो गया, पूरा स्थल गर्म हो गया, 9 बजे तक तो पूरा स्थल गर्म हो गया। ये पानी, ये जल, ये ब्लू है जो पानी, पानी, ये पानी गर्म होने में पूरा दिन लगा देगा। क्यों लगा देगा गर्म होने में, क्योंकि गर्म होने में इसलिए पूरा दिन लगाएगा क्योंकि पहले नीचे का गर्म होगा, पहले ऊपर का गर्म होगा, ऊपर का नीचे जाएगा, नीचे के ऊपर, तो ये ना गहराई तक 150-200 मीटर तक गर्म होगा, इसलिए गर्म होने में पूरा दिन लगाएगा, पूरा दिन लगेगा इसको गर्म होने में, शाम हो जाएगी पूरी गर्म होते 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 होते, लेकिन ये तेजी से गर्म होगा 9-10 बजे। अब देखो, जब ये तेजी से गर्म हो जाएगा 9-10 बजे के आसपास, तो तेजी से गर्म होगा, तो ये दिन के समय तेजी से गर्म, दिन के समय तेज गर्म, दिन के समय तेज गर्म होगा, दिन के समय तेज गर्म होगा ये, ठीक है, तेज गर्म होगा। और जब तेजी से गर्म होगा तो यहाँ पर स्थित जो वायु है, जो वायु प्रकोष्ठ में क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, वायु प्रकोष्ठ भी गर्म होगा, या वायु गर्म होगी, आप मोटा मोटा याद रखो, वायु गर्म होगी, वायु गर्म होगी, तो वायु गर्म होगी तो अपना तापीय प्रसार करेगी, थर्मल एक्सपेंशन करेगी, तापीय प्रसार, जिसमें वायु का आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। एक बात को समझो, गैसों की विशेषता होती है कि गैसें जब गर्म होती हैं तो अपना तापीय प्रसार करती हैं, गैसों की विशेषता होती है गैस गर्म होकर तापीय प्रसार करती है, गैस गर्म होकर के तापीय प्रसार करती है, ओके, सही बात है ना। एलपीजी में क्या करते हैं, -243 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर क्या करते हैं, उसको ठंडा करते हैं ताकि उसका आयतन 1% के आसपास आ जाए, सिकुड़ते हैं ना, गर्म करेंगे क्या होगा, फैलेगी, फैलेगी मतलब आयतन बढ़ेगा, आयतन में प्रसार होगा। तो जब ये स्थल बहुत तेज गर्म होगा तो यहाँ पर जो वायु है ये भी गर्म होगी भाई, जब ये वायु गर्म होगी तो ये वायु गर्म होकर के और क्या होगी, ऊपर उठेगी, वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी। अब देखो, ये वायु जब गर्म होगी और ये वायु ऊपर उठेगी तो यहाँ पर लो एयर प्रेशर बनेगा, लो एयर प्रेशर बनेगा, जबकि इसके कंपेरिजन में यहाँ पर कैसा प्रेशर होगा, हाई एयर प्रेशर होगा भाई। तो बहुत तेज गर्म होगी तो गर्म होना शुरू हुआ है, अभी धीरे 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 गर्म होगा, और यहाँ हाई प्रेशर और विंड सर्कुलेशन होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा, ऐसे हाई प्रेशर से किस तरफ आएगी, लो प्रेशर, और ये ऐसे वायु उठेगी और ये इस प्रकार से एक सिस्टम बनेगा, पवनी चल कराएंगे सागर से स्थल की ओर, पवनी चल कराएंगे सागर से स्थल की ओर, और इसी को हम सागर समीर के रूप में भी जानते हैं। तो ये है ना बच्चा, ये देखो आप एक बार इस प्रकार से पवनी चल कराई और सागर की तरफ से आती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सागर समीर बोलते हैं। मेरी बात समझे कि नहीं समझे, ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया। समीर का मतलब होता है शीतल मंद पवनी, समीर का मतलब होता है शीतल मंद पवनी, दो शीतल शीतल होती है, ठंडी नहीं, शीतल, शीतल का मतलब तापमान थोड़ा कम होता है ना। परिधि नहीं आया, सर आज चाय नहीं पिए, चाय पी लिए पहले ही, आगे सबको भाई वाह, बहुत अच्छी बात है, देखो सबको समझ में आ गया। तो एक बच्चा आ गया समझ में, हाई प्रेशर कैसे, हाई प्रेशर कैसे, सागर में हाई प्रेशर कैसे। देखो एक बात बताओ, एक व्यक्ति चोरी करता है, मर्डर करता है, डकैती डालता है, और जितने शराब पीता है, जुआ खेलता है, ठीक है, ये उसके 6 गुण हैं, चोरी, मर्डर, डकैती, शराब, जुआ, मान लो 5 गुण है। एक व्यक्ति है बस केवल शराब पीता है, ना मर्डर करता है, ना डकैती डालता है, ना जुआ खेलता है, कुछ नहीं करता है, केवल शराब पीता है। अब बताओ अच्छा व्यक्ति कौन है, बताओ अच्छा व्यक्ति कौन है, बोलो एक बार जल्दी से,
अच्छा व्यक्ति कौन है बताओ, जो केवल शराब पीता है? अच्छा है ना? अच्छा तो वो भी नहीं है, वो भी तो नशा तो कर ही रहा है, लेकिन कंपेयर में दो व्यक्तियों को जब कंपेयर करेंगे, दो व्यक्ति कंपेयर करेंगे, अब हाई प्रेशर आपको पता है कि एक पवन चलती है चिनूक, चिनूक है, चिनूक विंड है, चिनूक विंड। आप इस विंड के बारे में अचंभा करेंगे, गर्म पवन है, गर्म पवन है। कैसी पवन है? गर्म। अब समझो, आपने सुना होगा एंडी रॉकीज पर्वत की सारी चलती है, गर्म पवन है भाई। सुनो, तापमान 3 डिग्री से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस होता है। आप कहोगे सर 3 डिग्री सेल्सियस की पवन गर्म कैसे हो सकती है? हद है यार। या 3 डिग्री जिसका तापमान है पवन का, उसको सर आप गर्म कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही सर? थोड़ा तो विचार करो, कुछ भी बावला बनाओगे क्या? लेकिन हाँ, 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान गर्म करते हैं, क्योंकि आसपास के एरिया का तापमान -10 डिग्री है, तो उसको देखोगे तो गर्म ही है, बर्फ पिघला देगी पवन। तो कंपेयर करने का मतलब होता है कि जब यहाँ पर स्थल बहुत तेज गर्म होगा, तो जो स्थल बहुत तेज गर्म होता है तो वायु भी गर्म होती है। वायु की विशेषता होती है कि वायु गर्म होकर फैलती है, वायु फैलेगी तो जो दाब लगता है वो दाब क्या होगा भाई? जब वायु का क्या लगेगा? दाब, वायु का दाब लग रहा है। अब जब वायु गर्म होकर फैल ऊपर उठ जाएगी, वायु जब ऊपर उठ जाएगी तो प्रेशर लो हो गया, सिंपल सी बात है। स्थल तेजी से गर्म होता है, तेजी से गर्म होता है। स्थल जब तेजी से गर्म होगा तो स्थल तेजी से गर्म होगा तो यहाँ की वायु गर्म होगी, वायु जब तेज गर्म होगी तो वायु के तेज गर्म होने की स्थिति में, इस वायु के तेज गर्म होने की स्थिति में यहाँ पर प्रेशर लो बन जाएगा, जबकि इसके कंपेरिजन में, इसकी तुलना में यहाँ प्रेशर हाई रहेगा। क्योंकि ये तो गर्म हो गया 9 बजे तक, लेकिन भाई ये गर्म नहीं हुआ, इसमें तो पूरे दिन में गर्म होगा, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स या जो कण है उनका ट्रांसफर नहीं हुआ ना, ऊपर का गर्म होगा तब नीचे का गर्म होगा, हीट ट्रांसफर करेगा। लेकिन ये तो गर्म पूरे दिन इसलिए होगा क्योंकि ऊपर का गर्म होगा, पानी नीचे चला जाएगा, नीचे के ऊपर आ जाएगा, ऊपर का नीचे, नीचे के ऊपर, है कि नहीं? तो इसमें तो गर्म होने पूरा दिन लगेगा। पानी धीरे-धीरे गर्म होता है, स्थल तेजी से गर्म होता है, स्थल तेजी से गर्म होगा, वायु गर्म होकर ऊपर फैलेगी, लो प्रेशर बनेगा, यहाँ हाई प्रेशर, विंड चलेगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और सागर की ओर से दिन के समय में, दिन के समय में सागर की ओर से जो पवनें आती हैं, उन पवनों को हम सागर समीर कहते हैं। इसके अपोजिट ये रात को तेज ठंडा हो जाएगा, तेजी से ठंडा होगा सूरज छिपते के साथ में, और ये अब रात भर पूरे दिन गर्म हुआ है, तो पूरे दिन गर्म हुआ है तो भाई ये तो पूरी रात ठंडा होगा। अब पूरी रात गर्म रहेगा, धीरे-धीरे ठंडा होगा, सुबह होगी जब जाके ठंडा होगा। अब चूंकि ये तो गर्म हो गया पूरे दिन में, अब ठंडा तेजी से होगा नहीं, ठंडा होने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर रात्रि के समय में हाई प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पर लो प्रेशर। अब रात को समय पवनें चलेंगी सागर, स्थल से सागर, तो रात्रि के समय को कहते हैं स्थल समीर। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो तटीय भाग होते हैं, तटीय भाग जो होता है, उन तटीय भागों में तापमान, उन तटीय भागों के अंदर स्थल समीर के, सागर समीर के प्रभाव से पूरे साल भर जलवायु लगभग एक समान बनी रहती है, जो कि सागर समीर और स्थल समीर के कारण होता है। जबकि जो आंतरिक भाग होते हैं, जो समुद्र से बहुत दूर होते हैं, जैसे हमारा बिहार है, जैसे राजस्थान है, यूपी है, हिमाचल है, ये तमाम जो इलाके, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये जो आंतरिक हिस्से हैं, जो समुद्र से दूर हैं, समुद्र से दूर के इलाकों में, समुद्र से दूर के इलाकों में तापमान जो है या जो मौसम है उसकी एक्सट्रीम कंडीशंस मिलती हैं। एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब होता है चरम दशाएं, अर्थात गर्मी में गर्मी बहुत मिलती है, ठंडी में ठंडी बहुत होता है। और जब किसी क्षेत्र में गर्मी ज्यादा हो, ठंडी में ठंडी ज्यादा हो, तो इसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं। तो महाद्वीपों के आंतरिक भागों में महाद्वीपीय जलवायु मिलती है, जबकि तटीय भागों के अंदर एक समान पूरे साल जलवायु पाई जाती है। इसको हम कहते हैं समजलवायु या मॉडरेट क्लाइमेट बोलते हैं। तो ये चीज प्रभाव पड़ेगी कि आप समुद्र से कितनी दूरी पर हैं। समुद्र के नजदीक इलाकों में मॉडरेट या समजलवायु, समुद्र से दूर आंतरिक भागों के अंदर कॉन्टिनेंटल या महाद्वीपीय जलवायु का विकास होता है। ये मैंने यहाँ पर पूरा लिख दिया है यहाँ पर। अगला एक और कारक है भाई, अगला एक और कारक है, और ये आपका आता है उच्चावच, रिलीफ आता है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रिलीफ। यहाँ तक हम आज बात कर लेंगे, बाकी ये फैक्टर्स के ऊपर हम कल बात करेंगे, ठीक है ना? ये फैक्टर पर अपने कल बात करेंगे हमारे पर, बाकी इनके ऊपर। तो इसमें आप देखो क्या है, उच्चावच। अब आप एक बात को मैं आपको एक बात समझाता हूँ, बड़ी प्यारी सी जानकारी है कि जैसे मान लो कि ये कोई पर्वत है, ठीक है? 3 प्रकार से रेनफॉल होती है। रेनफॉल के 3 प्रकार हैं, वर्षा के 3 प्रकार, वर्षा के 3 प्रकार। एक वर्षा तो दुनिया में सबसे अधिक होती है पर्वतीय वर्षा। एक वर्षा जो होती है जिसको कहते हैं समवहनीय वर्षा, विषुवत रेखा के आसपास, और एक होती है साइक्लोनिक चक्रवाती वर्षा। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, भारत में जो सबसे अधिक होती है कौन सी होती है? पर्वतीय वर्षा होती है, माउंटेनियस रेनफॉल होती है, ठीक है ना? इस पर जब बात करोगे तो पर्वतीय जो वर्षा होती है ना, माउंटेनियस रेनफॉल, मेरे भाई माउंटेनियस रेनफॉल की बात करोगे ना, तो ये सागर है, सागर की तरफ से पवनें चल करके आई, पवनें चल करके आई, पवनें चल करके आई, और पवनें चल करके आई, और पवनें जैसे पर्वत के सारे ऊपर चढ़ी ऐसे घूमी, पवनों का इस पर्वत के सारे चढ़ना और इस तरीके से घूमना, ऐसे जो घूमती हैं तो ऐसे इसको बोलते हैं ओवर टर्निंग, ओवर टर्निंग। और यहाँ पर क्यूमुलस क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, क्यूमुलस बादल यहाँ पर बनेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे? रेनफॉल करेंगे, तेज बारिश करेंगे, तेज बारिश करेंगे। लेकिन जब ये पर्वत को पार करके इस तरफ आई तो यहाँ पर जो स्तरीय बादल बनते हैं और बहुत सारी बारिश ये नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें नमी जो अधिकांश है वो इसी तरफ आपकी खाली हो जाती है। इस तरफ बारिश बहुत कम होती है और पर्वत के सारे पवनें उतरती हैं, और ये क्षेत्र ना ये कहलाता है वृष्टि छाया क्षेत्र, रेन शैडो एरिया। पर्वत के जिस तरफ से नमी वाली पवनें आती हैं उस साइड बारिश अधिक होती है, बारिश अधिक होती है, और दूसरी साइड जिस तरफ पवनें जा रही है पार करके इस तरफ वर्षा क्या होती है? कम होती है। इसको हम कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। इस प्रकार से भारत में देखोगे तो आपका जो महाराष्ट्र का विदर्भ पड़ता है, पुणे पड़ता है, आपको पता है पुणे में बारिश केवल 60 सेंटीमीटर होती है, और महाबलेश्वर जो पश्चिम में पड़ता है इसमें वर्षा 600 सेंटीमीटर होती है। पुणे अंदर है और महाबलेश्वर इधर पश्चिम में पड़ता है। तो ऊंचाइयों का प्रभाव पड़ता है। कल हम उच्चावच राजस्थान के संदर्भ में और पश्चिमी घाट के संदर्भ में इस डायग्राम को समझाएंगे आपको, ठीक है ना? इस डायग्राम में समझाएंगे, थर्ड वाला डायग्राम है, यहाँ तक मैं नोट्स अपलोड करवा देता हूँ, और वो पीडीएफ जो है ना वो पीडीएफ पूरी आपको दे देंगे। इसमें बहुत सुंदर सुंदर डायग्राम्स हैं इस टॉपिक के अंदर, क्योंकि सारा कांसेप्ट है ना, सारा कांसेप्ट है पूरा। तगड़े डायग्राम्स बना रखे हैं भाई, तगड़े डायग्राम्स बना रखे हैं, ठीक है ना? सिलेबस बिल्कुल टाइम पे करवाऊंगा, कोई फालतू टाइम खराब नहीं, एक दिन आपका टाइम खराब फालतू नहीं होगा, ठीक है ना? और मैं 169 पेज की पीडीएफ अपलोड करवाता हूँ, अगर कुछ कम लगे तो उसमें अपडेट कर लेना, ठीक है? उसके अंदर लिख लेना, ठीक है? थैंक यू भाई। आज तो पता ही नहीं चला सेशन कब निकल गया, मैं भी देख रहा हूँ, अरे यार 1 घंटा हो गया, 50 मिनट हो गए मतलब हमें क्लास देते हुए। चलो कल पढ़ते हैं, ठीक है? थैंक यू। इवन 42 थे। अब वर्षा का दूसरा प्रकार है जो होता है रेनफॉल। रेनफॉल के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है ना? रेनफॉल करने वाले कारक, अक्षांशीय अवस्थिति, हिमालय की अवस्थिति, फिर उसके बाद में हम आए थे अक्षांशीय अवस्थिति, हिमालय की अवस्थिति, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, और एक फैक्टर जिस पर आगे थे हम वो था उच्चावच, रिलीफ। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है कि आप इसको समझें, ठीक है ना? ये फैक्टर बड़ा काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ में डलवा दिए, ये और देख लो, 41 दे दिया पहले, देख लो। तो ये बात ध्यान रखना कि
अब इसका क्या है, मैंने आपको कल बताया था कि इस प्रकार से सागर से मान लो कोई पवन चल करके आई। जब देखो रेनफॉल जो है रेनफॉल उसके 3 प्रकार होते हैं। वर्षा कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। रेनफॉल जो होता है रेनफॉल के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है ना? रेनफॉल के 3 टाइप होते हैं। एक जिसको बोलते हैं माउंटेनियस रेनफॉल, माउंटेनियस रेनफॉल है ना? माउंटेनियस रेनफॉल, या इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं पर्वतीय वर्षा होता है। एक प्रकार होता है पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा। एक वर्षा का दूसरा प्रकार है, इसको बोलते हैं कन्वेक्शनल 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 रेनफॉल है, ठीक है ना? संवहनीय वर्षा होता है। संवहनीय वर्षा, एक संवहनीय वर्षा होता है। और एक और तीसरा प्रकार है वर्षा का, और ये है आपका जिसको बोलते हैं चक्रवाती वर्षा। साइक्लोनिक रेनफॉल होता है। साइक्लोनिक रेनफॉल, चक्रवाती वर्षा। देखो भारत में जो सबसे सामान्य प्रकार है वो सबसे सामान्य प्रकार है वर्षा का, जिसको बोलते हैं कौन सा? जिसको बोलते हैं माउंटेनियस रेनफॉल या फिर ओरोग्राफिक रेनफॉल, पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा देखो बेसिकली इसमें प्रोसेस क्या होगा, प्रक्रिया क्या होगी, सुनो। इसमें क्या होता है कि पवने या आर्द्र पवने आर्द्र पवने आर्द्र पवने आर्द्र पवने पर्वत के सहारे पर्वत के सहारे पर्वत के सहारे पर्वत के सहारे आरोहित होती आरोहित होती आरोहित होती आरोहित होती आरोहित होती है। और तापमान घटने के साथ ऊपर तापमान घटने के साथ तापमान घटने के साथ तापमान घटने के साथ संघनन की क्रिया द्वारा बादलों का निर्माण होता है। संघनन की क्रिया के द्वारा संघनन की क्रिया के द्वारा बादलों का निर्माण होता है। बादलों का निर्माण होता है। बादलों का निर्माण हिमवर्षा हो जाती है। हिमवर्षा होती है। हिमवर्षा होती है ना? ये बादलों का निर्माण होगा और क्या होगा, उससे वर्षा होगी। हमने देखो यहाँ पर एक चीज कही, यहाँ पर देखो, यहाँ सागर से, हाँ सागर से आर्द्र पवन चल कराई, इनमें नमी आर्द्रता है। तो यहाँ से आर्द्र पवन गई, ये पर्वत के सहारे आरोहण, इसको कहते हैं पर्वत के सहारे आरोहण। आरोहण अब ये आरोहण हुआ, ऊपर चली पवन, ऊपर चल करके इसको ये चल करके ऊपर ऐसे नहीं जाती, वहां पर ये ऊपर चल करके ऐसे टर्न करती है। देखो ऐसे चलती है, ऊपर टर्न करती है, इसको बोलते हैं ओवर टर्निंग। इसको बोलते हैं ओवर टर्निंग। ओवर टर्निंग बोलते हैं, ओवर टर्निंग ऑफ द विंड्स। ये मान लो मानसूनी पवन है, मानसूनी पवन है, तो यहाँ पर ओवर टर्निंग हो गया, ठीक है ना? और हाँ इसको बैच में डालो, बैच में नोट्स हो गया ना? हाँ वीडियो पक्का। आपके बैच के अंदर 2 चैप्टर चले गए, एक तो जो नदी का रिमेनिंग बचा हुआ था और एक पूरा जलवायु, दोनों उसमें चले गए हैं। तो आप उसमें अपने नोट्स को देख लेना, डाउनलोड कर लेना, ठीक है? नोट्स को देख करके तो मैंने आपको भेज दिया है, अब सुन लो आप आगे। अभी आज तो नहीं, आज नहीं कल, नहीं आज नहीं कल, क्यों? एक सॉइल, ऐसे ही मिट्टी, ऐसे ही आपको वन, मिट्टी और वन भेज दूंगा। मिट्टी आपको 2 क्लास में पढ़ा दूंगा और वन आपको 2 क्लास में वन भी कंप्लीट करवा दूंगा, 2 4 क्लास, ठीक है ना? तो जैसे ही मिट्टी और वन, बारिश इधर होली, इस तरफ होली बारिश, तो अब यहाँ कम बारिश हुई, जहाँ बहुत कम बारिश हुई इसको कहते हैं वृष्टि सहायक प्रदेश, बहुत कम वर्षा होती है यहाँ पर। इसका एग्जाम्पल बताता हूँ कि इस तरफ आपका पड़ता है महाबलेश्वर, यहाँ पर होता है कौन सा? महाबलेश्वर। ये है महाबलेश्वर, है ना? महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर में जो औसत वार्षिक वर्षा होती है, एवरेज एनुअल रेनफॉल, औसत वार्षिक वर्षा, ये औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? ये औसत वार्षिक वर्षा होती है 600 सेंटीमीटर। 600 सेंटीमीटर। सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान महाबलेश्वर, ये भारत का सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान। और इधर पड़ता है तुम्हारा पुणे, यहाँ पड़ता है पुणे। पुणे यहाँ औसत वर्षा, यहाँ औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा, यहाँ औसत वार्षिक वर्षा, ये केवल कितनी होती है? 60 सेंटीमीटर। ये तो केवल 60 सेंटीमीटर होती है, केवल 60 सेंटीमीटर होती है, केवल 60 सेंटीमीटर होती है, केवल 60 सेंटीमीटर होती है। समझे नहीं समझे? तो ये इतना फर्क है ना। हाँ क्लाइमेट वाला, क्लाइमेट। दूसरा ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया पार्ट 2, RAIN तो ये जो है ये होता है आपका सिस्टम। बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ बताओ ये वाला क्लियर है कि नहीं? मेरा भी क्लास भाई, क्लास क्यों नहीं चल रहा है यार? बच्चा चेक करना एक बार, क्या दिक्कत है? नहीं बच्चे तो सब लिख रहे हैं, क्लास नहीं चल रहा है। भारत के संदर्भ में हम जब बात करते हैं, अरावली, पश्चिमी घाट एवं एक आपका है हिमालय। हिमालय देखो इसमें आप जाओगे अरावली, अरावली का वृष्टि सहायक क्षेत्र थार मरुस्थल है, रेन शैडो एरिया, ये रीजन। और इस तरफ आप क्या कहोगे? इस तरफ आप क्या कहोगे? उच्च उच्च, इस तरफ कहोगे उच्च उच्च, है ना? इसका है प्रायद्वीप का आंतरिक भाग, प्रायद्वीप का आंतरिक भाग। और एक हमारा हिमालय, इसका है लद्दाख मरुस्थल, लद्दाख मरुस्थल, लद्दाख मरुस्थल, ये लद्दाख मरुस्थल है ना? लद्दाख मरुस्थल, ये कुल मिलाकर के आप पे आएंगे, ठीक है ना? ये कुल मिला के आएंगे। अब सुनो आप बेटा, भारत के संदर्भ में आप देखो, अब यहाँ पर एक बार आप चीजों को समझने का प्रयास करो। यहाँ पर आपका पश्चिमी घाट है, ये पर्वत कौन सा? पश्चिमी घाट है, ये वाला पश्चिमी घाट है। और यहाँ से आता है अरब सागर की शाखा का मानसून, यहाँ से आता है अरब सागर की शाखा का मानसून। और अरब सागर की शाखा जब मानसून इधर आएगा, ऐसे एंटर करेगा भारत के अंदर, तो इसकी पहली टक्कर कहाँ पर होगी? तो इसकी पहली टक्कर होगी पश्चिमी घाट से। और पश्चिमी घाट में इस तरफ तो बारिश हो जाएगी। हमने क्या कहा था? हमने कहा था ना कि इस तरफ से आया, इधर ऊपर चढ़ा, ये पवने विंड्स जो है आर्द्र पवने, ये ऊपर चढ़ी, इधर तो बारिश हो गई, इधर सूखा रह गया। तो प्रायद्वीप में भी ऐसा ही होता है कि इधर से जब मानसून आता है अरब सागर की शाखा, तो पश्चिमी घाट से टकराती है, इस तरफ तो बारिश हो जाती है। लेकिन जब ये विंड्स इसको क्रॉस करती है, इस तरफ जब आती है ना, इस तरफ जब आती है, इस तरफ जब आती है, इस तरफ जब आती है, तो ये आंतरिक भाग सूखा रह जाता है। और यहाँ वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसको कहते हैं अर्धशुष्क जलवायु दशाएं। ये बनती है यहाँ पर, इंटरनल पार्ट बनती है, अर्धशुष्क जलवायु दशाएं बनती है ना? सेमी एरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस, सेमी एरिड क्लाइमेटिक कंडीशन, ये समझ में आया ये वाला? तो हमने यहाँ पर लिखा पश्चिमी घाट के संदर्भ में
पश्चिमी घाट के अंदर में लिखा कि दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा, ये आपका साउथ वेस्ट मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो इसमें लिखा कि दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा जब वेस्टर्न घाट में प्रवेश करती है, जब पश्चिम घाट प्रवेश करती है तो पश्चिमी तटीय प्रदेशों में उच्च वर्षा, तो जो पश्चिमी तटीय प्रदेश है, पश्चिमी जो प्रदेश है इसमें उच्च वर्षा तथा प्रायद्वीप के आंतरिक हिस्से में निशांतरिक हिस्से में अर्धशुष्क जलवायु का विकास होता है। साथ ही कोरोमंडल तटीय वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण अधिक वर्षा प्राप्त नहीं करता है। ये तुम्हारा तट कौन सा है? कोरोमंडल तट। तो ग्रीष्म काल में जब मानसून आएगा पूरे भारत में खूब बारिश हो रही होती है, तो प्रायद्वीप का आंतरिक भाग और कोरोमंडल तट सूखे रहते हैं, बारिश यहाँ पे नहीं होती। ये बताओ, ये बड़ा समझेंगे नहीं समझे, पश्चिमी घाट किस प्रकार से भारत की जलवायु को प्रभावित करता है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताओ। पूरे दिन चाय नहीं पीनी आज, ठीक है भाई। तो ये देखो आप, ये बेटा ये सबको क्लियर हुआ यहाँ पर? जल्दी बताओ है भाई। कॉन्सेप्ट है ये, कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है भाई। तो ये कॉन्सेप्ट है, सबको क्लियर है। चलिए अगली बात पर आते हैं। नेक्स्ट अरावली को समझते हैं। अरावली यहाँ पे है, अरावली यहाँ पे कौन अरावली? ये अरावली है। अगर हम इस अरावली की बात करें, अरावली की, तो इस प्रकार से मानसून आता है और ऐसे मानसून ये कौन सी शाखा है? अरब सागर की शाखा। और देखो बारिश जब तक नहीं होगी, जब तक पर्वत से टकराकर विंड्स ऊपर नहीं उठेंगे। बारिश होने के लिए जरूरी है कि पवनें ऊपर उठें, मतलब ठंडी हो, बस सिंपल बात ये है। वायु ठंडी होनी चाहिए, वायु ठंडी होगी मतलब उसमें आर्द्रता का क्या होगा? संघनन होगा। भाई बारिश का मतलब क्या है? वर्षा कैसे होगी? आर्द्रता का संघनन ही तो बारिश है। ओ भाई सही बात ही नहीं है, तुम बताओ ना। बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ मैं, तो तुमसे कोई अंग्रेजी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वर्षा क्या है? वर्षा क्या है? रेनफॉल क्या है? तो ह्यूमिडिटी आर्द्रता का संघनन है। आर्द्रता या नमी का क्या है? संघनन तो बारिश है। और क्या है? आर्द्रता जब संघनित हो जाएगी बादल और अधिक संघनित होकर के और बस जाएगा, बस सिंपल यही तो है, अंग्रेजी थोड़ी ना है। और एक होती है आर्टिफिशियल रेनफॉल, एक होती है आर्टिफिशियल रेनफॉल, ARTIFICIAL, आर्टिफिशियल रेनफॉल। बच्चा सुनो एक बार, आर्टिफिशियल रेनफॉल, अगर आर्टिफिशियल रेनफॉल की बात करेगा तो सुनो एक बार, आर्टिफिशियल रेनफॉल की बात करेगा तो आर्टिफिशियल रेन की बात करेगा तो ध्यान रखना, इसमें जो क्लाउड होते हैं, क्लाउड्स, उन क्लाउड्स में सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर सिल्वर आयोडाइड है ना, और क्या ड्राई आइस, ड्राई आइस ये डालते हैं ना। तो सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस क्यों डालते हैं? क्योंकि जो आर्द्रता नमी है उसको ठंडा कर देते हैं। वो पूरा आर्द्रता जैसे ठंडी होगी तो बरस जाता है, और क्या होता है? और कुछ थोड़ी ना होता है इसमें कोई। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो आर्द्रता का संघनन होगा, और आर्द्रता का संघनन धरातल के नजदीक तो नहीं होगा, आर्द्रता का संघनन तो ऊपर ही होगा, क्योंकि पीछे हम पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घटता है कि नहीं? ये बताओ। अरे मेरी बात समझे नहीं समझे? दिमाग मत लगाओ, ऐसा क्यों होता है इसमें? मैं चुपचाप रहूं, इसको जैसे पढ़ा वैसे पढ़ लो, लास्ट में प्रश्न पूछना। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मेरा कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा हो, ओवर कॉन्फिडेंस में हूं मैं, हो सकता है इसकी कोई संभावना कम नहीं है, पूरी संभावना है। तो मुझे लगता है कि मैं क्लाइमेट बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, मुझे ऐसा लगता है। वहम भी हो सकता है मेरा, ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, कुछ भी कह लो आप, लेकिन मुझे लगता है कि मैं क्लाइमेट बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, क्योंकि मैंने क्लाइमेट पर बहुत काम किया। मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है क्लाइमेटोलॉजी। और क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर मैं किसी भी दुनिया के किसी भी व्यक्ति के साथ में खूब बात कर सकता हूं, खूब जेट स्ट्रीम, पैट स्ट्रीम, जो तुम्हें पढ़ करना, जिस पर बात करनी है तुम आ जाओ, तुम जिससे बात करना चाहते हो ना। तो क्लाइमेटोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी ज्योग्राफी का मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, और क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर मैं खूब डिबेट करने के लिए तैयार रहता हूं। आपको जो पूछना है क्लाइमेट में आप मेरे से पूछिए। अब मैं हो सकता है किसी जगह फैक्चुअल मिस्टेक भी कर दूं, लेकिन क्लाइमेटोलॉजी वो भी नहीं कर सकता हूं मैं ना। तो क्लाइमेटोलॉजी मुझे बहुत पसंद है कि नहीं? क्योंकि इसमें पूरा का पूरा विज्ञान है, साइंस है, पूरा कॉन्सेप्ट है, रीजंस है। हाँ भाई ये ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ। इसलिए प्लीज आप क्लाइमेटोलॉजी अच्छे से पढ़िए। इंडियन क्लाइमेटोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट है, इसमें कहीं फैक्चुअल की गुंजाइश नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा सब, ये सब विंड्स विंड्स सब पूरा कॉन्सेप्ट है ना। तो तुम सुनो थोड़ा ध्यान दो। हमने कहा रेनफॉल के लिए कंडीशन है, और रेनफॉल के लिए कंडीशन वो ये होती है कि सर वायु में उपस्थित आर्द्रता का क्या होना चाहिए? संघनन होना चाहिए, कंडेंसेशन होना चाहिए। संघनन कब होगा? आप नीचे कर लो संघनन, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नीचे छिड़क दो सिल्वर आयोडाइड है ना, और या फिर आप ये जो है ड्राई आइस, CO सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड छिड़क दो, तो अगर आर्द्रता होगी संघनन हो जाएगी, संघनित होकर बस जाएगी। ये छिड़क दो ना तुम लोग, कैसे छिड़कोगे? ब्लास्ट किया जाता है, बमबारी की जाती है, आर्टिफिशियल इनके 3 चरण होते हैं, ठीक है ना। लेकिन चूंकि ऊपर आर्द्रता है, कुछ कुछ बादल हैं, तो वहां पर जो है बादल बना करके बारिश करवा दी जाती है। ऊपर इसलिए भी क्योंकि ऊपर से सब जगह पर बारिश होगी, है ना, बड़ी एरिया पर होगी। नजदीक तो थोड़ी नजदीक, अगर आप नजदीक नीचे बादल बना दोगे बहुत नीचे, तो थोड़ी एरिया में बारिश होगी। ऊपर अगर होगी बारिश तो ऊपर से होगी, तो वो बड़े एरिया में होगी। तो आप समझो कि यदि अरब सागर की शाखा जब गुजरात से एंट्री मारेगी, और गुजरात से एंट्री मारेगी राजस्थान में, तो ये तो अरावली तो इसके समांतर है। तो अरावली कहेगी देख भाई मैं नहीं रोक रही हूँ, चुपचाप सारे निकल जा, ठीक है ना। हाँ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% जब हो जाएगी तो वही होता है आपका सैचुरेशन पॉइंट, वहीं पर होता है, तो संतृप्त अवस्था आ जाती है। तो अरावली के समांतर समांतर अरब सागर की शाखा निकल जाती है, अरब सागर की शाखा निकल जाती है। तो ये जो है ना, ये बारिश नहीं करेगी भाई साहब, बारिश नहीं करेगी। ये बारिश सबसे मेरा घटिया टॉपिक है ड्रेनेज सिस्टम, नदियाँ। मैं जानता हूँ क्यों इस खराब क्यों है, क्योंकि पूरा फैक्चुअल है। एक चीज समझाने के लिए, एक चीज समझाने के लिए सारी नदियाँ पढ़ लो, है कि नहीं? कितनी नदी मैंने आपको पढ़ाई, सारा फैक्चुअल, कंप्लीट फैक्चुअल। उसके अलावा सब टॉपिक अच्छे हैं, बस खाली वही फैक्चुअल है, इतना फैक्चुअल ज्यादा, केवल नदी वाला ही है। अब हाउ ड्रेनेज सिस्टम के प्रकार वगैरह कुछ समझा जाता है, लेकिन खैर उतने क्वेश्चन हमारे आते नहीं है, तो मैंने उसको करवाने स्किप कर दिया ना। हाँ, बीपीएससी वगैरह मेंस के लिए पढ़ो, थोड़ा इंटरेस्टेड है, तुलना करते हैं नदियों की, कुछ कुछ तरीके की ना। चलो इसमें देखो, आप तो समांतर निकल गई, तो अरावली ने बारिश नहीं करवाई। अब आप देखो, ये आपका दक्षिण पश्चिम मानसून था, साउथ वेस्ट मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून है ना, जो इस तरीके से गर्मियों के दौरान ये मानसून आ रहा है, इसको हम दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। 2 शाखाएं यहाँ पर से जो आती है उसको अरब सागर कहते हैं। जो दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा ये वाली, इसको कहते हैं कौन सी? इसको बोलते हैं कौन सी? एक तो चीन की तरफ निकल जाती है, एक टिटगांव की पहाड़ियां पड़ती है, यहाँ से एंटर करती है, और आपकी गारो खासी जयंतिया के माध्यम से और असम घाटी में प्रवेश करती है, और एक जो इधर बंगाल के रास्ते और हिमालय के समांतर समांतर पश्चिम में बढ़ती है ऐसे। और भाई सुनो, इधर आ जाएगी कौन? इधर आएगी अरावली। और ये मानसून की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, जब यहाँ से मुड़कर अरावली से टकराती है तो ऊपर उठती है, तो पूर्वी राजस्थान में खूब बारिश होती है, 2 सेंटीमीटर के आसपास, है ना, खूब बारिश होती है। लेकिन जब ये इसको अरावली को क्रॉस करके एंटर करती है खाड़ की तरफ, तो इसमें वर्षा की मात्रा 40 से 50 सेंटीमीटर और इससे भी कम हो जाती है। जैसलमेर के अंदर तो 5 से 10 सेंटीमीटर बच जाती है। और इतनी कम बारिश होने के कारण यहाँ शुष्क जलवायु दशाओं का विकास हुआ है, और इसको हम बोलते हैं थारका मरुस्थल। इसको बोलते हैं थारका मरुस्थल। बताओ सबको क्लियर हुआ? थारका मरुस्थल, जल्दी बोलो, थारका मरुस्थल क्लियर है? और हमने इसको यहाँ पर लिखा है अरावली बन लिखा है। अरब सागर की शाखा अरावली के समांतर होती है, अरब सागर की शाखा अरावली के समांतर होती है, ठीक है, समांतर होती है।
पता है थार मरुस्थल शुष्क रह जाता है भाई। बारिश तो करेगी जब तक बारिश तो भले ही हमारे पाँव में जाए ना, खूब बारिश होता ऊपर से जा रही है कि नहीं भाई। अपने सामने बैठ के एक व्यक्ति 56 गोल खाए ना, जब तक हमारे पेट में नहीं जाए तो क्या मतलब उस चीज का, है कि नहीं। तो ये पाँव सीधे निकल जाएंगे, सागर जाएगा। वहीं बंगाली खाड़ी की शाखा अरावली के अवरोध प्राप्त कर पूर्वी राजस्थान में वर्षा करती है। बंगाली खाड़ी की शाखा अरावली से अवरोध प्राप्त कर पूर्वी राजस्थान में बारिश करती है, यहाँ पर बारिश करती है, यहाँ वर्षा करती है। तथा पश्चिमी मरुप्रदेश में शुष्क और जलवायु का विकास होता है। अरावली के सारे मिलेगा शुष्क, और अरावली के और पश्चिमी जलवायु मिलेगा शुष्क मरुस्थल मिलेगा, ड्राई डेजर्ट मिलेगा। बताओ यहाँ तक का सबको क्लियर है। तो इस प्रकार से उच्चावच है, ये उच्चावच प्रभावित करते हैं जलवायु को, उच्चावच प्रभावित करते हैं जलवायु को। वहीं आप देखोगे एक और इसमें है, हमने लिखा हिमालय। तो हिमालय कैसे इफेक्ट करता है, हिमालय देखो ये हिमालय है, मान लो इधर से मानसून है तो इस तरफ लद्दाख का पठार है, लद्दाख का जो पठार है वो आपका हिमालय के वर्ती छाया क्षेत्र में आता है ना। लद्दाख का पठार हिमालय के वर्ती छाया क्षेत्र में आएगा। तो इसमें आप अगर कहो तो ये कह सकते हो सर इस प्रकार से ये आपका हिमालय हिमालय है ना। तो ये हिमालय है, ठीक है, हिमालय है और ये हिमालय आपका, ठीक है ना। ये हिमालय है और इस तरफ से आती है, यहाँ से आपकी आती है कौन, यहाँ से आती है अरब सागर की शाखा। तो ये आपका साउथ वेस्ट मानसून है, ऐसे छोड़ो तुम सारा, साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून है। और ये बारिश इधर तो हो जाएगी, यहाँ लद्दाख का पठार, ये तिब्बत का पठार, ये रेंज एरिया में आ जाएगा, है ना। तो ये लद्दाख पठार, लद्दाख पठार, और ये कौन सा पठार है, ये है तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार, लद्दाख का पठार, ठीक है ना। ये दोनों ही किसमें आएंगे, रेन शैडो एरिया में आ जाएंगे, रेन शैडो रीजन आ जाएंगे, ठीक है ना। ये आपके रेन शैडो रीजन, रेन शैडो रीजन, ठीक है ना। रेन शैडो रीजन आपका आ जाएगा, ऐसे आपको बनता है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका अगला है कौन सा फैक्टर, ये है मॉनसूनी विंड। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करती है क्या, इन्हीं का सारा प्रभाव है भारत में तो प्रभाव इन्हीं का है सारा, है कि नहीं। भारत में तो इन्हीं का प्रभाव है, वो कहते हैं ना तेईस पर तेरी हिमालय है। तो भारतीय जलवायु के संदर्भ में तो इन्हीं का प्रभाव है सारा सारा कंप्लीट, है कि नहीं बताओ। अरे भाई है ना, तुम्हें बताओ नहीं है किनका प्रभाव, सारा प्रभाव इन्हीं का है, मैं कह रहा हूँ तुम्हें, है ना। सारा प्रभाव इन्हीं का है मॉनसूनी पवनों का। भारत में किस प्रकार जलवायु मिलती है, भारत में मिलती है, देखो अभी बच्चे ना ये उर्दू में लिखते हैं, अजीब बच्चे पगले हैं यार। तो उर्दू में समझता हूँ, तमन्ना खान, रिजवान खातून, रिजवाना खातून, पगली हो तुम लोग, अजीब मतलब बेवकूफ जानबूझ के करना एक्टिंग बाजी फालतू की, क्यों भाव सारा, है कि नहीं। उनको मिलेगा देखने को ना। तो मौसम या ऋतु, और मलयालम में मौसमी शब्द मिलता है, मॉनसून शब्द मिलता है, मॉनसून। इसी बात बताता हूँ मैं सामान्य तौर पर चीजें बता रहा हूँ, उनको अच्छे समझ लेना। तुम्हें हल्का फुल्का लग सकता है कि हाँ सर हो गया, ठीक है समझ में आ रहा है सर, चलो चलो सर ओके है सर, सब सही है। लेकिन बहुत गहरी बात है, बहुत आसान भाषा में बता देते। विंड्स पवन क्या होती है, उससे पहले वायु का बताऊँ। वायु क्या है, वायु तो है, वायु है गैसों का मिश्रण, गैसों का जो मिश्रण होता है, उस गैसों के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, गैसों का मिश्रण क्या कहलाता है, गैसों का मिश्रण कहलाता है वायु। एक बात तो ये, गैसों का मिश्रण क्या कहलाता है वायु, और वायु का क्षैतिज प्रवाह पवन कहलाती है। वायु का, वायु के क्षैतिज प्रवाह को पवन कहते हैं, वायु के ही क्षैतिज प्रवाह को, वायु के क्षैतिज प्रवाह को पवन कहा जाता है, क्षैतिज प्रवाह को पवन कहा जाता है, क्षैतिज प्रवाह को पवन कहा जाता है, वायु के क्षैतिज प्रवाह को पवन कहा जाता है, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ विंड्स इज कॉल्ड, हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड वायु में दो प्रकार से प्रभाव हो सकता है, एक तो वायु ऐसे बहे ऐसे धरातल के सारे ऐसे समांतर, क्षैतिज प्रवाह, एक वायु ऊपर जाए या नीचे आए, ऊपर नीचे जाना, तो ये कहलाता है कौन सा, ये कहलाता है आपका, इसको बोलते हैं अपन कौन सा, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं वायु धारा, लंबवत प्रवाह, ठीक है ना, लंबवत प्रवाह। तो ये दो प्रकार के प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। तो आप पवन समझेंगे, पवन है बेटा तीन प्रकार की, पवन तीन प्रकार कौन कौन सी है, एक पवन है स्थायी पवन है, स्थायी, या इनको कहते हैं भूमंडलीय, भूमंडलीय, इसको कहते हैं इसको कहते हैं ग्रहीय, ग्रहीय, इसको कहते हैं सनातनी, सनातनी पवन। सनातन का मतलब धर्म से नहीं है, सनातन शब्द का अर्थ है प्राचीन, ध्यान रखना। प्राचीन का मतलब जब वायुमंडल बना और पवन तंत्र विकसित हुआ तब से चल रही है ना, तब से पवन चल रही है। दूसरा है बेटा जिसको बोलते हैं सामयिक पवन, पीरियोडिक विंड, सामयिक पवन है, सामयिक पवन है, सामयिक पवन है, पीरियोडिक विंड, ठीक है। एक नंबर स्थायी पवन है, दो नंबर सामयिक पवन है, तीन नंबर की पवन आती है जिसको बोलते हैं लोकल विंड, स्थानीय पवन। नाम सुना होगा लू, पापा आ गए हो, है ना, लू सुना पापा आ गए हो, ब्रिक फील्डर सिराक हो, तमाम पवन है ना। तो अरे इधर आ भाई, हेलो, देखो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। स्थायी पवनें तीन प्रकार की होती हैं, ये करेंगे देश का कल्याण। पहले ही बिहार की जनता ने लंका लगा रखी, तुम क्यों लगा रहे हो। हाँ तो ये बिहार की जनता लगाई रखी है, अरे सच में लगा रखी लंका, सत्यानाश। अजीब बात है यार, मतलब वो मंजूर है हमें जो पछुआ। मैं अभी मना करके आया था, मैं चाय नहीं देनी, अभी तुझे किया था मैंने। अरे बावड़ा छोरा, अरे जा रहे यार, बकवास कर रहे हैं अच्छा छोरा ये तो एक होती पोलर विंड, अभी मना करके आया था, इसको चाय नहीं लूंगा मैं ना, चाय पी ले मास्टर, बावली पूछ। देखो ये आपकी पवन है, तीन पवन है, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय। ये पवन समझ में आनी बहुत जरूरी है, ये पवन समझ में नहीं तो क्लाइमेट समझ में नहीं आएगा पूरा, आप समझ ही नहीं पाओगे क्लाइमेट को, ठीक है ना। एक होती है सामयिक पवन, सामयिक पवन में 5 नाम आते हैं। एक आता है स्थल एवं सागर समीर, पढ़ाया आपको, बताओ बताओ, पढ़ाई नहीं पढ़ाई, बोलो आप एक बार। एक बताया दूसरे जिसका नाम है घाटी एवं पर्वत समीर, घाटी एवं पर्वत समीर, घाटी एवं पर्वत समीर। और इसके अंदर एक और आती है, एक और आती है मानसून, एक आता है मानसून। अरे ये बच्चे हैं, ये काम करते हैं, स्टाफ के मेंबर ये सब, ये छोरे पता है तुम्हें बहुत ध्यान रखते हैं चीज़ों का, है ना। तो इनको डांटता नहीं हूँ मैं, वो तो इनको लाड कर लड़ देता हूँ, हंस के चले जाते हैं, है ना, वैसा नहीं है, ठीक है। ये 5 इसमें नाम आते हैं, एक सागर समीर, स्थल समीर हो गया, एक आपका घाटी पर्वत समीर हो गया, जीव कटी हुई है इसलिए नहीं बोला जा रहा ढंग से, एक मानसून हो गया, ठीक है। ये इनकी विशेषता क्या है, देखो स्थायी है, स्थायी है, भूमंडलीय है, स्थायी का मतलब पूरे साल चलती है, ठीक है ना।
भूमंडलीय का मतलब क्या है? भूमंडलीय का मतलब होता है कि पूरी धरती पर चलती है, छोटे क्षेत्र पर नहीं, वो एक ग्रह पर चलती है कि नहीं? सनातनी इसलिए कहा क्योंकि प्राचीन काल से चल रही है। वे पवनें जो पूरे वर्ष निश्चित दिशा में धरती के बड़े हिस्से पर चलती हैं, उन्हें स्थायी भूमंडलीय ग्रहीय सनातनी कहते हैं। जिसमें 3 प्रकार आते हैं, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय, ठीक है? एक बात। दूसरा, एक होती है सामयिक पवनें। सामयिक पवनों में कौन-सी आती हैं? तो सामयिक पवनों में आती है आपकी वे पवनें जो समय के साथ अपने मार्ग में परिवर्तन कर लें, है ना? तो वे पवनें जो सर बिस्तर से समझाइए, बिस्तर से नहीं विस्तार से समझाइए। तो इसमें देखो, सामयिक पवनें वे हैं जो एक निश्चित समय के अंतराल पर मार्ग में परिवर्तन कर लें। एक वे निश्चित समय के अंतराल आप क्या करें परिवर्तन, निश्चित समय के अंतराल पर मार्ग में परिवर्तन करें, निश्चित समय के अंतराल पर मार्ग में बदलाव कर लें, मार्ग को बदल लें, पलट जाएं। ऐसी पवनों को कहते हैं कौन सी? सामयिक पवनें। जैसे स्थल समीर, सागर समीर, मैंने आपको समझाया पीछे, और उसमें मैंने आपको समझाया कि कैसे सागर से स्थल, स्थल से सागर, सागर से स्थल, स्थल से सागर। ठीक ऐसे ही ये जो पवनें हैं घाटी और पर्वत समीर, ये एक बार नीचे घाटी से ऊपर पर्वत, फिर ऊपर पर्वत से नीचे घाटी, तो प्रत्येक 12 घंटे में अपने मार्ग में क्या कर लेती है? परिवर्तन। ऐसे ही मानसून भी एक ऐसी पवन है जो पूरे साल एक दिशा में प्रवाहित नहीं होती है बेटा। मानसून सामयिक पवन है क्योंकि यह प्रत्येक 6 महीने में अपने मार्ग में क्या करती है? परिवर्तन करती है, ठीक है ना? मार्ग में परिवर्तन करती है, इसलिए हमने लिखा इसके संदर्भ में कि मानसून जो है ये कैसी है? सामयिक पवन है, पीरियडिक विंड है, क्योंकि प्रत्येक 6 माह में अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेती है। और इसकी व्याख्या में हमने क्या लिखा है कि मानसून वास्तव में सामयिक पवन है जो प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर अपने मार्ग में उत्क्रमण करती है, पलटती है, इन्वर्स हो जाती है 6 माह में, अर्थात 6 माह सागर से स्थल और 6 माह स्थल से सागर की ओर चलती है, ठीक है ना? विश्व मानसून की व्याख्या जो सबसे पहले करी, वो विश्व मानसून की व्याख्या सबसे पहले किसने करी? हिप्पोकस ने करी। विश्व मानसून की व्याख्या सबसे पहले किसने करी? हिप्पोकस ने करी। तो सबसे पहले विश्व मानसून की व्याख्या करने वाले व्यक्ति कौन है? हिप्पोकस है, हिप्पोकस है। सबसे पहले विश्व मानसून की व्याख्या करने वाले कौन है? हिप्पोकस है, ठीक है ना? हिप्पोकस है। और भारतीय मानसून की जो व्याख्या है वो किसने करी है? अल-मसूदी ने की, अल-मसूदी ने, ठीक है ना? अल-मसूदी ने की, अल-मसूदी ने की, अल-मसूदी ने की, ठीक है ना? अल-मसूदी ने की, ठीक है? और दोनों ही विद्वान थे। तो चूंकि अरबी लोग सागर के माध्यम से भारत वगैरह के साथ में व्यापार करते थे, क्योंकि जब मानसूनी पवनों के साथ व्यापार करेंगे तो ये इन पवनों का अध्ययन भी करेंगे। तो अरबी विद्वान हिप्पोकस ने विश्व मानसून और अरबी विद्वान जो अल-मसूदी थे भारतीय मानसून की व्याख्या करी। हमने यहाँ डायग्राम में दिखाया, एक बार जब भारत में प्रवेश इस तरीके से हुआ है तो इनको हम कह रहे हैं कौन सा? दक्षिण पश्चिम से चल रही है, गर्मियों में चलती है दक्षिण पश्चिम से, इसलिए इनको दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। और सर्दियों में इनकी दिशा होती है उत्तर पूर्व से, इसलिए इसको उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं। प्रत्येक 6-6 महीने में अपने मार्ग में क्या करती है? परिवर्तन करती है। जियो की और कितने लेक्चर हो गए? 600 या 700 लेक्चर के आसपास हो गए, ठीक है ना? अब एक आता है अल नीनो और सदर्न ऑसिलेशन, एनसो बोलते हैं। अल नीनो एंड सदर्न ऑसिलेशन, इसको संयुक्त रूप से कहते हैं क्या? अल नीनो, ठीक है ना? अल नीनो कहते हैं, अल नीनो। हाँ, कॉपी भी लास्ट में समझा दीजिएगा, दिमाग मत खराब करो, दिमाग मत खराब करो। मतलब पगले बच्चे हो यार तुम लोग, अजीब मतलब अजीब-अजीब टाइप के लोग यार। मैं नहीं समझाऊँगा, तो लगता है क्या मतलब फालतू बात करते हो। अरे अभी सिर्फ एक पॉइंट पर बात हो रही है, एक पॉइंट पर क्या बात चल रही है? एक पॉइंट पर बात चल रही है मानसून को प्रभावित करने वाले कारक, ये चल रहा है। अभी यहाँ तक आए थे, अब यहाँ पर आए मानसून पवन, अब इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो नहीं होगा उसमें, बताओ अभी बहुत सारा बाकी पड़ा हुआ है, अभी 2-3 क्लास और लगेंगी। अब हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है एनसो, अल नीनो एंड सदर्न ऑसिलेशन। अल नीनो क्या है? सदर्न ऑसिलेशन क्या है? दोनों अलग-अलग चीजें हैं, तो मैं इसके बारे में फिर कल आपसे जो डिस्कस करूँगा, ठीक है ना? कल इस पर डिस्कस करते हैं। थैंक यू। तो हमने बता दी थी मानसूनी पवनों के बाद में अब जो जिस पर पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे वो पॉइंट तुम्हारा एनसो, एनसो है एनसो। देखो एनसो में बेसिकली 2 चीजें आपकी आती है, एनसो में 2 चीजें आती है। एनसो के अंदर 2 चीजें क्या आती है तो सुनो एक बार। इसमें एक चीज आती है जिसका नाम है एल नीनो, एक का नाम है एल नीनो और एक आपका जो है वो है सदर्न ऑसिलेशन है, सदर्न ऑसिलेशन, ऑसिलेशन। जब ये एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं? अल नीनो, अल नीनो होता है, इसका मतलब होता है दक्षिणी दोलन, दक्षिणी दोलन। देखो दक्षिणी का मतलब होता है सदर्न हेमिस्फीयर से मतलब होता है, दक्षिणी गोलार्ध से मतलब है। दोलन का मतलब क्या? देखो ये इस तरीके से जो मूवमेंट होगा, ऐसे जो मूवमेंट होगा ये बड़ा, ये क्या है? दोलन तो है और क्या है? घड़ी का पेंडुलम होता है, घड़ी का पेंडुलम ऐसे, ये क्या है? ये दोलन है और क्या है? ये तो है दोलन। तो आप देखोगे कि सदर्न ऑसिलेशन दक्षिणी गोलार्ध में, देखो दक्षिणी गोलार्ध में ये 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 क्या है? ये वाला दोलन। इसका मतलब है कभी यहाँ हाई प्रेशर, एक बार यहाँ हाई प्रेशर, फिर 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 यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर। तो ये जो हाई प्रेशर लो प्रेशर के सेंटर जो चेंज होते हैं इसको हम दोलन से तात्पर्य रखते हैं। इसका मतलब है दोलन से मतलब लिया गया है। और सदर्न ऑसिलेशन मतलब दक्षिणी, तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर कुछ 2 पॉइंट है जिनके बीच में उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब के जो बिंदु है वो क्या करते हैं? शिफ्ट होते हैं, शिफ्ट होते हैं। इसको हम कहते हैं दक्षिणी दोलन। अब ये क्या होता है इसके ऊपर अपन बात करेंगे अभी चल करके, और ऐसा क्यों होता है इस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है ना? बहुत सिंपल है। और एक विद्वान आते हैं गिलबर्ट पाकर, इन्होंने इसको समझाया था पहली बार, इसलिए इसको गिलबर्ट साइकिल के नाम से भी जानते हैं। पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल 2 होते हैं। तो उस पर आएंगे, उससे पहले लेकिन हम पहले आए एल नीनो पर आ पाए। देखो एल नीनो पर आ पाओगे उससे पहले आपको समझना पड़ेगा पेरू की ठंडी जलधारा के बारे में, और उससे पहले आपको समझना पड़ेगा और नहीं पेरू की धारा को समझना पड़ेगा, पेरू की धारा को समझना पड़ेगा। अगर हम पेरू की धारा को ठीक तरीके से समझ पाए तो ये फिर दक्षिणी दोलन और ये अल नीनो बड़ा आराम से समझ में आ जाएगा। देखो पेरू एक देश है, आप सभी जानते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके से ये जो है इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से जो है यहाँ पर एक जलधारा बहती है, ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा, है ना? ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा बहती है, ठीक है ना? ठंडा पानी बहता है, ठीक है ना? ठीक है ना? ये ठंडी जलधारा बहती है क्योंकि यहाँ पर देश पड़ता है आपका कौन सा? यहाँ पर पेरू है और यहाँ पर कौन सा है? चिली। तो पेरू देश के सारे बहने के कारण इसका नाम पड़ता है पेरू की ठंडी जलधारा। ये है पेरू की ठंडी जलधारा, इसको बोलते हैं पेरू ठंडी जलधारा। आपको पता है जो यहाँ पर एक नहर आती है, यहाँ पर एक नहर जिसका नाम है पनामा नहर। पनामा नहर बनाने का जो सुझाव दिया गया था पनामा नहर का, ये दिया था हम्बोल्ट ने दिया था। सुझाव किसने दिया था? हम्बोल्ट ने। तो हम्बोल्ट को आपको पता है कहा जाता है आधुनिक भूगोल के पिता कहा जाता है, ठीक है ना? द फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, ये हम्बोल्ट कहलाते हैं। और पेरू की जो ठंडी जलधारा है, इस पेरू की ठंडी जलधारा के बारे में भी सबसे पहले आप देखोगे तो पेरू की ठंडी जलधारा के बारे में पूरी व्याख्या करने का काम पहली बार किसने किया? तो ये किया हम्बोल्ट ने। इसलिए इसे पेरू की ठंडी जलधारा या हम्बोल्ट की धारा के रूप में भी इसको जाना जाता है। फिर हम्बोल्ट की धारा के रूप में इसको हम जानते हैं, ठीक है ना? तो ये हम्बोल्ट की जलधारा है, हम्बोल्ट की जलधारा, समझे नहीं समझे? तो पेरू की
धारा कह दो, हम की धारा कह दो। इसका नेचर कैसा है? ठंडा है, ठंडी है। क्यों है ठंडा? क्योंकि ध्रुव जो दक्षिणी ध्रुव है आपका अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका के आसपास का जो ठंडा पानी है वो इसमें मिलता है और इसी वजह से पानी कैसा होता है? ठंडा होता है। बात समझे कि नहीं समझे? अब एक बात आप समझिए, पेरू की धारा कहाँ बहती है? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर जो धारा बहती है उसको हम कहते हैं पेरू की धारा, या जिसको हम हम्बोल्ट की धारा के रूप में जानते हैं। यह ठंडी जल धारा है। एक सिंपल दूसरा पॉइंट आपने नहीं समझा। अब आप एक बात को देखो, अब एक बात को समझो कि ये तो आपकी पेरू की धारा होगी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, और बताता हूँ ताप का और दाब का। देखो ताप और दाब, ताप और एक दूसरे तरफ क्या है? दाब। ताप और दाब इनका जो रिलेशन है, इनका उल्टा रिलेशन है। उल्टा रिलेशन का मतलब है ताप को अगर बढ़ाएंगे तो दाब घटेगा, ताप को अगर घटाएंगे तो दाब बढ़ेगा। ठीक है ना? सर टीचर्स यूट्यूब की क्लास ले रहे हैं, हमारी क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं? तुम पढ़ो थ्योरी यार, तुम आराम से क्यों फालतू में टाइम खराब करते हो बेकार में? इधर उधर क्यों तुम सोच रहे हो? लेना ना यूट्यूब। यूट्यूब आपको क्या लगता है कि यूट्यूब कोई भलाई करने के लिए बनाया? यूट्यूब का कि जो टीचर्स क्लास लेते हैं वो कोई सोशल एफर्ट कर रहे हैं, या यूट्यूब एक मात्र माध्यम है। ठीक है ना? एक मात्र माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने आप को मार्केट में, वो एक ऐसा मार्केट होता है यूट्यूब जिसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट को दिखा रहे हो, एक प्रकार से आप ऐसे मानकर चलो, है ना? तो एक प्रकार से ये दिखा रहे हो कि हाँ भाई ठीक है जो है, देखो हम फ्री में कितना पढ़ा रहे हैं। तो वो सब चक्कर में नहीं पढ़ना है, एप्लीकेशन में इतनी प्रॉपर तरीके से थ्योरी आपको पढ़ाई जा रही है, इसको सही करो, इसको तैयार करो, समझे नहीं समझे? टाइम पास मत करो वहाँ पर, है कि नहीं? और तुम यूट्यूब क्लास पढ़नी भी अगर है, तुम्हें लगता है यूट्यूब पर क्वेश्चंस करवाएं, तो मैं पढ़ाता हूँ 8 बजे बिहार एग्जाम के, शाम को डेली क्लास हो रही है, उसको पढ़ लो, वहाँ देख लो क्लास। कोई और टीचर अच्छा लगता है तो उसको पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी पढ़ लो, लेकिन थ्योरी क्लास को प्रॉपर तरीके से कर लो, उसके बाद में देखना ना। तो वो एडवर्टाइजमेंट के लिए है, वो सिर्फ हम मतलब सिंपल पर्पज है। यूट्यूब पर क्यों जाते हैं? खंड जाते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, कभी यूट्यूब पर आए हैं, देखें आज तक जाते हुए एडवर्टाइजमेंट के लिए आए हैं कभी लाइव आकर क्वेश्चन करो? क्योंकि ऑलरेडी बच्चों का ट्रस्ट इतना है कि बच्चे वैसे ही आ जाते हैं, खाली ट्रस्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे टीम बहुत अच्छी मिल जाती है बच्चों को, तो जरूरत नहीं पड़ती, बताओ उस तरह की चीजें करने की, है ना? है भाई? हाँ, तो तुम फालतू उसमें मत वो करो, एफर्ट फालतू मत डालो। जरूरत लग भी रही है तो कोई बात नहीं है, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उसको पढ़ लो। पहले इसको सिलेबस कंप्लीट करो अच्छे से, इसको रिवीजन करो 10 बार कम से कम, उसके बाद सोचना, है कि नहीं? और दूसरा तुम्हारा आते के साथ तो एक मात्र धंधा शुरू हो जाता है, और वो शुरू हो जाता है तुम्हारा धंधा कि पीडीएफ 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 है। तो पीडीएफ वाला झंझट बंद करो, तुम इस पर ध्यान दो पहले पूरा प्रॉपर्ली, ठीक है? इस पर फोकस करो। अब ताप और दाब का क्या रिलेशन है, इसको आओ एक बार जरा समझते हैं। बेटा सुनो एक बार, देखो एक बात को मैंने कल समझाया था। मान लो यहाँ पर एयर है, ये क्या है? एयर है तुम्हारे, यहाँ पर एयर है, ठीक है? एयर है, यहाँ एयर है, और यहाँ पर ऊपर आप मान लो ये सन है। सूर्य की किरणें आएंगी धरातल में, धरातल इनको अवशोषित करेगा, फिर इनको धरातल छोड़ेगा, है ना? और इससे क्या होगी? धरातल जब ऊष्मा को छोड़ेगा तो एयर क्या होगी? गर्म होगी, है ना? तो सूर्य से विकिरण आई, रेडिएशन आई, धरातल ने अवशोषित किया, धरातल ने जब इनको छोड़ा, धरातल ने जब इनको छोड़ा, तो धरातल ने जब इनको छोड़ा ना, तो ये वापस जो है अवशोषित कर लिया किसने? तो ये एयर ने, वायु ने क्या कर लिया? इसको अवशोषित कर लिया। तो वायु ने अवशोषित कर लिया, अपने अवशोषित कर लिया। अभी वायु गर्म हुई, तापमान ग्रहण करके वायु गर्म, ताप ग्रहण करके वायु गर्म होती है, ताप ग्रहण करके वायु गर्म होती है, वायु गर्म होती है, ताप ग्रहण करके वायु गर्म होती है, ठीक है ना? है ना? तो ताप ग्रहण करके वायु क्या होती है? गर्म होती है। वायु गर्म होगी तो वायु गर्म होकर ताप प्रसार करती है, गर्म होकर वायु गर्म होकर ताप प्रसार करती है, गर्म होकर ताप प्रसार करती है, ताप प्रसार करती है, ताप प्रसार करेगी अपना थर्मल एक्सपेंशन करेगी, और ताप प्रसार करके फैलेगी, अर्थात फैलती है, अर्थात फैलती है, अर्थात फैलती है। और फैलते समय वायु बताओ नीचे धरातल के अंदर घुसेगी या ऊपर जाएगी? तो वायु क्या है? ऊपर की तरफ जाएगी। वायु क्या होती है? ऊपर उठती है, वायु ऊपर उठती है। और वायु का जो दाब लगा था, दाब बढ़ाया, वायु गर्म हुई, वायु ने अपना प्रसार किया, फिर इसके आयतन में क्या हुई? वृद्धि हुई। ये वायु फैल के ऊपर गई, जब वायु ऊपर गई तो जो दाब लगा था वो दाब घट गया, तो इससे वायु दाब क्या हुआ? वायु दाब घटा, वायु दाब घटा। तो फैलती है और वायु दाब घटता है, और वायु दाब में क्या आती है? कमी, और वायु के दाब में कमी आती है, वायु दाब में कमी आती है, कमी होती है, वायु दाब में कमी होती है, ठीक है ना? वायु दाब में कमी होती है, वायु के दाब में क्या होती है? कमी होती है, वायु के दाब में कमी होती है, ध्यान रखना, वायु का दाब घटता है। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बता दो, इतनी बात क्लियर है कि नहीं आप सबको? आप सबको इतनी बातें क्लियर है कि नहीं? जल्दी बोलो एक बार। बताओ इतना समझ में आ गया सबको कैसे ताप और दाब का सिस्टम बनता है? देखो अगर तापमान कम होगा तो वायु ठंडी होगी, ठंडी होकर भारी होगी, आयतन घटेगा, वायु का घनत्व बढ़ेगा और वायु नीचे बैठेगी। ठंडी होगी तो वायु नीचे आएगी, गर्म होगी तो ऊपर जाएगी। ये आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। अब आप एक चीज बताओ, यदि यहाँ पर जलधारा ठंडी है, पानी ठंडा है, तो पानी ठंडा है, जलधारा ठंडी है, इसलिए तापमान क्या होगा? यहाँ का कम, तापमान क्या होगा? कम होगा, तापमान कम, वायु का दाब उच्च होता है, वायु का दाब कैसा होता है? उच्च होता है, उच्च रहता है, उच्च रहता है, उच्च रहता है, वायु का दाब कैसा रहता है? उच्च रहता है। बताओ इतनी बात आ गई समझ में, है ना? ऐसा लग रहा है जैसे साइंस पढ़ रहे हैं। हाँ, साइंस के ही नियम इस पर लागू होते हैं। यहाँ तक आप सबको क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद मैं आपको अगली चीज समझाता हूँ। डोल्ड्रम साउथ टू नॉर्थ, आई थिंक छोड़ यार बकवास कर रहे हो फालतू। क्या डोल्ड्रम पर आ रहे हो? अभी जो कह रहा हूँ उतना समझो ना, तो की बात करनी नहीं है। मैं समझाऊंगा ना कहाँ पर कैसे समझना है। ये लो देखो कितनी गोल पृथ्वी मैंने बना दी है, बनाई ना गोल? यस, देख लो तुम कैसे बनाते हैं गोला हाथ से, ठीक है? तो ये तुम्हारा यार, ये तो बहुत सटीक बन गया, ये तो बहुत सटीक हो गया, एक्सपेक्टेड नहीं था इतना सटीक बन जाएगा। तो यहाँ पर एक लाइन है, इसको बोलते हैं इक्वेटर, इसको बोलते हैं इक्वेटर या 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है? अक्षांश 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसको बोलते हैं 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, है ना? और इसको बोलते हैं आपका 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसको बोलते हैं 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये है। यहाँ पर आप आओगे तो ये यहाँ पर आपका कौन सा है? 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और यहाँ से आप बोलते हैं 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको बोलते हैं 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं, और ये है आपका 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब बताओ, ये तो सबको पता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब मैं आपको बहुत बारीक कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ, और बहुत बारीक कॉन्सेप्ट मतलब बहुत बारीक है, बड़ा मजेदार है, शानदार है, बहुत अल्टीमेट कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। और अब बिल्कुल कुर्सी की पेटी बांध कर बैठ जाओ, अब कोई अपनी सीट से हिलेगा नहीं, पेन कॉपी कोई उठाएगा नहीं, और इधर उधर की बात कोई करेगा नहीं। एक बार सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से आप सुनो, एग्जैक्ट मतलब ध्यान से सुनना। मैं बहुत प्यारी चीज आपको बता के चल जाऊंगा इस क्लास में। आप समझो कि सूर्य, है ना? सर मैं फर्स्ट टाइम ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ, दो डायग्राम समझ में नहीं आती, नहीं आएगा भाई, तो क्या करें बताओ?
अभी इस पर आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो, है ना। देखो, हम मानकर चलते हैं कि सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत है, सन जो है वो कहाँ पर है, इक्वेटर के ऊपर है, ऐसा मानकर चलते हैं। अब एक बात तुम समझो कि सूर्य यदि विषुवत रेखा पर लंबवत होगा, यहाँ पर सूर्य लंबवत होगा, यहाँ अगर सूर्य लंबवत होगा, तो सूर्य के यहाँ लंबवत होने की स्थिति में, सूर्य के यहाँ विषुवत होने की स्थिति में बताओ यहाँ की वायु गर्म होगी कि नहीं होगी पूरी, बताओ यहाँ की वायु गर्म होगी कि नहीं होगी सारी, बताओ ये यहाँ पर वायु गर्म होगी कि नहीं होगी। वायु अगर विषुवत रेखा के आसपास गर्म होगी, तो आप सब जानते हैं कि जब वायु गर्म होगी विषुवत रेखा के आसपास, तो क्या होगा कि वायु ऊपर की तरफ उठेगी। बड़ा सिंपल फंडा है यार, अपने अंग्रेजी में बता रहे हैं, आपने तो सिंपल बात कही। विषुवत रेखा पर माना सूर्य लंबवत है, यहाँ की वायु गर्म होगी, गर्म होकर वायु ऊपर उठेगी, यहाँ से वायु जो गर्म होकर ऊपर उठेगी ये ऊपर जाकर ठंडी होगी 12 13 14 15 16 किलोमीटर के ऊपर जाकर, और जब भी ठंडी होगी तो जाकर के उतरेगी भाई, यहाँ से उठी ठंडी हुई, एक इधर फैल गई, एक इधर फैल गई, और दोनों तरफ फैल करके इधर भी और इधर भी, एक ऊपर नॉर्थ 30 पर उतरी और एक नीचे 30 साउथ पर उतरी। बताओ होगा कि नहीं होगा, इतनी बात समझ में आएगी नहीं। एक एक बता, बस यस और नो लिखना है, यस और नो, वाई और एन दोनों में से कुछ भी लिखो, यस और नो। मैं आपको बार-बार लिखना पड़ेगा, यस लिखना पड़ेगा, नो लिखना पड़ेगा। आप लिखोगे तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ ठीक चल रहा है ना, लेकिन आपको लिखना जरूर पड़ेगा है भाई। मैं पूछूंगा एक पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट पर पूछूंगा आपको। हमने कहा सूर्य विषुवत रेखा पर है, यहाँ की वायु गर्म हुई, यहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर उठी, ऊपर उठ करके 16 किलोमीटर 17 किलोमीटर ठंडी हुई, ठंडी होकर एक 30 की तरफ उतर गई, एक ब्रांच इसकी, एक धारा इसकी तरफ चली गई, 30 उत्तर, एक चली गई 30 दक्षिण। सिर्फ इतनी बात हुई बस, केवल खाली हो गया, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया। अब आप एक बात बताओ मुझे बेटा, मुझे एक बात समझाओ, कितनी कॉमन सेंस की बात है, जहां से वायु उठ रही है, यहाँ से जहां से वायु उठ रही है, यहाँ से बात करते हैं तो बताओ यहाँ पर प्रेशर हाई बनेगा कि लो बनेगा, ये बताओ मुझे जल्दी फटाफट बताओ। जहां से वायु उठी वहां पर प्रेशर लो है कि वहां पर प्रेशर हाई है, ये बताओ जल्दी फटाफट, स्पीड से बताओ एक बार। जहां से वायु उठेगी तो वहां पर प्रेशर कैसा होगा, लो होगा कि हाई होगा, तो बताओ यहाँ पर कैसा प्रेशर होगा। अरे जब वायु ऊपर उठ रही तो नीचे प्रेशर कम हो गया, घट गया ना, तो ये बन गया निम्न वायु दाब। विषुवत रेखा पर कैसा आया, निम्न वायु दाब, लो एयर प्रेशर आया। ये बताओ, ये वाला पॉइंट सब क्लियर हो गया। कान पे इतना लगेगा ना कि कान टूट जाएगा। पावली अजीब बच्चे हो यार, कैसे पागल बात कर रहे हो। अरे जब यहाँ से वायु ऊपर उठेगी, वायु जब ऐसे ऊपर उठेगी तो दाब जो लगा रही थी नीचे नीचे आएगी तो दाब लगेगी ना, ऊपर उठेगी तो दाब तो कम कर देगी, सिंपल बात है ना। इसमें भी समझ में नहीं आ रही तुम्हें, अजीब मोटे दिमाग के बच्चे हो यार, क्या बाल को पता नहीं। हाई होगा, सभी हाई लिख रहे हैं, ये क्या मतलब हो गया, लो होगा। इक्वेटर के आसपास कैसा होगा, लो होगा, ठीक है ना। हाँ हाँ, एक ने बोला हाई, सब उसमें हाई करने लगे, बकवास कर रहे हो। तो एक विषुवत रेखा के आसपास हमेशा प्रेशर कैसा रहता है, तो हमेशा प्रेशर रहता है कैसा, तो ये रहता है कैसा, लो प्रेशर रहता है विषुवत के आसपास। 30 के आसपास, 30 के आसपास यहाँ ये जो क्षेत्र होगा 30 के आसपास जहाँ वायु उतर रही है आपकी, ये वाला इसके बाद बात करोगे तो ये वाला जो प्रेशर है, ये वाला प्रेशर कैसा है, तो ये प्रेशर यहाँ तो वायु उतर रही है, यहाँ से उठी यहाँ उतरी, यहाँ से उठेगी यहाँ पर आसपास क्या होगी, उतरेगी, ठीक है ना, तो ये यहाँ पर आपकी उतरेगी, और जहाँ पर उतरेगी तो जहाँ पर उतरेगी तो ये जहाँ पर उतरेगी ना, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कौन सा, इसको बोलते हैं हाई प्रेशर, है ना, उच्च वायु दाब, उच्च वायु दाब। बताओ यहाँ पर उच्च वायु दाब बनेगा नहीं बनेगा, अब बताओ हाई प्रेशर, बताओ यहाँ पर दाब उच्च वायु दाब बनेगा नहीं बनेगा, उच्च वायु दाब, उच्च वायु दाब, ठीक है ना, उच्च वायु दाब बनेगा। अब बताओ इतनी बातें सबको क्लियर है कि नहीं, हो गया क्लियर। एक एक बात क्लियर होगी, लास्ट में जब मैं कंक्लूड करूंगा अपनी बात को, तो कंक्लूड करते समय आपको सर मान गए माने भाई, ज्योग्राफी टीचर तो है ही, तो ऐसे होगी। यही तो बारीकियां हैं इस विषय की, यही तो बारीकियां हैं, है ना, यही तो बारीकियां हैं भाई, इन्हीं पे तो काम करना है ना, इन बारीकियों पर काम करना है, क्योंकि इसी पे पूरा टॉपिक टिका हुआ है। ये जिसको समझ में आया उसके बाप को समझ में नहीं आएगा, कभी सारा परिवार लग जाएगा ना इसको समझने, तब भी समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ तक हो गया। अब आप बताओ, कल भी हमने कहा था, बताओ पवनें चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, विंड सर्कुलेशन होगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और विंड चल करके आएगी हाई प्रेशर से और किस तरफ, लो प्रेशर की तरफ, विंड चल के आएगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर। लेकिन अर्थ जब अपने एक्सिस पर रोटेट करती है तो ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ सूडो फोर्स जनरेट व्हिच इज कॉल्ड कोरियोलिस। जब भी कभी पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूर्णन करती है ना, तो जब भी पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूर्णन करती है तो अपने एक्सिस पर घूर्णन करते समय उसमें एक सूडो फोर्स, एक छद्म बल उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कोरियोलिस। जिसे कोरियोलिस की व्याख्या करी थी तो कोरियोलिस बल को कहा जाता है। कोरियोलिस बल के कारण पवनें अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती हैं। बाद में एक विद्वान आए फेरल ने कहा उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ, दक्षिण गोलार्ध में बाईं तरफ उड़ती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध की पवनें दाईं तरफ, देखो इसका दायां ऐसे हवा से चल रही है, ऐसे दायां इधर होगा, ठीक है ना, तो इसका जो दायां है वो ऐसे होगा, और ये विंड चलती है आपकी 30 से 0 की तरफ। इन वायदा पेटियों के नाम है, इसको बोलते हैं उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायदा पेटी, इसको बोलते हैं विश्व रेखीय निम्न वायदा पेटी, उच्च वायदा पेटी, निम्न वायदा पेटी, ठीक है ना। तो विंड ऐसे चली आपकी, ये सर्कुलेशन आपका हुआ, ये सर्कुलेशन आपका हुआ, ये सर्कुलेशन आपका हुआ, और यही जो विंड है जो 30 से चलकर 0 की तरफ आ रही है, इन्हीं पवनों को हम ट्रेड विंड या इनको बोलते हैं व्यापारिक पवनें, व्यापारिक पवनें ना, इनको बोलते हैं ट्रेड विंड, है ना, इनको बोलते हैं ट्रेड विंड्स बोलते हैं, ट्रेड विंड्स बोलते हैं इनको। ओके, सबको क्लियर हुआ ट्रेड विंड्स क्या है, सबको हुआ क्लियर, ट्रेड विंड क्या है। तो ट्रेड विंड जो है वो 30 से किस तरफ आती है, तो 30 से किस तरफ आती है, 0 की तरफ आती है, 30 से किस तरफ आती है, 0 की तरफ आती है, 30 से 0 की तरफ जो आएंगे वो विंड होती है, ट्रेड विंड होती है। अब बताओ सारे बच्चों को क्लियर है कि नहीं है, ट्रेड विंड का समझ में आया कि नहीं आया, आगे समझ में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी क्लियर है। हाँ, दोनों हेमिस्फीयर में 30 से 0, 0 से 30 नहीं, 30 से 0। बताओ यस और नो लिखो, वाई और एन लिखो, वाई और एन जल्दी लिखो, सबको क्लियर है, यस 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 यस, वेरी गुड, ठीक है। अब हम एक बात को ऐसे समझ रहे हैं कि भाई साहब आपने ऐसे बताया है कि देखो भैया ऐसा है कि ये आपकी 0 डिग्री है, ये यहाँ पर आपकी 30 डिग्री उत्तर है, ये यहाँ पर 30 डिग्री दक्षिण है, ये 60 डिग्री दक्षिण है, भाई साहब ये 90 डिग्री दक्षिण है, ये आपका इधर से आप चलोगे 60 डिग्री दक्षिण है, 90 डिग्री दक्षिण है। आपने कहा भाई साहब कि यहाँ पर सूर्य लंबवत है, सर यहाँ पर है सूर्य, अगर यहाँ पर लंबवत होगा तो आपने कहा वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, मान लिया जी वायु ऊपर उठ रही है, यही तो बताया मैंने, ये जाकर के 30 की तरफ उतर रही है, 30 पे उतर रही है, 30 पे उतर रही है, ठीक है ना, ये ऐसे जा रही है, ये 30 पे उतर रही है जाकर के, 30 से ये फैल रही है ऐसे, 30 से 0 की तरफ, और 30 से 60 की तरफ भी जाएगी ना, ये किस तरफ भी जाएगी, 60 की तरफ भी जाएगी, 30 से किस तरफ भी जाएगी, 60 की तरफ भी। अच्छा, यहाँ पर जब हाई प्रेशर क्रिएट होगा यहाँ पर, तो ये विंड ना खाली इक्वेटर की तरफ, इधर भी जाती है, इस तरफ भी जाती है, इस तरफ भी जाती है, वैसे भी जाती है कि नहीं है? यही तो है, और क्या हो रहा है, ऐसा ही तो है, और क्या है। और सूर्य अगर सबसे ज्यादा लंबवत है इक्वेटर पर है, सबसे तिरछी सूर्य किरणें कहाँ पर है, तो सबसे तिरछी, अच्छा ये जो विंड है जो 30 से 0 व्यापारिक है, और 30 से 60 ये पश्चिम से पूर्व की तरफ, देखो पश्चिम से पूर्व जा रही है, तो इनको बोलते हैं पछुआ पवनें बोलते हैं। ये कौन सी है, ये है पछुआ पवनें, पछुआ पवनें,
वेस्टर्ली विंड है, पछुआ पवन है। ये तुम्हारी पछुआ पवन है, पछुआ पवन है। बताओ पछुआ पवन समझ में आ गई? अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया इतना? मैं पीपीटी से नहीं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, जहाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ बहुत मेहनत की जरूरत है वहाँ पर मैं बिना पीपीटी के काम में ले रहा हूँ। बताओ ये समझ में आ गई? अच्छा एक तो आप सब जानते होंगे, नहीं जानते हो तो आज से जान लो। सूर्य की सब अरे वेस्ट यार दिमाग खराब करा मत करा करो तुम लोग। मैं सारी वर्ड इंग्लिश में हिंदी में बोल देता हूँ, हिंदी वर्ड इंग्लिश में। देखो एक बात तो सभी जान लो आज से, केमिस्ट्री ने कहा है, मतलब कहा तो किसी और ने होगा लेकिन बताया है कि सूर्य की सबसे तिरछी किरणें ध्रुव के ऊपर। सूर्य अगर सबसे तिरछी किरण ध्रुव पर है, अगर सूर्य की किरणें सबसे तिरछी ध्रुव पर है तो ध्रुव पर कैसा प्रेशर हाई, क्योंकि तापमान कम है ना, क्योंकि तापमान कम है तो विषुवत रेखा पर तापमान ज्यादा है तो लो प्रेशर। और चूंकि ध्रुवों के ऊपर सूर्य किरण सबसे तिरछी गिर रही है तो इस वजह से यहाँ पर ध्रुवों के आसपास कैसा है, तापमान कम, और ड्यू टू द वेरी लो टेम्परेचर द हाई प्रेशर सेंटर विल बी क्रिएट। हाई प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर उच्च दाब का केंद्र बनेगा, हाई प्रेशर सेंटर बनेगा। तो विश्व नहीं सॉरी पोल के आसपास हाई प्रेशर और इसकी तुलना में 60 के आसपास लो प्रेशर है। यहाँ तो हाई है, यहाँ इसकी कंपैरिजन कैसे लो है? तो ये ध्रुवों से पवन चलकर 60 की तरफ आती है, 90 की तरफ आती है, 60 की तरफ, 90 की तरफ आती है, 60 की तरफ, 90 की तरफ आती है, 60 की तरफ। इसमें बना के दिखाऊं एक बार, तुम कहोगे सर यहाँ बना के नहीं दिखाया। तो ये इस तरफ से 60 की तरफ से आई, इधर से 30 की तरफ से आई, 90 से 60 की ओर आई, 30 से 60 की ओर, दोनों मिलते हुए ऊपर उठी, फिर एक ब्रांच इसकी इधर उतर गई, एक इधर उतर गई। देखो आप ये तो पता है 0 से उठी 30 पे उतरी, 30 पे जब उतरी तो एक इधर फैल गई, एक उधर फैल गई 60 की तरफ, 90 से किस तरफ आई 60 की तरफ आई, और ये दोनों मिलकर के ऊपर की तरफ उठी और एक उतर गई आपकी 90 के ऊपर, एक ब्रांच इसके आगे की तरफ 30 की तरफ आ गई। ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब जहाँ 0 से उठी तो 0 के आसपास लो प्रेशर, लो एयर प्रेशर, 30 पर उतरी हाई एयर प्रेशर, हाई एयर प्रेशर, हाई एयर प्रेशर, 60 पे से फिर उठी लो प्रेशर, लो एयर प्रेशर, 60 पे से उठी लो एयर प्रेशर, 90 पे उतरी हाई एयर प्रेशर, और 90 पे ये उतर रही है तो यहाँ पर क्या है, हाई एयर प्रेशर है। बताओ लो प्रेशर हाई प्रेशर के सेंटर समझ में आई कि नहीं आई कि धरती पर कौन कौन से स्थान पर किस किस प्रकार का प्रेशर होगा? जल्दी से एक बार सारे कमेंट करके बताओ, मजा आ गया अगर समझ में आ गया तो आपको ना। ले जाए कहाँ मुझे हवाएं हवाएं, न जाने क्या बताएं हवाएं। अच्छा तो तुम गाना लिखने आए हो यहाँ पर क्लास में या फिर पढ़ने आए हो? यस 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 यस, लगातार बच्चों को यस आंसर आया भाई, वाह भाई वाह 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 वाह, मान गए, शानदार शानदार शानदार। तुम इतने अच्छे बच्चे हो गए, तुम्हें तो समझ में आ गया इतना मुश्किल? अरे ये बहुत मुश्किल है, कई कई मास्टर इसको पढ़ाते समय गजब माहौल बना देते हैं, अपने आप को भूगोल वेता सिद्ध कर देते हैं इतना पढ़ाने में। तो मैं आपको कह रहा हूँ ये बहुत आसान है, कोई बड़ी चीज नहीं है इसके अंदर, मतलब मुश्किल तो है ना, मुश्किल तो है, आसान तो नहीं है, ठीक है ना? आपके दिमाग में उतार देना, लेकिन अपने आप को ग्रेटेस्ट और गंभीर सिद्ध कर देते हैं कि भाई वाह भाई बड़ा टीचर है, तो यूपीएससी यूपीएससी कुछ ऊपर के टीचर है तो ना। और ये सब चीजें तो मैं ऐसे वालों को ऐसे पढ़ा देता हूँ, सच बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे लिए ये सब मुश्किल नहीं है, मेरे लिए मुश्किल है ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन सेटलमेंट को पढ़ा देना, कृषि और स्थिति के सिद्धांतों को पढ़ा देना, जो यूजीसी नेट में आते हैं, भयानक असिस्टेंट प्रोफेसर में आते हैं, इतने भयानक भयानक टॉपिक हैं, बहुत भयानक टॉपिक भाई साहब, पढ़ाया नहीं जाता उनको, है ना? तो वो पढ़ाया नहीं जाता है, तो वहाँ जो पढ़ाता है ना बेस्ट टीचर, तब मानते हैं हाँ भाई ये है ग्रेटेस्ट टीचर, तो है कि नहीं? इसमें तो अपने आप को बहुत बड़ा शिक्षक प्रूव कर देते हैं, इसको पढ़ा कर देना। चलो कोई बात नहीं, आसान चीजें हैं, समझ में आना चाहिए, बिल्कुल मैंने कोशिश करी है बिल्कुल सरल भाषा में बताने की। अब मैं आपको एक छोटी सी बताता हूँ, आज तो तुम्हें उत्तर में तुमसे लेकर के मानूंगा। अच्छा आप ये बात समझते हो अभिसरण, अभिसरण समझते हो? अभिसरण, कन्वर्ज, कन्वर्जेंस, कन्वर्ज, अभिसरण को बोलते हैं अपसरण का मतलब फैलना, अभिसरण का मतलब मिलना, है ना? तो अपसरण, अभिसरण का मतलब जब दो चीजें मिल जाएं ऐसे आपस में मिल जाना, तो आपस में मिल जाने को बोलते हैं अभिसरण, ठीक है? एक बात बताओ आप मुझे, क्या 0 डिग्री के आसपास आपको लग रहा है कि उत्तरी गोल दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक और उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक आपस में अभिसरित हो रही है? क्या नहीं दिख रहा है आपको यहाँ पर? क्या आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पर कि दोनों गोलार्धों की व्यापारिक, व्यापारिक कहाँ है? 30 से 0, 30 से 0, क्या नहीं लग रहा है कि 30 से 0 की तरफ आते हैं तो 0 के आसपास, 0 के आसपास दोनों गोलार्धों की व्यापारिक कौन मिल रही है? एक बात, अच्छा एक बात और भी आपको मैंने पढ़ाई थी सामान्य परिचय में कि पृथ्वी के ऊपर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं, कहते हैं उष्ण कटिबंध, कर्क और मकर के बीच को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। ओके, कर्क मकर के बीच कौन सा? उष्ण, 23.5 उत्तर 23.5 दक्षिण के बीच उष्ण है, लेकिन उष्ण के बीच जो सबसे अंदर होता है, उष्ण के सबसे अंदर कौन होगा? 5 उत्तर 5 दक्षिण के बीच, इसको बोलते हैं अंतः उष्ण कटिबंध। अगर मैं यहाँ पर 5 उत्तर कर दूं, 5 डिग्री उत्तर कर दूं और इसको 5 डिग्री दक्षिण अगर मैं कर दूं तो 5 उत्तर 5 दक्षिण के बीच का जो क्षेत्र होगा ना, 5 उत्तर 5 दक्षिण के बीच का, इसको बोलते हैं अंतः उष्ण कटिबंध, अंतः उष्ण कटिबंध बोलते हैं इसको, अंतः उष्ण कटिबंध बोलते हैं, अंतः उष्ण कटिबंध बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल। और ये ऐसा क्षेत्र है जहां दोनों गोलार्धों की व्यापारिक में अभिसरण हो रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं अंतः उष्ण कटिबंध अभिसरण क्षेत्र है, कन्वर्जेंस जोन है, कन्वर्जेंस जोन है। बताओ इसका मतलब बेटा आप कहोगे ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ITCZ क्या है बताओ? ITCZ हाई प्रेशर होगा कि लो प्रेशर होगा? लो प्रेशर होगा। ITCZ विषुवत रेखा के आसपास 5 उत्तर 5 दक्षिण के बीच का क्षेत्र है, यदि सूर्य विषुवत रेखा पर लंब होते तब। तो ITCZ वह क्षेत्र है जहां दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें आपस में अभिसरित होती हुई और ऊपर की तरफ उठती हैं, है ना? और यह एक निम्न वायुदाब का मंडल है। जब जब सूर्य उत्तर जाएगा तो ITCZ की शक्ति उत्तर हो जाएगी, जब सूर्य दक्षिण आएगा तो ITCZ की शक्ति दक्षिण हो जाएगी। तो ITCZ क्या है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यहाँ पर पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल घूर्णन सबसे तेज है, सबसे तीव्र घूर्णन होने की वजह से अपकेंद्रीय बल का मान सबसे ज्यादा होने की वजह से पवनें विषुवत रेखा पर नहीं पहुंचती हैं, उससे पहले ही ऊपर उठ जाती हैं, इसलिए विषुवत रेखा के आसपास 5 उत्तर 5 दक्षिण के बीच किसी प्रकार की कोई चक्रवाती जैसी घटना नहीं होती। चक्रवात नहीं आते इसका मतलब मौसम कैसा रहता है? शांत। और इसी को हम शांत पेटी या डोल्डम बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। अब बताओ पूरा कांसेप्ट बना के नहीं बना? अब बताओ जल्दी, पूरा कांसेप्ट तैयार हुआ नहीं हुआ? अब आप मुझे बताइए कि हाँ सर आ गया समझ में चीज। हुआ क्लियर? आया मजा? ITCZ समझ में आई? डोल्डम समझ में आया? आया समझ में भाई? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब आओ तुम पीछे, अब मैं तुम्हें घुमाता हूँ पीछे की तरफ। अब मैं तुम्हें पीछे घुमाता हूँ। आज की क्लास में तो यार कुछ हुआ ही नहीं ज्यादा, लेकिन इस टॉपिक का आधार बन गया इसी ITCZ के आधार पर, ITCZ की शिफ्टिंग के आधार पर, उत्तर दक्षिण खिसकने के आधार पर ही फ्लोन ने दिया अपना एक सिद्धांत, है ना? गतिक सिद्धांत, डायनामिक थ्योरी फ्लोन ने दी, डायनामिक थ्योरी। आज तो मजा आ गया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
चलो मुझे मजा आ गया कि तुम समझ गए, बड़ी बात ये है ना, कि मुझे लग रहा था पता नहीं ये समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे, बहुत मुश्किल टॉपिक था ये। अब मैं तुम्हें ना, अब तुम्हें कितना भी टफ टॉपिक, हाँ यहाँ इकोनॉमी वाले सर नहीं है जो जय हो भारत सर कहते हैं क्या जय हो नहीं नहीं, भारत सर बहुत अच्छे टीचर है ना, वो सच में ही बहुत अच्छे टीचर है ना, और बड़े अच्छे मित्र भी हैं, कुछ देखो कुछ सीनियर है मेरे से 3-4 साल, लेकिन बड़े अच्छे दोस्त हैं ना, और वो सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब वो भले ही चाहिए दोनों तीनों लोग मतलब काफी मजेदार है, उधर सुमित सर से तो मेरी इतनी पड़ती है ना तगड़ी वाली बनती है। तो मैं जब भी कोई, चूंकि मुझे शेर व शायरी लिखने का बड़ा शौक है, तो मैं जब भी कोई शायरी लिखता हूँ तो मैं, जब भी मैं सुमित सर को फोन करता हूँ, तो मैं जब सुमित सर को फोन करता हूँ तो मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं सुमित सर की तरफ से फोन करूंगा, और मैं जैसे फोन करूंगा, मैं कहूंगा सर नमस्कार, तो सुमित सर बोलेंगे सामने से भाई नमस्कार, भाई क्या हाल चाल, मैंने सर बढ़िया, तो कहते तो भाई कुछ लिखा है क्या उसमें, मैंने, और एक शब्द और है मुनाफिक, और मुनाफिक हम राहें ताक रहे हैं, तलबदार तेरे हैं, और क्या तुमको रास नहीं आया जो सिर्फ तेरे लिए था, क्या तुमको रास नहीं आया जो सिर्फ तेरे लिए था, और जरा देखो तो हमको कैसे पल पल को सदियों की तरह काट रहे हैं फिर मैंने सुमित सर को सुनाया ये, और यार भाई से आता है समझ में नहीं आती मुझे, तो सुनो भाई, अल नीनो पर आते हैं। बच्चा, मैंने आपको अल नीनो के बारे में कुछ नहीं बताया, और मैं कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि तुम आराम से समझ जाओगे। मैंने आपको कहा था पेरू और चिली के तट के सारे 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 ठंडा पानी बहता है। यहाँ पर पता नहीं क्या होता है, एक मेरे पास एमए की किताब है, भारत भूगोल की, बीएम चलती है राजस्थान विश्वविद्यालय में, उसके अंदर एक किताब है बीसी जाट राम कुमार गुर्जर, बहुत अच्छी किताब है भारत भूगोल की। उस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं ऐसा क्यों होता है ना, लेकिन होता है कुछ, यहाँ पर 2 प्लेट्स आपस में मिलती हैं, मैग्मा उबलता है नीचे, मैग्मा की वजह से पानी गर्म हो जाता है, तो 5 से 10 वर्ष के अंतराल पर ये जो ठंडी जलधारा है, ये पानी कैसे होता है गर्म। देखो एक बात को और समझो तुम, कि इस ठंडी जलधारा का गर्म हो जाना की घटना ही अल नीनो कहलाती है। पेरू का पानी जो ठंडा है वो अगर गर्म हो जाए, इस घटना को अल नीनो कहते हैं। गर्म होने का मतलब इसका कुछ टेम्परेचर बढ़ जाता है, देखो ये ठंडा होता है तो ठंडा रहे, यहाँ पे एक मरुस्थल पड़ता है अटाकामा, समझ अटाकामा मरुस्थल है, चूंकि है ना भाई वाह। एक बच्चा लिख रहा है विष्णु कि तलबदार था मैं तेरे ख्यालों का, मुझे तलाश थी सिर्फ तेरी मिसालों का, और तेरे बिना तो गम भी अधूरे हैं, अब तुझे पा लिया तो हर दर्द भी है कमाल। भाई वाह, मान गए, वाह वाह वाह, क्या बात क्या बात क्या बात। देखो तो ये ठंडा पानी है, जब यहाँ पर पानी ठंडा होगा तो टेम्परेचर कम होगा, पानी ठंडा टेम्परेचर कम, तापमान कम, बेटा तापमान अगर कम तो वायु का दाब हाई, उच्च उच्च वायु दाब हाई प्रेशर होगा, तो यहाँ अगर प्रेशर हाई होगा तो विंड बाहर की तरफ ऐसे जाएंगे, विंड लो प्रेशर होगा तो विंड इधर आएंगे, लेकिन हाई है तो विंड इधर जाएंगे, ऐसे जाएंगे, है कि नहीं। तो ये विंड ऐसे जाती है, बाहर जाती है, ऐसे जाती है, तो यहाँ पवन आती नहीं है, यहाँ पवन यहाँ से जाती है चल करके, इसलिए आप देखोगे कि जब पवन जब तक नहीं आएगी, पवन नहीं आएगी तो आदत नहीं आएगी, आदत नहीं तो बारिश नहीं आएगी, और अटाकामा मरुस्थल का होता है, विकास होता है, अटाकामा बनता है, ठीक है ना। तो ये है कि स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बाल यीशु होता है। 5 से 10 वर्ष के अंतराल पर पेरू की ठंडी जलधारा पानी गर्म जलधारा प्रतिस्थापित हो जाती है, इसे अल नीनो कहा जाता है। यह घटना दक्षिण प्रशांत महासागर में 3 से 36 डिग्री तक अक्षांश के बीच होती है, जिसमें पेरू की ठंडे जलधारा तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। 3 से ये 3 डिग्री अक्षांश है और 36 डिग्री अक्षांश, इसके बीच में ये घटना घटित होती है, ठीक है ना। तो बाकी पढ़ाएंगे आपको कल, और कल अल नीनो के बाद पढ़ाते हैं आपको दक्षिणी दोलन पढ़ाते हैं कल, ठीक है। चलो आज का सारा कांसेप्ट समझ में आ गया, बताओ नोट्स आपके पास में है ही, और एक नोट्स मैं आपको आज दे दूंगा वनों का, वन और मिट्टी, ये दो दूंगा है ना। और मैं शायद वन और मिट्टी नहीं पढ़ाऊंगा आपको अभी, पहले इसके बाद मैं शायद आपको पढ़ाऊंगा पहले कौन सा, जनगणना और खनिज, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो सब कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए, तो चलिए ठीक है, फिर मुलाकात करते हैं आपसे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। वाह, पेपर आ गया था जनवरी गजब गजब बेवकूफी होगी, इतनी जल्दी कौन एग्जाम लेता है ना। एग्जाम कब होगा, ड्रामा खत्म एग्जाम कब होगा, ड्रामा खत्म। अरे भाई सुन, एक एक 69 पेज की पीडीएफ इनको जब वो करवानी है, अपलोड करवानी है, लो हीरो इनकी पीडीएफ अपलोड करवाओ आज, ठीक है ना। हाँ सोने के कह दीजिए, अच्छा वेरी गुड, कोई बात नहीं, एग्जाम तो नहीं होता है सबका, तुम्हारा भी हो जाएगा, सबका होगा, तो है भाई, जितनी तुम्हारी तैयारी उतनी सबकी है ना, सभी की उतनी है, तो लोड नहीं लेना है भाई। मेरा होश उड़ गया सर, क्या करूं, नोट संभालो है ना, तो हार्ट बीट बढ़ गई है गुरुदेव, तो विवेक, तो भाई संभालो अपने आप को संभालो है ना, अपने आप को संभाल करके ही आप एग्जाम दे सकते हो। तो तनाव से तो एग्जाम होगा नहीं, वैसे भी उनका लग जाएगी है ना। हाँ, हम्म, तो आप प्लीज जो है थोड़ा सा संयमित रह करके और फिर काम करिए, और डिमोटिवेट होने की क्या जरूरत है, सबकी इतनी तैयारी है, सिर्फ तुम्हारा थोड़ी ना पेपर है, हैं? सिर्फ तुम्हारा नहीं पेपर है। अगर खाली आपका होता है तो बात समझ में आती है, भाई अकेले बच्चों का पेपर है, बाकी किसी का पेपर नहीं है, हमारे केजी वाले जितने हैं उन सबका है, जब तो समझ में आती है ना, ये बात है ना। चलो तो 6 घंटे तो फिल्म्स लेवल को कवर करने में, ठीक है ना उससे कम में संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, अगर उससे कम में कोई करवा दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है भाई, है ना।
मतलब अच्छी बात है ही नहीं, होगा ही नहीं सही ढंग से, फिर तो वही है कि छोड़ छाड़ के कुछ भी पढ़ा दो, टाइम पास करने वाला मामला है, फिर तो टाइम पास कोई भी करवा देगा। लेकिन हमने प्रॉपर चीजों को पढ़ा है, आप इस चीज को जानते हैं अच्छे तरीके से। सुनो, लास्ट में हमने आपको बताया था ITCZ, ITCZ सबको क्लियर हो गया था पूरा प्रॉपर तरीके से। अब मैंने आपको व्यापारिक पावनी बता दी, व्यापारिक पावनी बताई 30 से किस तरफ से 0 की तरफ, 30 से किस तरफ से 0 की तरफ। मैंने ये भी बताया था आपको कि किस तरीके से आपका उच्च वायुदाब तापमान कम होने पर, उच्च वायुदाब तापमान ज्यादा होने पर निम्न वायुदाब, मतलब एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा दूसरा घटेगा ना, ऐसे कुछ बताया था आपको। अब हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से अल नीनो आपका होता है। क्या अल नीनो क्या होता है, अल नीनो में बता दिया ना, MPH है। अल नीनो क्या होता है ये बता दिया था आपको ना, अल नीनो क्या होता है मैंने बता दिया था कि पेरू या हमबोल्ट की पानी जब ठंडा पानी गर्म हो जाए, गर्म होने का मतलब ये नहीं कि हाथ लगाया आज जल गया ना, उसका तापमान कुछ बढ़ जाता है, कितना बढ़ता है 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री के आसपास बढ़ जाता है। ये घटना कितने होती है 5 से 10 वर्ष के अंतराल पर होती है, तो इंटरवल 5 से 10 वर्ष का होता है, उसमें घटना होती है। सुनो, उसमें ये था कि ये पेरू की ठंडी जल रहा है और ये पेरू की ठंडी जल रहा है पानी जब कैसा हो जाए गर्म हो जाए, तो इसके गर्म होने को ही हम क्या कहते हैं, इसके गर्म होने की घटना को हम कहते हैं अल नीनो कहते हैं। अल नीनो एक घटना है जिसमें पेरू की ठंडा पानी कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है, बस सिंपल। और गर्म क्या हो जाता है, उसका तापमान बढ़ जाता है ना, और तापमान बढ़ जाएगा 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। अब देखो जब यहाँ तापमान बढ़ेगा तो जब यहाँ पर अल नीनो होगा, जब अल नीनो होगा, एल नीनो जब होगा तो एल नीनो जब होगा तो एल नीनो की स्थिति जब बनेगी यहाँ पर, एल नीनो जब बनेगा मेरे भाई, तो यहाँ पर पानी क्या होगा, गर्म, जल गर्म होगा तो पानी गर्म होगा, तो लो एयर प्रेशर बनेगा नहीं बनेगा, बताओ लो एयर प्रेशर बनेगा नहीं बनेगा, बताओ लो एयर प्रेशर बनेगा नहीं बनेगा, निम्न वायु का दाब बनेगा नहीं बनेगा, निम्न वायु का दाब, तो यहाँ पर आपका बनेगा निम्न वायु दाब, लो एयर प्रेशर। समझे नहीं समझे, जब अल नीनो एक्टिव होगा, जब अल नीनो एक्टिव होगा, जब अल नीनो एक्टिव होगा तो अल नीनो के एक्टिव होने की स्थिति में, यहाँ पर अल नीनो के एक्टिव होने की स्थिति में, जब यहाँ अल नीनो होगा तो यहाँ अल नीनो के एक्टिव होने की स्थिति में तापमान बढ़ेगा, पानी गर्म होगा और यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा। और ये जो व्यापारिक पावनी, देखो ये व्यापारिक पावनी 30 से किस तरफ आ रही है, इक्वेटर की तरफ, 30 से किस तरफ आती है, इक्वेटर, इक्वेटर मत कहो, ITCZ की तरफ। मान लो कि जब सूर्य यहाँ पर होगा, जब आपका सूर्य यहाँ पर होगा तो ITCZ यहाँ पर होगी, सही बात है कि नहीं। और जब आपका सूर्य ऊपर खिसक जाएगा तो जो ITCZ की पेटी ये भी ऊपर खिसक जाएगी, यहाँ पर आ गई, ITCZ ऊपर आ गया। अब ITCZ क्या है, ITCZ वो पेटी जहाँ दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पावनी आपस में मिलती है, दोनों गोलार्धों की पावनी आपस में जहाँ पर मिलती है वही तो ITCZ है, कल बताया था ना, कल नहीं बताया था, जहाँ दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पावनी मिले वही ITCZ है। अब दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पावनी देखो 30 से 0 तरफ जाएगी, जब 30 से 0 तरफ आएंगी तो इनको पता चलेगा कि यहाँ पर तो ITCZ नहीं है, तो ये दक्षिणी गोलार्ध को पार करके उत्तरी गोलार्ध में एंटर करेंगी। और आप जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में पावनी किस तरफ मुड़ती है, दाईं तरफ। और जब ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पावनी विश्व को पार करके उत्तरी गोलार्ध में एंटर करेंगी तो ये किस तरफ मुड़ जाएंगे, अपने दाईं तरफ मुड़ जाएंगे। दक्षिणी गोलार्ध में तो बाईं तरफ मुड़ रही है, उत्तरी गोलार्ध में एंटर करेंगे तो दाईं तरफ मुड़ेंगे। तो दक्षिणी जब देखो, जब सूर्य विश्व रेखा से, मैं जो भाषा बोल रहा हूं उसको समझना, मैं जो भाषा बोल रहा हूं उसको समझना एक बार, जब सूर्य जून माह में विश्व रेखा से ऊपर की तरफ जाकर के और कहां लंबवत होता है, कर्क रेखा पर जाता है, तो जो ITCZ है जहां दोनों गोलार्धों की व्यापारिक मिल रही थी, दोनों गोलार्धों की व्यापारिक मिल रही थी, अब क्या होगा कि अब चूंकि ITCZ उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के आसपास शिफ्ट हो जाएगा, हिमालय के दक्षिण को शिफ्ट हो जाएगा ITCZ, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पावनी विश्व रेखा को पार करके उत्तर में प्रवेश करेंगी। जब दक्षिणी गोलार्ध को पार करके उत्तर में प्रवेश करेंगे तो इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाती है। और ये पावनी जो है, ये पावनी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से वर्षा नमी को आर्द्रता ग्रहण करती है और भारतीय भूभाग क्षेत्र में और दक्षिणी दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर क्या करती है, खूब जम करके वर्षा करती है। यही होता है भारत में मानसून का दक्षिण पश्चिमी आगमन, दक्षिण मानसून का दक्षिण पश्चिमी मानसून का भारत में आगमन। ये मानसून है, ये किसने व्याख्या करी, फ्लोन ने व्याख्या, फ्लोन महोदय ने व्याख्या करी आपकी कि कैसे ITCZ के उत्तर की तरफ जाने पर भारत में मानसून का आगमन होता है। अब एक बात समझो तुम कि जब यहाँ पर पानी ठंडा था, इस बात को समझो ध्यान से, जब यहाँ पर पानी ठंडा था तो हाई प्रेशर था, जब यहाँ हाई प्रेशर था तो धक्का लगेगा, हाई प्रेशर से धक्का लगेगा, ऐसे धक्का लगेगा। लेकिन मान लो कि यहाँ पानी गर्म हो गया, अल नीनो आ गया, अल नीनो जब यहाँ पर हुआ तो पानी गर्म हुआ, अब जो पानी उधर जा रही थी ऐसे धक्का लग रहा था, अब वो पानी की जो दिशा है वो बदल जाएगी, अब ये पानी किस तरफ आएंगे, अब पानी ऐसे आने लगेंगे, इस तरीके से आने लग जाएंगे। और ये एंडीज पर होता है, यहाँ पर एंडीज, एंडीज से टकराएंगे पानी आकर के, और एंडीज से टकराएंगे और अटक माला में खूब भारी वर्षा होगी। जबकि जो पुश मिल रहा था, पुश जो धक्का मिल रहा था पीछे, अब वो धक्का मिलना बंद हो जाएगा, इसलिए जो भारत की तरफ जो मानसून जाएगा वो देरी से जाएगा और औसत से वर्षा कम होगी। तो आप ये समझ रहे थे, ये आपको समझ में आना चाहिए कि अल नीनो की स्थिति में, अल नीनो की स्थिति में एंडीज पर्वत में वर्षा होती है, अटक माला में खूब पानी प्राप्त करता है, लेकिन भारतीय मानसून पहुंचने में देरी कर देता है और औसत से कम वर्षा प्राप्त होती है। जल्दी बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। अल नीनो की वजह से भारतीय मानसून में देरी, विलंबन और शिथिलन की स्थिति देखने को मिलती है, ये होता है अल नीनो का प्रभाव। व्यापारिक पावनी परिभाषा क्या होगा नहीं बता रहा हूं, क्या बड़ी बुझ बात कर रहे हो। क्या दिमाग खराब करने वाली बात कर रहे हो, व्यापारिक पावनी की परिभाषा कल इतना समझा के चला गया, इतना गा के चला गया, तुम्हारे ना समझ में नहीं आएगी, समझा के दिखा मास्टर। वापस बताऊं, दोबारा बता रहा हूं, फिर सुन लो। ये मानसून का आगमन, मानसून की उत्पत्ति बता दिया, ठीक है ना। फ्लोन की मानसून की उत्पत्ति बता दे रहा हूं मैं, वापस से सुन लो एक बार, वापस सुन लो एक बार, दोबारा से एक बार फिर से इसको सुन लो आप, कोई बात नहीं दोबारा सुन लो। लेकिन मानसून कैसे उत्पन्न होता है उसको समझा दे रहा हूं ना, समझ लिए हैं, कुछ भी बोल देता है सब। हाँ हाँ तो समझो, देखो हाँ बबली बूझ, अच्छा ठीक है, बेवकूफ बच्चों कहते हैं बबली बूझ, और क्या होता है देखो इधर सुनो आप, इसको देखो आप, ये वाला देखो इक्वेटर है और इक्वेटर के आसपास मान लो कि सूर्य यहाँ पर लंबवत है। आप ऐसा मान के चलो सूर्य यहाँ पर लंबवत है, ये आपका यहाँ पर कौन है, सन है, यहाँ पर ये कौन है, ये सन है, ठीक है, यहाँ पर सन है, ठीक है ना। सन यहाँ पर परपेंडिकुलर आपका, यहाँ पर सन है, यहाँ पर सूर्य है, ठीक है। सन यहाँ पर परपेंडिकुलर आएगा, यहाँ पर सन लंबवत है। आप सब जानते हैं कि जहाँ सूर्य होगा, जहाँ सूर्य होगा वहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी, नीचे लो प्रेशर बेल्ट बनेगी, दोनों तरफ से पानी ऊपर वायु उठेगी, दोनों तरफ जाएगी और इधर उतरेगी और ऐसे व्यापारिक पावनों की उत्पत्ति होगी। ये बात आप सब जानते हैं, ये बात मैं आपको कल अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। यहाँ पर समझाया था आपको सारा कि यहाँ अगर सूर्य विश्व रेखा मान लो तो वायु गर्म उठेगी, ऊपर जाएगी, फिर 30 पर उतरेगी, 30 से 0 पर पानी चल कराएंगे और जहाँ दोनों व्यापारिक पावनी मिलेंगे उसको ITCZ बोलते हैं। ये तो सब समझ गए। इसका मतलब कि यहाँ से भी व्यापारिक पावनी आ रही होगी, यहाँ से आ रही होगी व्यापारिक पावनी, यहाँ से व्यापारिक 30 की तरफ से आएंगे ना, और दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पावनी इस तरीके से आ रही है, ये दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पावनी आ रही है, पूरी धरती पर चलती है, ऐसा थोड़ी ना कोई थोड़ी सी एरिया में चलती है। ये सही बात है, ऐसे तो है। लेकिन अब अगर ऐसा हो जाए कि यह जो ITCZ है ये खिसक के और यहाँ चली जाए, क्योंकि जून में सूर्य ऊपर चला जाएगा, एक समय पर सूर्य नीचे आ जाएगा, फिर सूर्य विश्व रेखा फिर करेगा, तो सूर्य के साथ साथ ITCZ में क्या होता रहता है, मोमेंट होता रहता है। सूर्य के साथ साथ ITCZ आपका खिसकता रहेगा, जून दिसंबर, जून दिसंबर, जून सितंबर दिसंबर, मार्च जून सितंबर दिसंबर, है ना। ऐसे सूर्य के साथ साथ ITCZ क्या होगा, मोमेंट होगा, ये मोमेंट होगा। और ITCZ वो एरिया है, ITCZ वो एरिया है जहाँ पर दोनों गोलार्ध की व्यापारिक पावनी आपस में होती है, अभी से मिलती है। अब आपने कहा कि सर सूर्य तो खिसक गया, तो बोल भाई सूर्य कहाँ खिसक गया, सूर्य उत्तर चला गया, तो ठीक उत्तर चला गया, देखते सूर्य को क्या करता है सूर्य, और सूर्य तो यहाँ चला गया, तो बोल भाई ITCZ भी यहाँ पर आ जाएगी। अब उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पावनी तो यहाँ पर है, तो उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक है, बोल ठीक है, उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक समझ में आ गया। मैं दक्षिण गोलार्ध की कहाँ है, तो भाई दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पावनी आएंगी और ये आएंगी, और चूंकि दक्षिण गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में एंटर करेंगी तो फेल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में पावनी किस तरफ बहती है, दाईं तरफ मुड़ती है, दाईं तरफ मुड़ती है, तो बिल्कुल ठीक है। दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पावनी आई
दक्षिण गोलार्ध से व्यापारिक पवनी आई, विश्व रेखा क्रॉस करके इनकी दिशा दाईं तरफ हो गई और भारत के संदर्भ में इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और ये इधर अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करेंगी, आर्द्रता ग्रहण करके और पश्चिमी घाट से टकराएंगी, अरावली के समांतर, फिर हिमालय से टकराएंगी, फिर मेघालय की पहाड़ियों में टकराएंगी और ये पूरी आर्द्रता के बाद करती है भारत में वर्षा करती है। इसी को कहते हैं मानसून का आगमन। अब बताओ मानसून का आगमन समझ में आया कि नहीं आया, ये बता दो आप मुझे खाली बस। मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे उत्पन्न हुआ ITCZ के हिसाब से ये बता दो। अभी तो बहुत सिलेबस बचा हुआ है, अब तो सिलेबस बचाई कहाँ है, अब नहीं बचाया सिलेबस, ये एक बड़ा टॉपिक बचा है बस लास्ट। इसके बाद तो दो क्लास के टॉपिक काउंटिंग कर लेना आप, एक क्लास, दो क्लास, एक क्लास, दो क्लास, एक क्लास, दो क्लास, बस खाली इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये हो गया, हाँ ये यहाँ तक हो गया। अब तुम सुन लो, ये बात यहाँ तक आ गई। अब बेसिकली क्या होता है, अब क्या होता है कि ये व्यापारिक पवनी इनको धक्का मिलता है यहाँ पर ठंडा पानी, यहाँ पानी ठंडा है, यहाँ पानी ठंडा होने की वजह से यहाँ की वायु गर्म होती है, यहाँ की वायु जब गर्म होती है, यहाँ की वायु गर्म होती है, सॉरी ठंडी जब होती है तो दाब उच्च बनता है। जब ठंडी वायु होगी तो भाई पानी ठंडा, वायु ठंडी, यहाँ की वायु ठंडी, हाई प्रेशर मतलब धक्का कुछ मिल रहा है, क्योंकि पवनी किस तरफ चलती है तो यहाँ पर लो प्रेशर सेंटर है ना, तो हाई प्रेशर टू ये पवनी लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू पवनी लो प्रेशर। लेकिन ऐसा हो गया कि यार यहाँ पर तापमान बढ़ गया 3 से 4 डिग्री सेल्सियस, और तापमान जब 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, जब 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा तो आप समझो इस बात को, 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा आपका, जब 3 से 4 डिग्री बढ़ा तो ये जो पुश मिल रहा था, ये जो धक्का मिल रहा था, ये जो धक्का मिल रहा था भाई साहब, ये धक्का जो है ये धक्का नहीं मिल पाया। जो पवनी ऐसे चल रही थी, ऐसे चल रही थी पवनी ना, ये पवनी ऐसे चलने लगी, ऐसे ऐसे चलने लगी, ऐसे पवनी ऐसे चलने उल्टी, जाना ऐसे था लेकिन अल नीनो एक्टिव होने से पवनी ऐसे विपरीत आ गई। जब ये पवनी ऐसे अपोजिट आई, जब ये पवनी ऐसे अपोजिट आई, जब ये पवनी ऐसे अपोजिट आई तो ये जो पुश था ये नहीं मिला, ये पुश नहीं मिला तो पवनी देरी से पहुंची, लेट पहुंची ना, पवनी देरी से पहुंची और सामान्य से कम वर्षा हुई। इसे ही कहते हैं विलंबन और शिथिलन। विलंबन मतलब मानसून देरी से पहुंचना, शिथिलन मतलब शिथिल हो जाना, ठंडा पड़ जाना, डाउन पड़ जाना। डाउन पड़ने का मतलब बारिश औसत से कम होना। मेरी बात समझे नहीं समझे? तो ये विलंबन और शिथिलन की स्थिति यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी, विलंबन और शिथिलन की स्थिति देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के आपकी बातें यहाँ तक आएंगी। तो ये एल नीनो है, अब समझ में आया हो तो मुझे बताओ। इसके अपोजिट लानिना है। लानिना ये होता है कि तापमान 2-3 डिग्री बढ़ जाता है, घट जाता है, सॉरी ठंडा पानी है और ज्यादा ठंडा हो जाएगा, इसको लानिना कहते हैं, है ना। पानी ठंडा, पानी और अगर ठंडा हो गया, अगर और ठंडा हो गया पानी तो और ठंडा होने की स्थिति में क्या होगा कि अधिक ठंडा होने की स्थिति में और उच्च वायु दाब तो था ही, और ज्यादा उच्च वायु दाब हो जाता है, और उच्च वायु दाब, और जब उच्च वायु दाब का और ज्यादा उच्च वायु दाब हो जाएगा भाई, हाई प्रेशर और हाई हो जाएगा तो पानी आई नहीं है तो वैसे और तेज गति से मानसून समय से पहले पहुंच जाएगा और औसत से वर्षा अधिक होगी। इस स्थिति में बाढ़ आएगी, है ना। अल नीनो में सूखा, मानसून में देरी, और लानिना पेड़ों का ठंडा पानी और ठंडा हो जाएगा, मानसून पहले पहुंचेगा, बाढ़ आएगी, बाढ़ की स्थिति देखने को मिलेगी। तो ये कुल मिलाकर सिस्टम बनता है अल नीनो और लानिना। अब एक गिलबर्ट वाकर ने एक वाकर साइकिल बताया। भाई गिलबर्ट वाकर ने कहा कि देखो ऐसा है, स्टडी करी उन्होंने, और यहाँ पे एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है ताहिती। मैं दक्षिणी दोलन आपको समझा दे रहा हूँ, बिल्कुल आसान भाषा, बिल्कुल आसान भाषा समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। बोले साहब यहाँ पर पड़ता है ताहिती और यहाँ पर एक स्थान पड़ता है ऑस्ट्रेलिया जिसका नाम है डार्विन। इन्होंने दो जगहों के बीच में स्टडी करी, ताहिती डार्विन, ताहिती और डार्विन। कैसे स्टडी, क्या स्टडी हुआ तो बोले भाई देखो ऐसा है कि जब यहाँ पर अल नीनो आता है, सुनिएगा ध्यान से एक बात को, पूरा मतलब तगड़ा वाला कॉन्सेप्ट है ये वाला, आपको वोकर साइकिल समझ में आ गया, ये वोकर साइकिल है। जब यहाँ अल नीनो आया, देखो अब मैं दो बात करूंगा, एक तो एल नीनो की बात करूंगा, एल नीनो की बात करूंगा, और एक मैं नॉर्मल स्थिति की बात करूंगा। नॉर्मल का मतलब देख, नॉर्मल की जब बात करूंगा तो पेरू कोल्ड करंट है ना, और एल नीनो की बात करूंगा तो पेरू वार्म करंट है। जब गर्म पानी होगा पेरू की धारा का तो मैं बात करूंगा एल नीनो, नॉर्मल की बात करूंगा तो पेरू की कोल्ड करंट आएगी, ठीक है। बच्चे बात सुनो तुम लोग ध्यान से कि यहाँ जो ताहिती आपको पड़ता है, भाई साहब ताहिती जो आपको पड़ता है, यहाँ पर जब स्थितियां नॉर्मल होंगी तो पानी ठंडा है, पानी ठंडा है तो हाई प्रेशर है। इसके कंपैरिजन में डार्विन में लो प्रेशर है। एक सिंपल बात बताई, मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने सामान्य सी बात बताई कि जब यहाँ पर पेरू का पानी ठंडा है, पेरू की धारा ठंडी है, तब पेरू की धारा ठंडी होने की वजह से यहाँ हाई प्रेशर और डार्विन में लो प्रेशर है। पवनी चलती है इधर ताहिती से किस तरफ चलती है, ये किस तरफ चलती है, डार्विन की तरफ। डार्विन की तरफ से पवनी ऊपर उठती है और कहाँ पर उतरती है, उतरती है देखो यहाँ से पवनी चलेगी, यहाँ से ऊपर उठेगी और ये उतरेगी कहाँ पर आकर के ताहिती पर, ऐसे चलेगी, उठेगी, उतरेगी कहाँ पर ताहिती पर, चलेगी, चल के उतरेगी ताहिती पर। ये नॉर्मल स्थितियों की बात कर रहा है। जब यहाँ पानी ठंडा होता है, पेरू की धारा अल नीनो नहीं होता है, तब ये पवनी इधर से इधर चलती है, साउथ अमेरिका की तरफ से ऑस्ट्रेलिया की तरफ। भारत को काफी फायदा होता है, या पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में बारिश होती है, अच्छी बारिश होती है, ये नॉर्मल स्थिति है। इसकी व्याख्या करने वाले व्यक्ति हैं और व्यक्ति करने का नाम है कौन, इनका नाम है गिलबर्ट वाकर। तो ये भारत के लिए पॉजिटिव है, इसलिए इसको कहते हैं पॉजिटिव वॉकर साइकिल, वॉकर साइकिल, पॉजिटिव वॉकर साइकिल। इसको बोलते हैं धनात्मक वाकर चक्र बोलते हैं, धनात्मक वाकर चक्र बोलते हैं, धनात्मक वाकर चक्र बोलते हैं, ठीक है ना, धनात्मक वाकर चक्र इसको हम बोलते हैं। लेकिन जब भाई साहब अल नीनो एक्टिव हुआ तो अल नीनो जब एक्टिव हुआ तो पवनी ऐसे, पानी गर्म हो गया, पानी गर्म हुआ, प्रेशर कैसा हो गया, लो हो गया, यहाँ हाई हो गया, यहाँ लो हो गया। भाई पहले यहाँ हाई था, यहाँ लो था। अल नीनो की स्थिति में, अल नीनो की स्थिति में, अल नीनो की स्थिति में यहाँ हाई हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, लो हो गया। तो पवनी ऐसे चली डार्विन से ताहिती की तरफ, यहाँ से ऊपर उठ करके यहाँ उतरी और ये आपका देखोगे तो अब ये जो साइकिल ऐसे बना हुआ था, ऐसे बना हुआ था जो साइकिल, अभी उल्टा हो गया। अभी साइकिल ऐसे हो गया, पहले था कैसे, पहले ऐसे था, अब कैसे हो गया, अब ऐसे हो गया, उल्टा हो गया। और ये भारत के लिए काफी नुकसानदायक होता है। जब ये पानी गर्म होता है, पवनी इधर चलती है तो वहाँ नुकसान होता है। इसको कहते हैं नेगेटिव वाकर चक्र बोलते हैं, नेगेटिव वाकर चक्र बोलते हैं। देखो यहाँ हाई, यहाँ लो, फिर यहाँ लो, यहाँ हाई, इस तरीके से बार बार क्या होते हैं, दोलन होता है। मतलब एक बार इधर लो, एक बार इधर हाई, इधर हाई, इधर लो, इधर लो, इधर हाई, ये दोलन होता है इस प्रकार से। और ये जो दोलन होता है ना, लो हाई प्रेशर, और चूंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में घटना हो रही है इसलिए इसको हम दक्षिणी दोलन के रूप में जानते हैं, दक्षिणी दोलन। तो देखो जब अल नीनो एक्टिव होगा तो नेगेटिव वाकर, जब अल नीनो एक्टिव नहीं होगा तो पॉजिटिव वाकर। इसलिए हमने इसको लिखा था पीछे, याद करके देखो आप, इसलिए बेटा हमने लिखा था एनसो, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, अल नीनो और सदर्न ऑसिलेशन। इसलिए इसको हमने एक साथ लिखा था अल नीनो एंड सदर्न ऑसिलेशन, अल नीनो और दक्षिणी दोलन। जल्दी बताओ समझ में आई कि नहीं बात, फटाफट बताओ। पूरा कांसेप्ट मैंने समझा दिया। अगर आप थोड़े से भी ठीक बच्चे हैं मतलब थोड़ा से भी अगर चीजों को अगर आप समझते हैं हल्का फुल्का भी, और आप में अगर 1% भी गंभीरता है तो मुझे लगता है कि आपको मजा आ गया होगा, मजा आ गया, शानदार समझ में आ गया पूरा कांसेप्ट। अगर थोड़ा सा भी आपकी गंभीरता है और आप मानते हैं कि हाँ भाई मजा आया, है ना, बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आज के बाद जिंदगी में कभी भी वाकर चक्र और अल नीनो में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए ना। चलो सारे बच्चे बताओ, सारे बच्चे कमेंट करो, सभी बच्चे बताओ कमेंट करके। और अब ना शाम को क्लास में आ जाएगा तुम, ठीक है ना। अभी लगातार अपनी क्लास चलती रहेगी ना, लगातार अपनी क्लास लेंगे और उसमें अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छे समझ में आ गया सर।
बिल्कुल सर, समझ मजा आ गया, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ये अली नो कुछ जगहों पर मिलेगा 3 से 8 वर्ष के अंतराल पर, कुछ जगहों पर मिलेगा 5 से 10 वर्ष के अंतराल पर, है ना? तो वो अलग-अलग विद्वानों ने अपने-अपने हिसाब से जो है इसका वो बताया है ना? शाम को 8 बजे बिहार एग्जाम केजीएस पर, नहीं आया समझ में, इसको दोबारा फिर से देखने को, हाई स्कूल के बाद आपसे ज्योग्राफी पढ़ के सब समझ आ जाता है सर, बहुत बढ़िया। शाम को 8 बजे, है ना? यस सर, हम डेली क्लास करते हैं, बहुत बढ़िया। 8 बजे बिहार एग्जाम केजीएस पर अपनी इंडियन ज्योग्राफी की वो चल रही है। अभी मैं उसमें एक सिस्टम और कर चुका हूँ कि उसमें स्टेट वाइज हम वो भी बता दे रहे हैं, नेशनल पार्क बता दे रहे हैं। तो आज हमने एक स्टेट टाइटल बताया उत्तराखंड के, जैसे राजाजी, फूलों की घाटी, है ना? गोविंद नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है ना? तो नंदा देवी नेशनल पार्क है कि नहीं? स्कॉट वन्यजीव अभयारण्य, है ना? स्कॉट वन्यजीव अभयारण्य बताया था, गंगोत्री नेशनल पार्क बताया था। अब आज जो है, आज से हम 2 या 3 स्टेट को लेंगे, 2 या 3 स्टेट को लेंगे, कम से कम 2 या 3 स्टेट के नेशनल पार्क आज से हम बताना शुरू करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि नेशनल पार्क के प्रश्न बीएसआर वगैरह इनसे आते हैं, तो थोड़ा सा देखते हैं उसको, ठीक है? चलिए, आ रही बात समझ में? चलो, बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब बेटा देखो, ये अल नीनो सक्रिय होने की स्थिति में मैंने ये डायग्राम से बहुत प्यारे डायग्राम्स दे रखे हैं, नोट्स तुम्हारे पास आ गए होंगे, उनमें सब डायग्राम्स होंगे, इनको आप रीड आउट करना। वो सारा मैंने जो पीछे समझाया है वो पूरा यहाँ पर लिख दिया है। अल नीनो अर्थात जब पेरू की ठंडी जलधारा का तापमान बढ़ जाता है, जिससे यहाँ निम्न वायुदाब का विकास होता है, इसको क्या कहते हैं? अल नीनो कहते हैं, ठीक है ना? अल नीनो जब अल नीनो के सक्रिय होने की स्थिति में दक्षिण प्रशांत महासागर में व्यापारिक पवन परिसंचरण प्रभावित होता है, व्यापारिक पवनों का जो सर्कुलेशन वो प्रभावित होता है, क्योंकि पेरू की ठंडी जलधारा गर्म होने पर पेरू और चिली तट के सारे तापमान वृद्धि से निम्न वायुदाब, पेरू और चिली तट के सारे तापमान कम हो जाएगा, जिससे तापमान बढ़ जाएगा, जिससे लो प्रेशर, है ना? तापमान वृद्धि से निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है, लो प्रेशर बनता है, पेरू की चिली की ओर पवनों की चलना प्रारंभ हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप एंडीज और अटाकामा में भारी वर्षा होती है, ऑस्ट्रेलिया, भारत और संपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया में मानसून देरी से पहुंचता है, सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात विलंबन और शीतलन। भाई जबरदस्त एक्सप्लेनेशन है, तगड़ा एक्सप्लेनेशन। मैं सच बता रहा हूं आपको, मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूं कि ये सब चीजें मैं भी पढ़ा हूं ज्योग्राफी सर से, है ना? हमारे गुरुजी भी बहुत अच्छे थे, अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी थी, लैंग्वेज नहीं मिलती थी सिस्टमैटिक तरीके से, और बहुत कमी महसूस होती थी यार कि सर अच्छा समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शिकायत नहीं, अब भी नहीं है, लेकिन अगर वो काश हमें अगर चीजें इस तरीके से इस वे में हमें मिल जाती, इस तरीके के डायग्राम्स मिल जाते, सटीकता इतनी मिल जाती, तो मजा आ जाता है नहीं? तो ये मैंने बहुत मुश्किल से डेवलप चीजों को किया है अपने से, टिप टाप के नकल मार के, वैसा कुछ नहीं है, सब कंटेंट को बहुत अच्छे से मैंने तैयार किया है, एक चीज को आप इसका बेनिफिट लीजिए, प्रॉफिट लीजिए, जितना ले सकते हो, ठीक है ना? तो ये देखो हमने क्या कहा, इधर इस तरफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और ये विंड जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आएगी, किस तरफ आएंगी, साउथ अमेरिका की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और इधर विंड चलती है प्रशांत महासागर के ऊपर से, है ना? और यहाँ पर आर्द्रता लाती है, यहाँ बादल बनते हैं और खूब भारी वर्षा होती है, अटाकामा मरुस्थल नीचे दिखा रखा है और एंडीज पर्वत दिखा रखा है, कितने अच्छे डायग्राम्स, ये सब डायग्राम देखो आप। लानिना देखो, लानिना की स्थिति में क्या कर दिया हमने, मैंने बता दी, इस स्थिति में मध्य एवं पूर्वी प्रशांत महासागर के जल का तापमान कुछ घट जाता है, जिससे प्रबल व्यापारिक पवनों की उत्पत्ति होती है, मानसून समय से पूर्व पहुंचता है, ऑस्ट्रेलिया, भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात अतिवृष्टि होती है, इससे अधिक जल वाली कृषि को लाभ होता है और भूजल स्तर भी ऊपर आता है। अल नीनो में क्या होगा, ऐसी खेती जो पानी में होती है उनको फायदा होगा, लेकिन जो पानी कम चाहिए जिनको उनको नुकसान भी होता है, और जब बारिश ज्यादा होती है तो नीचे ग्राउंड वाटर जो है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है ना? तो ये भी इसका एक लानिना का एक फायदा आपका होता है, लानिना का फायदा होता है, लानिना का लाभ होता है, ठीक है ना? मैंने ये देखो, इसमें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपना 12 दिसंबर 24 को साल था कि लानिना जलवायु से जुड़ी एक घटना है, ये मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में विशेष रूप से ठंडे समुद्री सतह के तापमान की एक विशेषता है। इसमें लिखा है लानिना के दौरान अत्यधिक वर्षा से बाढ़, फसल की क्षति और पशुधन का हानि हो सकती है, यह वर्षा आधारित कृषि और भूजल स्तर को भी लाभ पहुंचा सकती है। लानिना से जुड़ी अधिक वर्षा कभी-कभी भारतीय क्षेत्र में कम तापमान का कारण बन सकती है, जो कुछ खरीफ फसलों की वृद्धि और विकास को प्रभावित कर सकती है। देख लो, ये भारत सरकार ने लिख के दिया है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है भारत सरकार का लिख के दे रहा है, ये बहुत अच्छी चीजें हैं ये सब, है ना? तो देखो, देश के अधिकांश हिस्सों में लानिना के प्रभाव से अधिक सामान्य से अधिक वर्षा होती है, किंतु इसमें पूर्व उत्तर भारत और पूर्व उत्तर क्षेत्रों में शामिल नहीं है। लानिना वर्षा के दौरान सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा लानिना के प्रभाव वाले वर्षा के दौरान सर्दियों में मौसम में सामान्य से कम तापमान देखा जाता है। तमाम चीजें बहुत शानदार शानदार तरीके से लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है ना? चलो आगे, लानिना, लानिना की स्थिति मैंने बता दी यहाँ पर, ठीक है ना? तो यहाँ पर जलीय सतह का तापमान कम हो जाएगा, यहाँ उच्च वायुदाब का विकास होगा। जब उच्च वायुदाब बनेगा, या लानिना की स्थिति होगी, अतिवृष्टि मानसून समय से पहले पहुंचता है, मानसून समय से पहले, क्योंकि प्रबल व्यापारिक पवनें इधर से आती है, प्रबल व्यापारिक पवनें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है ना? अलिना और लानिना प्रॉपर तरीके से आपको बता दिए, बताओ यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं? ट्यूशन सबका ऑब्जेक्टिव करवाइए सर, शाम को न्यूट्रल सेशन जो होता है ना, उसमें अपन करते हैं इसको, ठीक है ना? भाई करिए जल्दी फटाफट, आगे भी पीडीएफ भेज रखिए, नेक्स्ट लगाओ, जल्दी लगाओ स्पीड से, इसमें सेव है क्या बोर्ड के ऊपर? एक बार ही सेव कर दिया करो यार। लेकिन अब की बार मैंने एक अच्छा काम, ये पूरा दक्षिण ध्रुव सकारात्मक वाकर चक्र और नकारात्मक वाकर चक्र है ना, ये भी पूरा मैंने बता दिया अच्छे तरीके से। अब आप आओ इंडियन ओशन डायपोल, इंडियन ओशन डायपोल, इस पर आओ, आसान सा है बहुत, ज्यादा कोई इसमें खास बात नहीं है। द्विध्रुव है ना डायपोल, द्विध्रुव का मतलब दो ध्रुव, एक ध्रुव ठंडे पानी वाला लो प्रेशर का, एक गर्म पानी वाला हाई प्रेशर का, सॉरी यार, एक हाई प्रेशर का और एक लो प्रेशर का, एक तरफ ठंडा पानी एक तरफ गर्म पानी, ठीक है? आईओडी, इसको हम एक बार थोड़ा सा समझते हैं। आईओडी इंडियन ओशन डायपोल, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आईओडी का, मतलब इंपॉर्टेंट बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट है, इसको आप थोड़ा सा समझो। अरे हीरो, ओ भाई इधर, नेक्स्ट नेक्स्ट कहां पर है? अच्छा ये, हाँ ठीक है ठीक है, हो गया। ये बड़ा मतलब प्यारा सा एक कॉन्सेप्ट है आईओडी का, चलो मैं आपको भी समझाता हूँ आईओडी, ठीक है जी? आईओडी समझाता हूँ, इंडियन ओशन डायपोल, है ना? इंडियन ओशन डायपोल ये समझाता हूँ मैं। देखो इंडियन ओशन डायपोल को समझते हैं। देखो इंडियन ओशन डायपोल की दो स्थिति, एक सकारात्मक और एक कौन सा होता है नकारात्मक। देखो एक बात को समझो, तुम ध्यान दो, जब पश्चिमी हिंद महासागर का पानी का तापमान कुछ ज्यादा हो, यहाँ का तापमान क्या हो कुछ ज्यादा, तो यहाँ तापमान ज्यादा होगा। देखो हिंद महासागर का जल का गर्म होना, है ना? इसका क्या होना, गर्म होना। हिंद महासागर के इस जल का, पश्चिमी हिंद महासागर, इसमें आप लिखना पश्चिमी, पश्चिमी हिंद महासागर के जल का गर्म होना, जब ये पानी गर्म होगा आपका, तो इसकी वजह से लो एयर प्रेशर क्रिएट होगा, लो एयर प्रेशर क्रिएट होगा, लो एयर प्रेशर क्रिएट होगा। जबकि इसके कंपेरिजन में यहाँ कैसा है, आपका पानी ठंडा है, तो पूर्वी हिंद महासागर के पानी का, पूर्वी हिंद महासागर के जल का ठंडा होना, जब ये पानी ठंडा होगा तो यहाँ पर कैसा एयर प्रेशर क्रिएट होगा, हाई एयर प्रेशर क्रिएट होगा। हाई एयर प्रेशर, विंड चलती है हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ, हाई एयर प्रेशर किस तरफ चलती है, लो एयर प्रेशर की तरफ, और ये ऐसे आपकी आती है। फिर ये देखो इस तरीके से आएंगी, हाई प्रेशर से लो और इस तरफ भारत में एंटर करेंगे, ठीक है ना? ये रहता है अच्छा, मतलब सिंपल सी बात है। सकारात्मक आईओडी तब होगा जब पूर्व में ठंडा पश्चिम में गर्म। इसके अपोजिट यदि ऐसा हो जाए, इसके अपोजिट अगर ऐसा हो जाए कि पूर्वी जो हिंद महासागर है, उस पूर्वी हिंद महासागर में तो पानी कैसा हो जाए, गर्म हो जाए, पश्चिम में ठंडा हो जाए, तो विंड चलती है पश्चिम से किस तरफ, पूर्व की तरफ, पश्चिम से किस तरफ चलती है, पूर्व की तरफ चलती है। और ये जो है जो इधर जानी चाहिए थी, अभी अपोजिट हो गया सर्कुलेशन, तो इसको हम कहते हैं, ये कहते हैं नेगेटिव। इसमें कुछ खास बात नहीं, तुम खुद एक बार इस पर सोच करके देखो कि अगर ऐसी स्थिति बने, पश्चिम में गर्म पूर्व में ठंडा,
इधर लो प्रेशर हाई प्रेशर, विंड हाई प्रेशर टू लो भारत में आएगी, भारत में मानसून सही पहुंचेगा। और जब पश्चिम में हाई प्रेशर और पूर्व में लो प्रेशर, तो विंड हाई टू लो चलेगी, विंड हाई टू लो सर्कुलेशन होगा, और इससे क्या होगा, भारत में मानसून देरी से आएगा, इससे भारत में मानसून को नुकसान होगा। तो ये आपका होता है कौन सा, नेगेटिव होता है। तो इसमें कोई खास बहुत सारी बातें नहीं है, सामान्य बातें ये वाली, ठीक है, ये सामान्य बातें। तो इसमें मैंने लिख दिया है कि सकारात्मक में क्या होता है, सकारात्मक क्या होता है, इस स्थिति में पश्चिमी हिंद महासागर के जल का तापमान पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में अधिक होता है, जिससे अफ्रीका के पूरी तट के सारे न्यून वायुदाब केंद्र विकसित हो जाता है, व्यापारिक पवन तीव्र गति से पहुंचती है, तो भारत में अच्छी वर्षा होती है। इसके विपरीत स्थिति क्या दिखाती है, नेगेटिव दिखाती है, बस इसमें ज्यादा कुछ खास बात है नहीं, तो बिल्कुल सामान्य है, ठीक है ना। तो वो पूछेगा कि जो है सकारात्मक आईओडी या नकारात्मक आईओडी की स्थिति में क्या होता है, पूर्व में कैसा पानी, पश्चिम में कैसा पानी, तब प्रश्न पूछना होगा, तब की बात है, ठीक है ना। तो ये बात है, देखो जब भी पॉजिटिव आकर चक्कर या जब भी कभी आपको पॉजिटिव आईओडी की बात करेगा तो भारत में फायदा, नेगेटिव मतलब भारत में नुकसान, ठीक है, ये बात है। नेक्स्ट आप देखो अगला, अगला है आपका, और अगला है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, टेम्परेट साइक्लोन्स, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, पश्चिमी विक्षोभ, बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा शानदार वाला कॉन्सेप्ट है। इसमें मैं आपको पढ़ाता हूँ डायग्राम बना करके, और फिर मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम से, और फिर ये कॉन्सेप्ट आपको जो है तो फिर मैं जो है इसको समझाता हूँ अपने उस वे में, और फिर जो है आपको ये थ्योरी बता दें। देखो बेसिकली क्या होता है, ये वाला आपका अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, ठीक है, ये अफ्रीका वाला हिस्सा अफ्रीका है, और ऊपर की तरफ आप चलोगे तो ऊपर की तरफ ये वाला जो है, ये वाला जो है ना, ये वाला इसको अपन कहते हैं कौन सा, ये अरब प्रायद्वीप है, ठीक है ना। और ये यहाँ से आपका ये वाला, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर ये देखो आप, ठीक है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ पर, ये यहाँ पर आपके क्या बनते हैं, है ना, यहाँ पर यूरोप की तरफ से ठंडी वायु, यूरोपियन शीत वायु राशि, यूरोपियन शीत वायु राशि, शीत वायु राशि, यूरोपियन शीत वायु राशि, ये सहारा की गर्म वायु राशि, उष्ण वायु राशि, है ना। तो वार्म एयर मास, और इस तरफ आपका कौन सा है, कोल्ड एयर मास, इस तरफ आपका कौन सा है, कोल्ड एयर मास, ये आपका वार्म एयर मास, कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास, ठीक है ना, ये आपका है कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास। सुनो ध्यान दो एक बात पर ध्यान दो आप, एक बात पर ध्यान दो कि जब दोनों वायु राशियां आपस में मिलती हैं, दोनों यूरोप की ठंडी और सहारा की गर्म, दोनों एयर मास आपस में मिलती है, ठंडी और गर्म एयर मास दोनों मिलती हैं आपस में, दोनों आपस में जब मिलेंगे तो यहाँ पर चक्रवात उत्पन्न होते हैं, और चक्रवात जो है ना, ये चूंकि भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं, अतः इनको भूमध्य सागरीय चक्रवात के नाम से जानते हैं, इनको बोलते हैं भूमध्य सागरीय चक्रवात, या ये शीतोष्ण कटिबंध में आते हैं, अतः इनको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दो, भूमध्य सागर के ऊपर, भूमध्य सागर के ऊपर, भूमध्य सागर के ऊपर, भूमध्य सागर पर, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में यूरोपियन शीत वायु राशि और अफ्रीका की गर्म वायु राशि के आपस में अभिसरण होने से यहाँ साइक्लोन्स का उत्पत्ति होती है, और जब साइक्लोन्स बनते हैं तो इन्हें भूमध्य सागरीय, चूंकि शीतोष्ण कटिबंध बनते हैं अतः इनको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। एक बड़ी सिंपल बात ही होगी, इसमें तो कोई बात बड़ी बात है ही नहीं, तो आप किसी को भी समझा दी बात, तो भाई अनपढ़ आदमी समझ जाए। अब मान लो कोई आदमी बिल्कुल अनपढ़ है, बेचारा मजदूरी करता है, दिहाड़ी करता है ना, या अपना किसान भाई है, कोई अपने पिताजी हैं, दादाजी हैं, या अपने पिताजी कहीं मजदूरी करते हैं, 8वीं 7वीं पढ़े हुए हैं, नहीं भी पढ़े हुए मान लो, उनको भी आप बताओगे कि बाबा ऊपर से आती है ठंडी ठंडी हवा, नीचे से आती है गर्म गर्म हवा, क्योंकि ऊपर से यूरोप है और यूरोप में बर्फ पड़ती है, ऊपर ठंडी हवा आ रही है, बाबा को समझा दो नीचे से अब मरुस्थल बहुत बड़ा गर्म हवा जाती है, बीच में भूमध्य सागर पड़ता है, तो हाँ भाई तो सिंपल बात है। फिर आप बोलोगे जब दो इस प्रकार की वायु मिले जिनका स्वभाव अलग है, तो आपस में मिलते समय साइक्लोन्स बनाती है, चक्रवात बनाती है, हवा का चक्कर बनाती है, हाँ ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो यूरोपियन शीत वायु राशि, अफ्रीका की सहारा की ठंडी गर्म वायु राशि दोनों मिली चक्रवात बनाए, बोलो बाबा चक्रवात भूमध्य सागर में बनते हैं, इसलिए इनका नाम है भूमध्य सागरीय चक्रवात, हाँ ठीक है भाई, इसमें क्या दिक्कत है, इतनी बात आप किसी को समझा सकते हो, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। फिर आप समझाओ बाबा 10-12 किलोमीटर ऊंचाई पर एक हवा चलती है, बोलो अच्छा कौन सी हवा है, बोलो भाई 10-12 किलोमीटर ऊपर कौन सी हवा चलती है, बोले एक हवा चलती है, एक हवा चलती है, और बोले जो हवा है उसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम। फिर बाबा ने पूछा कि यार अच्छा बात कर रहे हो जी, जेट स्ट्रीम क्या चीज़ है, तो फिर आप बता दो सिंपल बात कि देखो एक लड़ाई हो रही थी आपके ज़माने में, बोले हैं हमारे ज़माने में लड़ाई, बोले हाँ आपके ज़माने में जब लड़ाई हो रही थी तो विश्व युद्ध हो रहा था, तो विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका आया बम गिराने के लिए जापान पर, अब अमेरिका का जहाज आगे चले तो सही, अब बढ़ तो रहा है लेकिन टाइम बहुत लगा रहा है, बहुत समय लग गया, बोला अच्छा, फिर बोला बम गिरा तो वापस मुड़ गया, जितना टाइम लगना चाहिए उससे पहले पहुंच गया, आते टाइम ज़्यादा समय लगा, जाते टाइम कम समय लगा, सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात है। बोला सुना तो था हमने उस जमाने में ये बात कि हाँ भाई ऐसा हुआ है, तो बाबा उस समय पर पता चला कि एक हवा चलती है जो 12 किलोमीटर पर चलती है, जहाँ हवाई जहाज चलते हैं, और वो हवा उस जहाज को आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, बोला है, तो बोले वैज्ञानिक ने बताया कि यही हवा कहलाती है, जेट विमानों के द्वारा पता चला, तो इसको कहते हैं जेट स्ट्रीम कहते हैं, बोला अच्छा, बोला हाँ, तो फिर बता दो आप उनको समझा दो किसी को भी, मैं बता रहा हूँ गाँव के जमींदार आदमी को कैसे समझा सकते हो आप। तो बोले फिर क्या हुआ, तो बोले वो जो हवा चलती है वो हवा ये चक्रवात उठाती है, चक्रवात उठा करके और इन चक्रवातों को अपने साथ लेकर चल पड़ती है, और इन चक्रवातों को लेकर जब ऐसे चलती है तो बीच में कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी से वो लेती है नमी, और बोले यहाँ से नमी लेकर के और ये अरावली राजस्थान पंजाब हरियाणा इसमें सब में बारिश करती है दिसंबर जनवरी में, और बोले हिमालय के अंदर बारिश नहीं करेगी, हिम की वर्षा करेगी, हिम की बारिश करेगी, बोला हाँ ये जेट स्ट्रीम पवन इन भूमध्य सागरीय चक्रवातों पश्चिम की तरफ से आती है, इसलिए इनको पश्चिमी जेट स्ट्रीम कहते हैं, और ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो है वर्षा करती है ना, और ये पश्चिम जेट स्ट्रीम लेकर के आती है कहाँ पर, भारत में वर्षा लाती है शीतकाल के दौरान उत्तर भारत के अंदर, ध्यान रखना, और वो भी उत्तर भारत में, पूरा उत्तर भारत उसमें भी मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत, और ये हिमालय के अंदर क्या करती है, हिमालय के अंदर हिम वर्षा करती है, वहीं पर ये उत्तर का जो विशाल मैदान का भाग है उसमें जल की वर्षा करती है दिसंबर जनवरी, बोला अच्छा जी, बोला हाँ, तो बोले बाबा पता है तुम्हें कि सर्दियों में कौन सी फसल लगी, बाबा पता है रबी लगी हुई है, बाबा पता है सरसों गेहूं चना जो ये फसल है मटर वगैरह, तो अच्छा ये सर्दियों में बारिश इसलिए होती है, हाँ भारत की कुल वर्षा का 3% इनसे होती है पश्चिमी विक्षोभ से, क्योंकि चक्रवात इसलिए विक्षोभ कहते हैं, पश्चिम की तरफ से आते हैं इनको पश्चिम विक्षोभ कहते हैं, बोले पश्चिम विक्षोभ जो आते हैं इनसे रबी फसलों को काफी फायदा होता है, लाभदायक होते हैं, और रबी फसलों को चूंकि लाभदायक होता है तो इनको कहते हैं रबी फसलों का वरदान, ब्लेसिंग ऑफ रबी क्रॉप्स। और चूंकि तो बूंद गिरती है, बूंद ये सोने के समान बड़ी मतलब इंपॉर्टेंट होती है, जैसे सोना होता है, इसलिए इनको सुनहरी बूंदें या गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। तो ये कुल मिलाकर तुम्हारा होता है पश्चिम विक्षोभ। बताओ समझ में आएगा? आज ही जाके बाबा को समझा देना, आज ही जाके बाबा को समझा देना पूरा, ये साइक्लोन बाबा समझ जाएंगे तुम्हारे, ये जितनी बात मैंने बताई सब बातें यहाँ पर लिखी है, बस पीपीटी का इतना फायदा हो रहा है कि मुझे लिखना नहीं पड़ रहा है, लिखा लिखा तो मुझे दे रहा हूँ मैं, है ना, और इसके भी पहले नोट्स दे दिए,
तो मेरे बाबा ने फिर मैं समझा रहा हूँ मेरे बाबा को। बाबा बोले कि चंदन बाबा बताओ क्या कहते हो तुम, सर्दियों में बारिश होती है? बोले इसको तो मावठ बोलते हैं। मैं कहा हाँ मावठ बोलते हैं। मेरे बाबा 5000 किलोमीटर चल कर आता है मावठ का पानी। बोला हाँ, बड़ा चंबा हुआ बाबा को समझाते समय। समझे नहीं समझे? तो राजस्थान में इस वर्षा को मावठ कहते हैं। क्या कहते हैं? मावठ। ठीक है ना, मावठ बोलते हैं। तमाम बातें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, समस्त बातें जो बातें यहाँ पर थी, तो ये सब सारी चीजें लिखी थी। दिसंबर जनवरी में होता है, राजस्थान में मावठ कहते हैं। रबी फसलों के लिए लाभदायक होती है, रबी फसलों को वरदान कहते हैं तथा इनसे प्राप्त होने वाला गोल्डन ड्रॉप्स नरी बूंदों के रूप में तमाम बातें मैंने लिख दी है। किस प्रकार से उत्पत्ति होगी वगैरह 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 सब लिख दिया है, सब कुछ लिख दिया। 3% कुल वर्षा का इनसे प्राप्त होती है। जलवायु समझ में नहीं आएगा। जलवायु जलवायु तो ऐसे समझा देंगे अपने कि आप क्या, आप तो मतलब आप खुद ही किसी को पढ़ा दोगे उल्टा जाकर के। जलवायु तो मैं पढ़ा देता हूँ, है ना। जलवायु तो ऐसा पढ़ा देंगे आपको। अब आ जाओ भारत में ऋतु में। भारत में ऋतु पढ़ा पाओ। भारत में ऋतु में, भारत में ऋतु में सीजन्स इन इंडिया, सीजन्स इन इंडिया, सीजन्स इन इंडिया। भारत में ऋतु में सीजन्स इन इंडिया, है ना। देखो सीजन्स इन इंडिया आगे सबको अच्छे समझ में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बड़े अच्छे बच्चे हो तुम लोग, बहुत ध्यान से समझते हो तुम लोग, है ना। बिहार में शीतलहरी नहीं, बिहार में शीतलहरी होती है कि जब हिमालय में बर्फबारी होती है तो ठंडी ठंडी पवन चलते हैं, उनको शीतलहर बोलते हैं। ठीक है ना। हिमालय में जब बर्फबारी होने लगती है तो समझ जाओ भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गए हैं, है ना। कल तुम्हारी जलवायु को निपटा देंगे ना, कल जलवायु करवा देंगे। जलवायु के बाद आपको पढ़ाएंगे फिर सीधा जलवायु के बाद में वन जनगणना। जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पहले वन पढ़ाएंगे फिर जनगणना, मिट्टी से क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है ना। तो देखो ये वर्षा ऋतु कितने प्रकार की, सॉरी ऋतु कितनी है? 4। एक होती है शीत ऋतु, एक होती है ग्रीष्म ऋतु, एक होती है वर्षा ऋतु और एक होती है सर्दियां मानसून निवर्तन की ऋतु। ठीक है ना। एक दो क्लास लेंगे इसमें ना। हाँ लिख कर याद करती हूँ फिर कभी नहीं बोलती हूँ। ठीक, बड़ी अच्छी बात है। आज सुबह स्टूडेंट का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। अरे तो छोड़ो तुम अभी उसको यार, फालतू इस पर ध्यान दो ना। शीत ऋतु सर्दियां कब होती है? सर्दियां होती हैं। इसकी अवधि होती है मध्य नवंबर से फरवरी, मध्य नवंबर से फरवरी। उत्तर भारत के तापमान 10 से 15 डिग्री, दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में तापमान 24 से 25। दक्षिण भारत में शीत ऋतु देखने को नहीं मिलती है। तापमान में बहुत अंतर नहीं होता है, 1-2 डिग्री का अंतर होता है, तो बहुत सारा अंतर तापमान में नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है ना। तो ये बहुत सारा अंतर इसमें नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारा अंतर नहीं होता है। इस समय उत्तर भारत में वायु दाब उच्च होने से प्रतिचक्रवात दशाओं का विकास होता है। ये एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस में कल समझाऊंगा इसको ना, क्योंकि अभी समझ में आएगा भी नहीं, मैं कितनी देर लगा दूंगा, तो इसमें समय चाहिए पूरा, है कि नहीं। कल अपन शीत ऋतु से शुरू करेंगे, अपने कल यहाँ से शुरू करेंगे। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन कौन सी होती है, तमाम बातें कल पढ़ा देंगे आपको। ठीक है ना। कल तमाम बातें पढ़ा देंगे, बढ़िया मजेदार टॉपिक है ये वाला ना। इसके बाद जो टॉपिक आएंगे थोड़े से बोरिंग होते चले जाएंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा फैक्ट है। जनगणना कंप्लीट फैक्ट, मिट्टी थोड़ा बहुत समझने का है, मिट्टी वन वगैरह है उसमें बहुत सारा कुछ समझने का नहीं है, उसमें भी ज्यादा फैक्ट सही है ना। तो चलिए फिर अपन करते हैं कल। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 46 नंबर होनी चाहिए। कितने नंबर? 46 नंबर, 46 नंबर, 46 46 46 46। हाँ 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 45। ढूंढ भाई, है ना। मैं इतनी बात करता हूँ बच्चों से, कमेंट दिखा सामने। तो टाइम को 8 से, अभी आज तो थोड़ा लेट हो गया, मैं नहाने में लेट हो गया उठने में, तो कल से जो है आपका हो जाएगा बिल्कुल टाइम से। सर साइंस और पॉलिटी नहीं होगा क्या? अच्छा एक बात बताओ, प्लेन ओपन कर देना शायद। तो अब है ना। 46 47 कंटिन्यूअस नहीं है ना, 47 48 है। तो जरूरी है अपने पास में कि भाई कैसे हम चीज़ों को आगे चल के करने वाले। विद फॉरेस्ट रिपोर्ट पीपीटी से ही करना पड़ेगा, बस्ता है नहीं कुछ भी। एक अपने को करना पड़ेगा इधर से जो है सेंसस एग्रीकल्चर। हो सकता है कोई टॉपिक एक दिन में पूरा ना हो, अगले दिन में हो। तो 7 से लेकर के और मैं भाई 12 तारीख तक हम अपना सिलेबस 12 तक ज्योग्राफी को, रीजनल ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी। ओके, जैसे मैं आपको बताऊं कि रीजनल ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे और इसमें जो तुम्हारा आएगा इसके अंदर, तो इसके अंदर इस तरीके के रीजनल ज्योग्राफी के नोट्स दूंगा A4 साइज में। ठीक है ना। आज अभी तो आज तो नहीं डलवाएंगे, 12 तारीख के आसपास डलवाएंगे वाले नोट्स। तो इस तरीके के नोट्स होंगे, इस तरीके के नोट्स। साउथ अमेरिका का मैंने खुद से सभी काम, सब मैप खुद से मैंने बनाए हुए हैं सारे प्रॉपर तरीके से, मेरा खुद का सब काम किया हुआ है अपने हाथ से। ठीक है ना। सब देखो मैंने ये सब पूरा प्रॉपर अपने हाथ से बनाया है सारा नोट्स, और ये पूरे नोट्स आपको मैं रीजनल ज्योग्राफी के दूंगा, ये वाले। ठीक है ना। सब नोट्स आपको मैं दे दूंगा। ठीक है ना। इस तरीके के नोट्स मैं आपको दे दूंगा। देखो मुझे मेरी क्लास में अगर तुम इकोनॉमिक्स क्लास नहीं चल रही, साइंस नहीं चली है, बिहार स्पेशल लगवा दो, यहाँ कोई फायदा नहीं है। मैं ज्योग्राफी का टीचर हूँ और मैं एक शिक्षक हूँ, मैं मैनेजमेंट का ऐसा नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपनी चीज़ों पर ही ध्यान दे सकता हूँ कि मुझे अपना कैसे कवर करना है सिलेबस को। उसके अलावा बियॉन्ड ऑफ द ज्योग्राफी आई कैन नॉट डिस्कस अबाउट द साइंस पॉलिटी और बिहार स्पेशल और एनी अदर सब्जेक्ट। मतलब मैं नहीं कहना चाहिए मुझे, हाँ हाँ, है ना। मुझे प्लीज नहीं कहना चाहिए, अच्छी बात नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको कहूँगा, मैं जानता हूँ कि मैं जो कहने जा रहा हूँ वो बात सही नहीं है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैं नहीं जानता हूँ वो बात कितनी सही है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात जरूर कहूँगा कि ये मार्केट के वन ऑफ द बेस्ट नोट्स हैं, जो मतलब आपको बहुत बेनिफिशियल होंगे। और जो बच्चा देखेगा वो आपसे ये नोट्स ले लेगा, छीन लेगा आपसे कि प्लीज मुझे दे दो ना, यारी दोस्ती के नाम पर या कैसे करके आगे पीछे सोई करके ये आपसे जरूर ले लेगा पढ़ने के लिए। इतने मतलब अल्टीमेट तरह का सारा करवा देंगे एक ही क्लास में के अंदर। मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रखना, नहीं तो सीधा प्रश्न होगा। ज्योग्राफी और लगभग 20 ग्रीष्म वर्षा वही होती है शरद। ठीक है। देखो वायु जब भी गर्म होती है, हाँ, जब भी वायु गर्म होती है, तो वायु जब भी गर्म होती है तो गर्म होकर वायु नीचे बैठती है, जब सॉरी गर्म होकर ऊपर उठती है, और ठंडी होती है तो ठंडी होती है नीचे की तरफ आती है, नीचे की तरफ उतरती है। तो ठंडी वायु हमेशा नीचे की तरफ उतरेगी। देखो बड़ी सिंपल सी बात, जब वायु ठंडी होगी नीचे उतरेगी, जब वायु ऐसे नीचे आ रही है तो नीचे आने की वजह से धरातल पर वायु का जो दाब है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, हाई एयर प्रेशर बनेगा। वायु का दाब कैसे बनेगा, हाई एयर प्रेशर बनेगा। और चूंकि वायु का दाब हाई एयर प्रेशर होगा, उच्च वायु का दाब होगा, ऐसे उच्च वायु का दाब होगा, ऐसे हाई एयर प्रेशर होगा। तो आप एक बात को मान लीजिए इस चीज को कि जब वायु का दाब उच्च होगा, हाई होगा, तो वो वायु आपकी यहाँ से बाहर की तरफ निकलेगी। चक्रवात में होता है वायु बाहर से भीतर आती है, चक्रवात में बाहर से भीतर आती है, और जब वायु भीतर से बाहर जाए तो उसको बोलते हैं प्रति चक्रवात, एंटी साइक्लोन। तो जब लो प्रेशर होता है तो बाहर से आएगी, और जब यहाँ हाई प्रेशर होगा तो वायु बाहर की तरफ जाएगी, तो वायु बाहर की तरफ जाएगी। तो इस प्रकार से आप अगर देखोगे, इस प्रकार से आप देखोगे, तो इस प्रकार से आप देखोगे कि जब सर्दियां आती हैं तो वायु ठंडी होती है, चूंकि वायु ठंडी होती है तो ठंडी होकर के नीचे बैठती है, हाई प्रेशर क्रिएट होता है और वायु बाहर की तरफ निकलती है, बाहर की तरफ निकलती है। वायु का बाहर की तरफ निकलना, मैं चश्मा फैलाना कमरे में से, तो वायु का बाहर की तरफ
जो है निकलना, यही कहलाता है एंटी साइक्लोन। तो शीतकाल जब होता है, शीतकाल के दौरान हमेशा भारतीय क्षेत्र के अंदर एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस बनेंगी, प्रतिचक्रवाती दशाओं का विकास होता है। ये आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। प्रतिचक्रवाती दशाओं का क्या होता है, विकास होता है। तो इस समय देखो क्या कह रहे हो कि इस समय उत्तर भारत में वायु दाब उच्च होने से प्रतिचक्रवाती दशाओं का विकास होता है, आसमान स्वच्छ होता है, आसमान साफ रहता है, क्योंकि वायु बाहर की तरफ चलेगी तो आसमान के ऊपर ज्यादा बादल वगैरह नहीं होंगे, बिल्कुल साफ आसमान होगा, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार की दशाएं आपको देखने को मिलेंगी। हाई प्रेशर, विंड का बाहर की तरफ सर्कुलेट होना, ठीक है ना। तो ये आपका है। और जब चूंकि सर्दियों की बात कर रहे हैं, नवंबर दिसंबर, इस समय तो आईटीसीजेड है भाई। उत्तर भारत में सर्दी क्यों है, क्योंकि सूरज कहां चला गया, दक्षिण में, क्योंकि सूरज दक्षिण में चला गया, इसलिए आईटीसीजेड की पेटी सूरज के साथ मूवमेंट करती है, आप सभी जानते हैं। तो आईटीसीजेड क्योंकि नीचे चला गया, ऊपर हाई प्रेशर हो गया, नीचे लो प्रेशर हो गया साउथ हेमिस्फीयर में, तो प्रतिचक्रवाती दशाओं का विकास होगा। और शीत ऋतु की दो बड़ी घटनाएं होती हैं। एक तो आते हैं आपके पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, एक घटना होती है पश्चिमी विक्षोभ, और एक होता है आपका उत्तरी पूर्वी मानसून, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। पश्चिमी विक्षोभ में पढ़ा चुका हूं आपको, है ना। तो ये पश्चिमी विक्षोभ में पढ़ा चुका हूं, है ना। वेस्ट डिस्टर्बेंस, उत्तरी पूर्वी मानसून के बारे में हमें जरा देखना है। उत्तरी पूर्वी मानसून भी मैं आपको बता चुका हूं। उत्तरी पूर्वी मानसून मैंने कहां बताया था, तो आज एक बार बता दूं कैसे बताया मैंने आपको। तो चलो अगली बात पर चलते हैं, अगली बात पर चलते हैं। नेक्स्ट ये देखो मैंने आईटीसीजेड बता दिया, और आईटीसीजेड में यहां बहुत प्यारे तरीके से समझा भी दिया है ना। ये समझा दिया आईटीसीजेड के बारे में पूरा, किस तरीके से ट्रेड विंड्स आती हैं, 5 उत्तर 5 दक्षिण के बीच लो प्रेशर क्रिएट होता है, ये सब मैंने कितना अच्छे तरीके से बता दिया। और तमाम बातें आईटीसीजेड के बारे में यहां पर लिख भी दी हैं, सारी बातें मैंने यहां पर लिख भी दी हैं, ठीक है। तो यहां पर पूरा लिख दिया है। अब सुनो आप, हम उत्तरी पूर्वी मानसून पर आए, तो उत्तरी पूर्वी मानसून पर आने से पहले हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है उत्तरी पूर्वी मानसून पर आए, तो किस प्रकार से जो है तुम्हारा किस प्रकार से मानसून की उत्पत्ति होती है। उस मानसून की उत्पत्ति के संदर्भ में 3 सिद्धांत बहुत बड़े स्तर पर जो है चर्चित हैं। उन 3 सिद्धांतों को पढ़ना जरूरी है। तीनों में से ही प्रश्न बनने की संभावना हमेशा रहती है। एक सिद्धांत जो मानसून उत्पत्ति के संदर्भ में है, उसको हम थर्मल थ्योरी या तापीय सिद्धांत के रूप में जानते हैं, है ना। सर प्रभु सर यूट्यूब पे जो पॉलिटिकल क्लास करवा रहे हैं वो हमारे एग्जाम के यूजफुल होगा। अब अच्छा इसमें कोई बात बताने की बात, प्रभु सर आप जानते हैं कि वन ऑफ द मतलब गुड टीचर ऑफ पॉलिटी सब्जेक्ट, तो प्रभु सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, है ना। तो अच्छे लेवल का मतलब कंटेंट देते हैं। मैं लिटरली आपको बता रहा हूं, ईमानदारी से बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे पास ज्योग्राफी में मेरा सब्जेक्ट मूल सब्जेक्ट है ना। जैसे 11-12 ज्योग्राफी बीए मेरी जो हुई वो भी ज्योग्राफी ऑनर्स में हुई, एमए भी ज्योग्राफी, तो मेरा पूरा बैकग्राउंड मतलब हमेशा भूगोल है। मैंने कभी दूसरा सब्जेक्ट भूगोल के अलावा पढ़ाया भी नहीं है कभी भी। तो अभी क्या हुआ ना कि हमारे राजस्थान का जो राजस्थान आरएएस जो चलता है, सिविल सर्विस बीपीएससी होती है हमारे राजस्थान में, आरएएस होता है, तो वहां पर मैं ही पढ़ाता हूं आरएएस में। तो आरएएस में हमारे पास अभी कोई टीचर शायद पता नहीं ज्वाइन करने वाले थे या नहीं हुए थे। तो राजस्थान पॉलिटी इंडियन पॉलिटी हमारे सर हैं, उन्होंने पढ़ा ली, लेकिन राजस्थान पॉलिटी की टीचर थी अभी, आप भले ही उसको यूट्यूब केजीएस राजस्थान एग्जाम पर आप देखो ना, पॉलिटी क्लास आपको दिखेगी वहां पर। तो अभी हमारे यहाँ सर ज्वाइन नहीं कर पाए थे राजस्थान पॉलिटी के टीचर। तो मैनेजमेंट से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा सर मैडम को पूछा कि मैम अभी हुई है कि नहीं हुई है, तो वो बोले मैम कि सर अभी सर ज्वाइन नहीं किया। तो मैंने चलो ठीक है, मैं पढ़ा दूं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। तो चूंकि मैं तो आरएएस का एस्पिरेंट रहा हूं, सफल विद्यार्थी रहा हूं, तो फिर मैंने जो है उसको सेशंस को लगवाया मैंने ना, और मैंने राजस्थान पॉलिटी पढ़ाई। अब चूंकि भाई 153 प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा, है कि नहीं, 7 संविधान संशोधन 1956 है ना, कि एक से ज्यादा का भी हो सकता है, अजय भल्ला है ना, वगैरह वगैरह, आचार्य देवव्रत, 2 राज्यों के फिलहाल। तो उस तरीके से मैं जैसे मुझे पॉलिटिकल पढ़ी, मैं कल ही प्रभु सर की क्लास में देख रहा था ना। तो ऐसा है ना कि देखो केजीएस में जब भी कोई शिक्षक आ रहा है, तो एक बात आप मानकर चलिए, आप आंख बंद कर ट्रस्ट कर सकते हैं, एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति होगा, है ना, चीजों का अच्छा जानकार होगा। तो ऐसा नहीं कि कोई भी टीचर आएगा और पढ़ा लेगा ना। तो यदि आपको लगता है कि हाँ भाई सर की लंबी क्लासेस चल रही है, आप किसी भी केजीएस के चैनल पर जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। एसके सर करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, मैं भी शाम को प्रैक्टिस करवा रहा हूं ना क्वेश्चंस की। तो आप जो है ना, मैंने कल ही सर की क्लास पढ़ी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कहीं जा रहा था बाहर ऑटो में, तो मैंने सर की क्लास को पढ़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पहली बार मैंने किसी टीचर से पॉलिटी क्लास पढ़ी, नहीं तो आरएएस में जो पढ़ी थी वो ही पढ़ा था मैंने, पॉलिटी उससे पढ़ाई नहीं था, या मैं किताब से पढ़ता था पॉलिटी। तो आप जो है एक बार देख सकते हैं उस तरीके की, क्योंकि सारा पॉलिटी का सर उसमें करवाएंगे। जब आपकी थ्योरी क्लास में होगा तब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई इशू नहीं है भाई। काश हमारे हम ईश्वर होते हैं, भगवान होते हैं, और हमारा एक बच्चा जो सेलेक्ट हो जाता है हमसे पढ़ता है, जो कमियां हैं उनको ढक देता है। मानसून है वो वैसे कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है, फिर बस कोचिंग को और टीचर्स को गाड़ी निकालते रहोगे, तो पता नहीं भाई तुम्हारा क्या करोगे। तापीय सिद्धांत आ गया, एक गति सिद्धांत आ गया, और एक सिद्धांत कौन सा आ गया, पूर्वी जायरेशन सिद्धांत। देखो थर्मल थ्योरी एडमंड हैली ने दिया, किसने दिया, एडमंड हैली 1686 में ये दे रहे हैं सिद्धांत, तापीय सिद्धांत। इन्होंने कहा कि जो मानसून है वो वैसे कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है, मानसून केवल एक जो स्थल समीर और सागर समीर है उनका ही बड़ा रूप है ना, उनका ही सर आप अपने टाइम पर क्लास करते हो, एक दिन भी ऑफ नहीं रहता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई, थैंक यू, बस 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 बहुत बढ़िया, मजा आ गया, है ना। तो तापीय सिद्धांत जो है ये एडमंड हैली ने दिया, और एडमंड हैली ने जो दिया वो एडमंड हैली ने कहा कि भाई जो स्थल समीर होती है, जो सागर समीर होती है, उन्हीं का बड़ा रूप है। मतलब मानसून ऐसी पवनें हैं जो कि जैसे एक बार चलती है सागर से स्थल, एक बार चलती है स्थल से सागर, 6-6 महीने में अपने रास्ते में क्या करती है, बदलाव करती है, ठीक है। और मानसून जो है, मानसून वास्तव में स्थल और जल के तापांतर के कारण उत्पन्न होती है, स्थल और जल के तापांतर के कारण उत्पन्न होती है ना, स्थल और जल के तापांतर के कारण उत्पन्न होती है। तापीय सिद्धांत 1686 में ये कौन देते हैं, एडमंड हैली देते हैं। इसे क्लासिकल थ्योरी या शास्त्रीय पारंपरिक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो हैली ने क्या कहा, हैली ने कहा भाई, हैली ने क्या बोला, हैली बोले कि भाई जब सूर्य का रेखा पर होगा तो यहाँ उत्तर भारत में सारा धरातल गर्म हो जाएगा। उत्तर का जब सारा धरातल गर्म होगा तो तापमान क्या होगा, प्रेशर कैसा होगा, लो हो जाएगा। प्रेशर लो होगा तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पर नीचे सागर की तरफ कैसा होगा, हाई प्रेशर होगा। और विंड चलेंगे हाई प्रेशर टू, और किस तरफ चलेंगे, लो प्रेशर की तरफ चलेंगे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेंगे। ये विंड का क्या होगा, सर्कुलेशन होगा। वहीं जब सूर्य मकर रेखा पर नीचे की तरफ आएगा, सूर्य दक्षिण में होगा, तो ऐसी स्थिति में नीचे क्या हो जाएगा, लो एयर प्रेशर होगा, और इसके कंपैरिजन में यहाँ पर हाई एयर प्रेशर होगा, हाई एयर प्रेशर होगा, ऊपर हाई प्रेशर होगा। और अब जो है विंड चलेंगी कैसे, हाई एयर प्रेशर टू लो एयर प्रेशर, हाई एयर प्रेशर टू लो एयर प्रेशर चलेगी, विंड चलेगी हाई एयर प्रेशर से और लो एयर प्रेशर। तो एक बार आपकी विंड जब गर्मियां होती है, जब सूर्य का रेखा पर होता है, जब सूर्य का रेखा पर होता है गर्मियां होती है, तो मानसून आता है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। और जब आपका सूर्य दक्षिण में होता है, मतलब उत्तर में सर्दी होती है, तो सर्दियों के दौरान चलता है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। हमेशा पवन का नामकरण उसके चलने की दिशा से किया जाता है। जहां से पवन चलेगी, पश्चिम से आएगी पछुआ, पूर्व से आएगी पूर्वा, दक्षिण पश्चिम से आएगी दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवन, उत्तर पूर्व की तरफ से आएगी तो उत्तरी पूर्वी मानसून पवन। क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून ग्रीष्मकाल में आ रहा है, उत्तरी पूर्वी मानसून आपका शीतकाल में आ रहा है, इसलिए दक्षिण पश्चिम मानसून को हम जो है दक्षिण पश्चिम मानसून को हम क्या भी कहते हैं, ग्रीष्मकालीन मानसून, और उत्तरी पूर्वी मानसून को क्या कहते हैं, शीतकालीन मानसून कहते हैं। तो स्थल और जल के तापांतर के कारण ही, स्थल और जल के तापांतर के कारण ही मानसून की उत्पत्ति होती है। ऐसा कौन कहते हैं, तापीय सिद्धांत के अंतर्गत थर्मल थ्योरी को कहते हैं, एडमंड हैली। रॉयल सोसाइटी के सामने ये इन्होंने बात अपनी प्रस्तुत करी 1686 की बात। भाई आज की बात नहीं, ये 2 साल पहले थी, 1686 उस समय पर बात कर रहे हैं, और सबने खूब ताली बजाई कि भाई वाह वाह वाह, बहुत शानदार सिद्धांत दिया, गजब, मजा आ गया भाई। नहीं तो वास्तव में बहुत साइंटिफिक सिद्धांत था, लेकिन बाद में इनकी खूब आलोचना हुई। भाई देखो बाद में आलोचना हुई, लेकिन पहली बार विश्व के अंदर मानसून की उत्पत्ति को लेकर कोई वैज्ञानिक अवधारणा प्रस्तुत की गई, वैज्ञानिक तरीके से व्याख्या की गई, तो वो एडमंड हैली का तापीय सिद्धांत था। इसलिए 1686 से और आज तक भी इस सिद्धांत को पढ़ा जाता है। ये बात आप सबको क्लियर होनी चाहिए, सबसे पहली बात, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात करते हैं इसके संदर्भ में, दूसरी बात करें तो दूसरी बात पर आप आओ, एक बार दूसरी बात पर आप आओ। और सेकंड थिंग कौन सी है आपकी, दूसरी बात कौन सी है, तो दूसरी बात आपकी आएगी इसके संदर्भ में, अगला सिद्धांत आएगा, बस इसमें कुछ है नहीं वैसा। तो दूसरा जो सिद्धांत है ये फर्स्ट क्यों आया बोर्ड तुम्हारा,
दूसरा जो सिद्धांत आता है वो दूसरा सिद्धांत कौन सा आता है? दूसरा सिद्धांत आता है आपका जिसको बोलते हैं कौन सा? जिसको बोलते हैं अपन गतिक सिद्धांत बोलते हैं, गतिक सिद्धांत आईटीसीजेड वाला थ्योरी है, ठीक है ना। देखो ये मैं आपको समझा चुका हूं, लेकिन अपन फिर से एक बार बात करेंगे इसके ऊपर। तीन कंडीशंस, देयर आर थ्री कंडीशंस ऑफ द आईटीसीजेड। एक तो आईटीसीजेड की वो कंडीशन है जब आपकी आईटीसीजेड कहां पर होती है, एक तो वो कंडीशन जब आईटीसीजेड कहां पर होती है, जब आईटीसीजेड होती है आपकी कहां पर, तो आईटीसीजेड होती है कहां पर। अरे बच्चा बेटा सुन, क्या हुआ नहीं सुनते हो क्या? सुन भाई सुन, वो इस वाली थी ना 47 कितना नंबर 48 लगाना है उसको। हां इस पे लगाना है कंटिन्यू, लगा लगा नेक्स्ट। तो देखो हम तीन कंडीशंस बेटा मैं बनाता हूं आपके सामने, है ना। तीन कंडीशंस मैं आपको बना के बताता हूं। तो तीन कंडीशन कौन-कौन सी हैं तो सुनिए एक बार ध्यान से सुनिए। तीन कंडीशंस कौन-कौन सी, तीन कंडीशन कौन-कौन सी आपकी आएगी। तो यहां पर आपका एक कंडीशन आती है, यार ये बोर्ड फंस रहा है भाई यार। देखिए फर्स्ट डायग्राम कैसे बनाऊं बता। एक मिनट डर जा डर जा डर जा एक बार, इसका इलाज यही है। रुक जा वापस रिस्टार्ट नहीं होगा ही नहीं ये, नहीं क्लिक नहीं हो जाएगा। अच्छा ठीक है बोर्ड पे। हुँ। ना भाई ना कभी दबा रहे हैं कहीं वो आ रहा है। लो नहीं चल रहा भाई, नहीं चलेगा मैंने कहा था। बोल नहीं रहे तुम लोग यार, बोलोगे तब ना, ऐसे बोलना पड़ेगा ना। लाइव हो गया सर, आओ। मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ कि तुम लाइव कर दिया होगा। अरे अगली पीपीटी है मेरे भाई दोस्त, ये नहीं इससे पहले की है, इसके बाद ही पढ़ा दी मैंने। लाइव है अभी, अरे तो करते यार लाइव। हाँ भाई नमस्कार, क्या हाल चाल है, सब बढ़िया हो? तो थोड़ा लेट हो गई क्लास है ना, तो जरा बताओ तुम लोग थोड़ा। तो चलो कोई नहीं। हाँ 53 लेक्चर पूरी हो गई है सर, तो क्या करें बताओ। बहुत अच्छी बात है, 6 लेक्चर 7 लेक्चर होंगे, 60 लेक्चर होते होते इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट होते 60 लेक्चर होते होते। बताओ यार और क्या चाहिए तुम्हें, जान लोगे तुम लोग वो क्या चाहते हो तुम, एग्जैक्टली लास्ट में क्या चला था वो क्लास कहाँ, क्लास की तुम्हें क्लास करवा दी थी बताओ मुझे। सर आप डांस बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा ये तुमने कब देख लिया भाई। लास्ट में क्या पढ़ा, लास्ट में बताओ मुझे आप, लास्ट में बताओ, ठीक लास्ट में बताओ क्या पढ़ाया, ठीक लास्ट में क्या पढ़ाया मुझे जरा बताओ एक बार। यार ये पूरा नाश कर दिया था लास्ट में हमने यार। दो होंगे, दो पीडीएफ होंगे यार। कौन 28 को हाँ ये करवा दिया था ना। और वर्षा ऋतु देखो, वर्षा ऋतु जो होती है वर्षा ऋतु वो मध्य जून से और सितंबर तक होती है वर्षा ऋतु। मध्य जून से और सितंबर तक होती है आपकी कौन सी ऋतु, वर्षा। हाँ ये हो गया था और मैंने करवा दिया था ना। और अब हमें ऋतु पढ़नी थी, वर्षा ऋतु पढ़नी है ना। यस 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 यस। हाँ हाँ ये हो गया था और मैंने प्री कोटेशन का भी करवा दिया था। आज हम पढ़ेंगे और आज हम शुरू करेंगे कहाँ पर, आज हम बात करेंगे वर्षा ऋतु पर बात करेंगे। वर्षा ऋतु देखो, वर्षा ऋतु जो होती है वर्षा ऋतु वो मध्य जून से और सितंबर तक होती है वर्षा ऋतु। मध्य जून से और सितंबर तक होती है आपकी कौन सी ऋतु, वर्षा ऋतु होती है। इस समय भारत में कौन सा मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून पवन आती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून है ना उसकी दो शाखा, अरब सागर और एक शाखा कौन सी, बंगाल की खाड़ी की शाखाएं, दो शाखाएं। अब सुनो आप इस पर ध्यान, थोड़ा सा अपन थोड़ा खींच के पढ़ाएंगे क्योंकि थोड़ी स्पीड ज्यादा रहेगी, उसका कारण बहुत सामान्य है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं। बस अब केवल मानसून का विस्तार आपको बताना है, सारा कॉन्सेप्ट हम डील कर चुके हैं, पूरा मैंने आपको सारा बता दिया था, सब चीजें समझा दी थी। अब सुनो मैंने बता दिया था आपको क्लास में इस तरीके से कि इस तरीके से मानसून एंटर करता है भारत के अंदर, ऐसे मानसून एंटर करता है, ऐसे ऐसे मानसून क्या एंटर कर रहा है। मानसून जब इस तरीके से एंटर करेगा तो सबसे पहले इसके समक्ष आएगा आपका 645 और यहाँ पर आपका द्वीप समूह आता है, इसको बोलते हैं अंडमान निकोबार, इसको अंडमान निकोबार। इसलिए मानसून का जो सबसे पहले प्रवेश होगा वो मानसून का सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ से होता है, वो मानसून का सर्वप्रथम प्रवेश होता है कहाँ से, गर्मी लग रहा है। मानसून का सर्वप्रथम प्रवेश होता है कहाँ से, अंडमान निकोबार से। तो अंडमान निकोबार वह है जहाँ से मानसून का सर्वप्रथम सबसे पहले प्रवेश होता है। फिर मानसून आगे बढ़ता है और मानसून जब आगे बढ़ता है ना, मानसून आगे बढ़ता है, मानसून आगे बढ़ता है, ठीक है ना। मानसून आगे बढ़ता है तो यहाँ पर आपका आता है 8 डिग्री 4 मिनट आता है, 8 डिग्री 4 मिनट आता है, 8 डिग्री 4 मिनट। और 8 4 के ऊपर मानसून जो है वो 8 4 पर मानसून सबसे पहले एंटर कर जाता है आपका मुख्य भूमि पर आता है केरल। केरल का ही तट पड़ता है मालाबार तट और यहाँ तेज गरज और चमक, यहाँ पर पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं, पश्चिमी घाट के साथ में ये मानसूनी पवनें आपकी टकराती हैं और यहाँ खूब तेज गरज और चमक के साथ में बारिश करती हैं, जिसे मानसून का विस्फोट या मानसून का प्रस्फोट के नाम से जानते हैं। अब देखो यहाँ से आपका मानसून आया, अब ये दो शाखाओं में बट गया। एक शाखा तो आपकी होगी अरब सागर की शाखा होगी, दूसरी शाखा आपकी किसकी होगी, बंगाल की खाड़ी की शाखा होगी। तो दो शाखाएं आई, एक शाखा अरब सागर और एक शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा होगी। इस प्रकार से दो शाखाएं आपकी हो जाती हैं, एक आती है अरब सागर, एक आती है बंगाल की खाड़ी। अब चलो अरब सागर की शाखा की तीन उपशाखाएं हैं, इसको समझो आप एक बार। इसकी तीन उपशाखाएं, एक उपशाखा तो एंटर करती है कहां से, तो एक उपशाखा एंटर करती है कहां से, तो एक उपशाखा एंटर करती है कहां से, तो एक उपशाखा एंटर करती है आपकी अंडमान निकोबार से, एंटर करती है अंडमान निकोबार से। दूसरी उपशाखा एंटर करती है आपकी नर्मदा और ताप्ती की घाटी से, दूसरी उपशाखा एंटर करती है आपकी नर्मदा और ताप्ती की, ये आपकी घाटी आती है। और फिर एक आपकी सौराष्ट्र के रास्ते एंटर कर जाती है, अरावली के सारे सारे, और ये अरावली के सारे चलती है और अरावली के सारे जाती है और अरावली के समांतर समांतर आगे निकल जाती है पंजाब हिमाचल प्रदेश, पंजाब हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पर क्या करती है, जम करके यहाँ आपकी बारिश करती है और इसके साथ में यहाँ से आकर मिलती है, इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। तो ये दोनों आपकी आपकी मिल जाती है, इधर से अरब सागर आती है, इधर से बंगाल की खाड़ी, और हिमाचल प्रदेश पंजाब के क्षेत्रों में ये दोनों संयुक्त रूप से क्या करती है, वर्षा करती है। तो ये कुल मिला के अरब सागर की तीन उपशाखाएं, एक उपशाखा मालाबार तट से एंटर कर रही है, दूसरी उपशाखा नर्मदा ताप्ती की घाटी से एंटर कर रही है, तीसरी उपशाखा सौराष्ट्र के रास्ते चलती है और जाकर के ये एंटर करती है कहां से, तो ये एंटर करती है, ये एंटर करती कहां से करती है आपकी, ये करती है आपकी हिमाचल प्रदेश और पंजाब, और यहाँ पर जाती है और यहाँ पर इसके साथ मिलन होता है किसका, बंगाल की खाड़ी। ऐसे ही बंगाल की खाड़ी की शाखा भी आपकी तीन भागों में, एक
इसकी उपशाखा बंगाल की खाड़ी जाती है, अराकान योमा से प्रवेश करते हुए चीन की तरफ निकल जाती है। एक उपशाखा जो है वो चटगांव की पहाड़ियां यहाँ पड़ती है, चटगांव की पहाड़ियों से ही गारो खासी जयंतिया में एंटर करती है और फिर इसके माध्यम से कहाँ जाती है, असम घाटी में जाती है। और एक उपशाखा जो है आप देखोगे, एक उपशाखा जो है इधर बंगाल और फिर इस तरफ हिमालय के समांतर समांतर बहती हुई और फिर ये अरावली से टकराती है, जिससे पूर्वी राजस्थान में तो अच्छी बारिश होती है और पश्चिमी राजस्थान क्या रहता है सूखा, जहाँ पर मरुस्थल का क्या होता है विकास होता है। तो अब दो बात आप समझो, ठीक है सर, दो बात आप इस तरीके से समझो कि एक तो राजस्थान के मरुस्थल में बारिश क्यों नहीं हुई, क्योंकि अरावली के समांतर अरब सागर अरावली के जब समांतर होगी तो बारिश नहीं कर पाएगी, बड़ी सिंपल सी बात है भाई। वर्षा के लिए क्या चाहिए, वर्षा के लिए चाहिए आपको अवरोध मिला नहीं, तो ये शाखा आगे निकल जाएगी बिना उसके वर्षा के बिना। एक इस तरफ से जब ये बंगाल की खाड़ी की शाखा इधर से आएगी तो अरावली टकरा कर इधर बारिश कर देगी, उधर क्या रह जाएगा, सूखा रह जाएगा, उधर सूखा रह जाएगा। इस प्रकार से जो है ये इस प्रकार से आपका एक सिस्टम बनता है, इस प्रकार का एक सिस्टम बनता है, इस प्रकार का सिस्टम बनता है। और यहाँ पर बारिश होती है हिमाचल प्रदेश में और आपके पंजाब हिमाचल प्रदेश का जो इलाका पड़ता है पूरा, यहाँ पर ये धाराएं मिलती है, ये दोनों शाखाएं मिलती हैं, अरब सागर बंगाली खाड़ी, और दोनों संयुक्त रूप से क्या करती है, वर्षा करती हैं। इस तरीके से है मानसून का विस्तार, पूरे देश में मानसून का विस्तार हुआ, पूरे देश में मानसून का फैला हुआ। अब सुनो, देखो मैंने जो थ्योरी आपको बताई है वो सारी थ्योरी मैंने लिख दी, मावट बता चुका हूँ, है ना, बता चुका हूँ। कुछ न्यूज स्टार्ट करो भाई, प्यारे बच्चों, जो करना है करो। नहीं मैं क्या सुनूं बताऊं तुम्हारी, तुम क्यों फालतू की बात कर रहे हो, है ना, है भाई। दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विश्व को पार करके उत्तर में एंटर करती हैं, ऐसे उत्तर में क्या कर रही है, एंटर कर रही हैं, उत्तर में एंटर करती हैं और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व प्रवाहित होती हैं, फिर ये बहती हैं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ऐसे उत्तर में एंटर करती हैं, ऐसे एंटर करती हैं और एंटर करने के बाद में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व बहती है, दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व, जिनके साथ भारत में इनका आगमन 25 मई को कहां से होता है, अंडमान निकोबार से होता है, जिसे भारत में मानसून का सर्वप्रथम प्रवेश माना जाता है। तो यहाँ से इसका एंटर होता है, कहां से, अंडमान निकोबार से। इसे मानसून का भारत में सबसे पहले क्या मानते हैं, प्रवेश माना जाता है। जो बातें मैंने यहाँ पर बताई है वो तमाम बातें यहाँ पर लिखी है और सारी बातें जो यहाँ पर लिखी है, जो बताई है, वो सब आपके पास में एक नोट A4 साइज का आपको मिला हुआ है, उसके अंदर सारी सारी चीजें मैंने लिख दी हैं। इसके बाद में आप देखते हो कि इसके पश्चात मुख्य भूमि पर मालाबार तट से प्रवेश करती है और मानसून दो शाखाओं के रूप में बढ़ जाता है, एक अरब सागर, एक बंगाली खाड़ी। तो इसके बाद मुख्य भूमि पर मालाबार से एंटर हुआ, मानसून एंटर हुआ, एक तो हो गया अरब सागर, एक हो गया बंगाल की खाड़ी हो गई, एक अरब सागर, एक बंगाल की खाड़ी हो गया। अब आगे देखो इसमें, अब आगे देखो इसके अंतर्गत, आगे देखो अरब सागर की शाखा देखो, इसका प्रवेश भारत की मुख्य भूमि पर जून के प्रथम सप्ताह में होता है और केरल के मालाबार तट से तेज गरज और चमक के साथ वर्षा होती है, जिसे मानसून का प्रस्फोट या ब्रेस्ट ऑफ मानसून कहा जाता है। तो ये मानसून सबसे पहले आपका यहाँ पर एंटर करता है और जैसे ही एंटर करता है तो केरल के मालाबार तटीय क्षेत्र में तेज गरज चमक से वर्षा होती है, जिसे मानसून का प्रस्फोट या विस्फोट कहा जाता है। अरब सागर की शाखा तीन उपशाखाओं में, एक उपशाखा मालाबार तट, दूसरी नर्मदा ताप्ती की घाटी से मध्य भारत की ओर, तीसरी उपशाखा सौराष्ट्र तट से अरावली के समांतर पंजाब हरियाणा हिमाचल तक पहुंचती है। एक उपशाखा मैंने आपको बताई मालाबार तट, दूसरी उपशाखा केरल और ये इसकी घाटी से, सॉरी, नर्मदा ताप्ती घाटी, और तीसरी सौराष्ट्र के रास्ते आपकी हिमाचल और ये कहां तक पहुंच गई, हिमाचल और यहाँ तक पहुंच गई, ठीक है ना, हिमाचल और यहाँ तक पहुंच गई है, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गई है। जब अरब सागर की शाखा पश्चिम घाट से प्रवेश करती है, देखो जब अरब सागर की शाखा पश्चिम घाट से प्रवेश करती है तो पश्चिमी भाग भारी वर्षा प्राप्त करता है और प्राप्त करता है, वहीं पूर्वी भाग वृष्टि क्षेत्र में रह जाता है और अधिक वर्षा प्राप्त नहीं करता है। बेटा ये मैं आपको समझा चुका हूँ उच्चावच में, है ना, तो मैं आपको उच्चावच में समझा चुका हूँ, जो उच्चावच मैंने पढ़ाया था आपको, मानसून को या जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, उच्चावच बताया था, उसमें बताया था मैंने पूरा वृष्टि क्षेत्र का, पश्चिमी क्षेत्र में बारिश होगी, पूर्वी क्षेत्र सूखा रह जाएगा, ये मैंने आपको पूरा बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था, प्रॉपर तरीके से मैंने समझा दिया था। फिर आप देखो, है ना, फिर इसके बाद में देखो आप और क्या क्या बातें हो सकती है, फिर और क्या क्या बातें हो सकती है ना, फिर वो देखो आपको मैंने क्या क्या बताया। बंगाल की खाड़ी की शाखा की बात करेंगे तो यह शाखा अंडमान निकोबार से वर्षा करते हुए आगे की ओर बढ़ती है, जिसकी एक उपशाखा अराकान योमा पर्वत से किस तरफ चीन की ओर, दूसरी उपशाखा बांग्लादेश में चटगांव की पहाड़ियों से प्रवेश करती है तथा गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों में वर्षा करते हुए असम की घाटी में प्रवेश कर जाती है। वहीं इसकी तीसरी उपशाखा हिमालय के समांतर पश्चिम की ओर चली जाती है। जो मैंने पीछे बताया वो सारी बातें यहाँ पर लिख दी है, ठीक है ना, ये सारी बातें यहाँ पर मैंने उतार दी है प्रॉपर तरीके से, अच्छी सी लैंग्वेज में, ठीक है ना, प्रॉपर लैंग्वेज में। देखो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही शाखाएं संयुक्त रूप से पंजाब हरियाणा मैदान में और हिमाचल प्रदेश में क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। फिर एक है कि मानसूनी पवनों के साथ आने वाली आर्द्रता का 65% अरब सागर से आता है, मानसूनी पवनों का जो आर्द्रता आती है उसका 65% कहां से आता है, तो 65% आता है अरब सागर और 35% बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होता है। तो मैक्सिमम जो आधा आधा के करीब करीब लगभग लगभग आधा जो आपका ये कहां से आता है, आधा आर्द्रता आती है बंगाल की खाड़ी अरब सागर से और बाकी शेष 35% कहां से आती है, तो ये आती है आपकी यहाँ से आती है, अरब इससे आती है, ठीक है ना। फिर आप देखो भारत में होने वाली वर्षा का होने वाली औसत वार्षिक वर्षा ये 125 सेंटीमीटर या 1250, औसत जो एवरेज रेनफॉल इंडिया की, वो इंडिया की एवरेज रेनफॉल है 125 सेंटीमीटर है। अब भारत में जो बारिश हो रही है वो भारत इंडिया की एवरेज रेनफॉल है 125 सेंटीमीटर है। अब भारत में जो बारिश हो रही है वो भारत में बारिश कैसे हो रही है, तो भारत में बारिश हो रही है दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो कुल वर्षा का दक्षिण पश्चिम मानसून से कितना परसेंट आती है, जो गर्मियों के दौरान शीतकाल में होती है वो आती है 74%। भारत में जो कुल वर्षा होती है उसका लगभग 13% किससे आती है, उत्तरी पूर्वी मानसून, जिसको हम शीतकालीन मानसून कहते हैं। भारत में जो मानसून पूर्व की वर्षा आती है, जो प्री मानसून जिसमें हम चाय की वर्षा, आम की वर्षा, वो तमाम कहते हैं, वो कितना परसेंट, 10% है। और जो पश्चिम विक्षोभ से आती है, जैसे हिमवृष्टि भी होती है शीतकाल के दौरान, तो मावठ आती है जिसके साथ में, वो कितना परसेंट है, कुल वर्षा का 3% है। इस प्रकार से ये भारत के अंदर मानसून का एक सिस्टम बनता है, इस प्रकार से मानसून का एक सिस्टम अपना बन जाता है। इसी के साथ में हो गया है, इसी के साथ में तुम्हारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, भारत में जलवायु या भारत की जलवायु यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके अलावा तुम्हारा कुछ बचा नहीं है, बस तुम्हें एक छोटा सा नोट्स आपको देना है पहले, वो नोट्स पहले मैं दूंगा, उसके बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, उसको मैं लिख दूंगा आज रात को बैठ करके, और कोपेन को आज रात को लिख करके और मैं आपको दे दूंगा और फिर वो तुम्हारा जो है करवा देंगे क्लास के अंदर। एक क्लास है उसमें 15-20 मिनट में जो है ना रास लद्दाख आज 8 तारीख है, 9 की आप होती है, ठीक है, जरूर प्रयोग करेंगे।
ये घाटियाँ, कीपाकार संकीर्ण घाटियाँ, सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है ना? इसी कारण से मौसम में सर्वाधिक वर्षा भी होती है, इसका कारण ये लिखना चाहो तो लिख लेना आप, कीपाकार संकीर्ण घाटियाँ। पहाड़ियाँ नहीं, ये घाटियाँ हैं। कई जगहों पर ये प्रश्न आया है और उसमें घाटी माना गया है, तो वो घाटियाँ गलत है। कीपाकार घाटी थोड़ी होती है, सॉरी पहाड़ी माना गया है उसमें पहाड़ी, तो कीपाकार घाटियाँ हो सकती हैं, आपकी पहाड़ियाँ थोड़ी हुआ करती हैं कभी भी, कीपाकार। तो वो गलत कई जगहों पर लिखा हुआ है, कई किताबों में गलत लिख रखा है जो कहते हो। 169 पेज का एक नोट्स अपडेट हो गया होगा, नहीं हुआ है तो हो जाएगा, मैंने आज ही हमारी टीम को वो दे दिया है। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आपसे। क्या शुरू हुआ है क्या तुम्हारा कुछ पॉलिटी वगैरह का? ठीक है, थैंक यू। आज प्लीज़ अभी आज ये टॉपिक भी हो गया, तो अभी मैंने इसलिए क्लास लगवाई थी क्योंकि तो सुबह होती है, सुबह क्लासेस थी नहीं, ऑफ था सब, तो मैंने क्लास इसलिए लगवाई ताकि ये टॉपिक कंप्लीट आज करवा देंगे, ठीक है? ताकि आराम से कल नया टॉपिक शुरू कर सके, ठीक है ना? थैंक यू। है ना? तो निवर्तन तो लिखना जरूरी है ना? तो आप लिखो मॉनसून निवर्तन की ऋतु, अक्टूबर नवंबर ऐसा होता है ना, तो हेडिंग लिखो मॉनसून निवर्तन की ऋतु, मॉनसून निवर्तन की ऋतु, ठीक है? मॉनसून निवर्तन की ऋतु, ठीक है? तो लिखो मॉनसून निवर्तन की ऋतु, हेडिंग लिखो मॉनसून निवर्तन की ऋतु, ठीक है? तो मॉनसून निवर्तन की ऋतु, रिटेटिंग ऑफ मॉनसून, तो मानसून का निवर्तन, मानसून का निवर्तन, मानसून का निवर्तन, मानसून का निवर्तन, रिटेटिंग ऑफ मॉनसून, रिटेटिंग ऑफ मॉनसून, रिटेटिंग ऑफ मॉनसून, ठीक है? रिटेटिंग ऑफ मॉनसून इसकी अगर बात करता है, इसकी अगर बात करता है, इसकी अगर बात करता है तो सुनो, रिटेटिंग ऑफ मॉनसून की अगर बात करता है तो सुनो एक बार ध्यान दो, है ना? तो देखो एक बार इसकी अवधि, देखो इसकी अवधि, इसकी अवधि, तो इसकी जो अवधि होती है ना, वो इसकी अवधि होती है कब से कब तक? तो इसकी अवधि होती है तुम्हारी, आपको पेज वो पीडीएफ मिल गई 169 पेज की, इसकी अवधि अक्टूबर नवंबर होती है, अक्टूबर से नवंबर होती है, से नवंबर होती है, अक्टूबर नवंबर होती है, तथा तथा इस समय समय सूर्य के दक्षिणायन होने के साथ, 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 सूर्य दक्षिणायन होने के साथ, ही सूर्य के दक्षिणायन होने के साथ ही, सूर्य के दक्षिणायन होने के साथ ही मानसून, नहीं सॉरी, उत्तरी मैदान का निम्न उत्तरी मैदान का निम्न वायुदाब का केंद्र, निम्न वायुदाब का केंद्र दक्षिण की ओर स्थापित हो जाता है, की ओर बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र की ओर स्थापित हो, बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में, बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में स्थापित हो जाता है, स्थापित स्थापित हो जाता है, स्थापित हो जाता है, हो जाता है, तथा उत्तरी मैदान, तथा उत्तरी मैदान में, उत्तरी मैदान में, उत्तरी मैदान में, उत्तरी मैदान में, उत्तरी मैदान में उच्च वायुदाब बनना शुरू होता है, वायुदाब बनना शुरू होता है, बनना प्रारंभ होता है, बनना प्रारंभ होता है। आप समझ पा रहे हो, भाषा को प्रारंभ होता है इस ऋतु के दौरान, इस ऋतु के दौरान, इस ऋतु के दौरान, इस ऋतु के दौरान जब भी आपकी ऋतु आएगी मानसून निवर्तन दौरान, वर्षा के बंद हो जाने से, वर्षा के बंद हो जाने से, बंद हो जाने से तापमान कुछ बढ़ता है, तापमान में कुछ वृद्धि होती है, तापमान में कुछ वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, तापमान में कुछ वृद्धि होती है, तथा तथा वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा, वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा अधिक होने से, आर्द्रता की मात्रा अधिक होने से, क्योंकि बारिश हुई ना अगस्त तक, अगस्त सितंबर तक, मात्रा अधिक होने से, चिपचिपी गर्मी होती है, अधिक होने से, चिपचिपी गर्मी होती है, चिपचिपी गर्मी होती है, जिसे ही कार्तिक मास की उमस कहा जाता है, 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 ये है कार्तिक मास की उमस, ये देख लो आप, ये मानचित्र है किस समय पर मानसून कहाँ से कैसे कैसे लौटेगा, ये उसका मानचित्र है, देखो एक बार इसे। जी यहाँ से तुम्हारा मानसून लौटना शुरू होता है 1 सितंबर, 1 सितंबर, 1 सितंबर, 1 सितंबर होता है, ठीक है ना? ये तुम्हारा होता है 15 सितंबर, ये होता है तुम्हारा 10 अक्टूबर, यहाँ से 15 अक्टूबर,
ये 1 नवंबर, ये 15 नवंबर, 15 नवंबर, ये 1 दिसंबर, ये 1 दिसंबर, 15 दिसंबर, है ना। तो 15 दिसंबर को पूर्णतः मानसून भारत से लौट जाता है ना। 15 दिसंबर को लौट जाता है ना, 15 दिसंबर मानसून कंप्लीटली लौट जाता है। ये आप कहो कि लगभग लगभग ये 15 दिसंबर, 20 दिसंबर, 22 दिसंबर के आसपास मानसून भारत से कंप्लीट लौटता है, पूर्णतः लौट जाता है, ठीक है ना। तो मध्य देखो, जैसे इसके लौटने की शुरुआत कब होती है, 1 सितंबर से ना। लौटने की शुरुआत, लौटने की शुरुआत भारत से मानसून के लौटने की शुरुआत, ये है भारत से मानसून का लौटना, भारत से मानसून के लौटने की शुरुआत, मानसून के लौटने की शुरुआत, लौटने की शुरुआत, भारत से मानसून के लौटने की शुरुआत, और पूर्णतः भारत से जो है लौट जाता है, पूर्णतः भारत से लौट जाता है, पूर्णतः भारत से मानसून लौट जाता है, ठीक है ना। पूर्णतः भारत से लौट जाता है, ठीक है। आप इसको जल्दी फटाफट एक बार लिख लो, ये लिखो, स्पीड से लिखो, ये वाला नोट्स में नहीं है तुम्हारे ना, नोट्स में नहीं है ना, तुम्हारे नोट्स में नहीं है, हाँ ये नोट्स में नहीं है, तो आप इसको लिख लो, ठीक है ना, अपने नोट्स में लिख लो इसको प्रॉपर्ली, जल्दी लिखो। सर साउंड, सर प्लीज साइड, साउंड नहीं आ रही, अजीब बावड़े बच्चे हो यार, हद की बात है, मतलब शर्म करनी चाहिए थोड़ी बहुत। खलनायक ऑफ ज्योग्राफी, ओ भाई ओ हेलो भानु, खलनायक ऑफ ज्योग्राफी, बावड़ा है क्या? कान पे मारूंगा, समझे? सर मंजू सर वगैरह पता नहीं है ना, तमाशाबाजी किला भाई। माउल टाइट कर दो, ऐसा तो होता नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ो यार, सब पे क्या बात करनी। तो ये है, हाँ इतनी बात जरूर है, अपन पढ़ाएंगे कंटेंट आ जाएगा, मम्मी कसम खिलवा के फिर याद करवाते हैं। है ना, रहते हैं और ऐसे लगता है, ऐसे लगता है जैसे मतलब पता ही नहीं है। मैं लोड क्यों बोलूं यार, ये बताओ हमारा। तो वो है कि नहीं, व्यक्ति को पता है ना यार, व्यक्ति जानता है हंसी मजाक करेंगे आपके साथ, प्यार से बात करेंगे, तो आप कहना। मैंने जो बच्चों की शरारत देखी, देखो एक अच्छे शिक्षक की यही विशेषता होनी चाहिए कि वो आपको महसूस करवाए कि, और कोचिंग इंडस्ट्री में विशेष रूप से वो ये आपको महसूस करवाए, रियलाइज करवाए कि यार हम आपके सपोर्ट के लिए हैं, हम आपके ऊपर किसी प्रकार की बाउंडेशंस के लिए है ना, ये सब के लिए थोड़ी ना, ये बताओ। हेलो रूपाली, हमसे बात नहीं करोगे क्या? आप गुस्सा हो क्या, बुआ लगती है तेरी हैं, गधे। ब्लॉक कर दे इसको, कर दे, ब्लॉक मार इसको, मार ब्लॉक इसको। कौन सा है रूपाली? देखो इधर, वनों का वन संसाधन भारत में ना, तो वनों का वर्गीकरण अपन करते हैं, ठीक है ना, वनों का वर्गीकरण, ठीक है, वनों का वर्गीकरण है कि नहीं, तो वनों का वर्गीकरण, ठीक है ना। एक बार इसका नोट्स अभी अपलोड करवा देंगे, ठीक है ना, अभी कमेंट करना बंद करो, बकवास कर दो। सर आप तो ज्योग्राफी के बादशाह हो, बट भारत से इकोनॉमिक्स के दबंग टीचर। बिल्कुल सही कहा यार, भरत सर नॉट ए गुड, मतलब वेरी गुड टीचर, शानदार, मतलब बड़ा अच्छा, मेहनत बहुत करते हैं, सभी टीचर मेहनत करते हैं यार, सभी सारे मेहनत करते हैं यार, हम सारे ही मेहनत करते हैं यार, इतना नहीं यार, सुमित सर साइंस में मेहनत करते हैं, अपन ज्योग्राफी में करते हैं, अजीत सर मेहनत करते हैं, मंजू सर भी खूब मेहनत करते हैं, बढ़िया ना, मनोयोग से पढ़ाते हैं, भरत सर है तो जसवंत सर है, तो सारे ही मतलब ओवरऑल जो हमारी पूरी टीम है, एक कम्युनिटी है, वी आर नॉट सेपरेट टीम, हम सारे के सारे एक मतलब यूनाइट होकर के खूब मेहनत करते हैं, है ना, और बस अब हमारे साथ पढ़ने वाला चाहिए, समझे नहीं समझे। इधर देखो, ध्यान दो इसके ऊपर, वनों का वर्गीकरण, सबसे पहले वनों का वर्गीकरण 1936 में किया, और 1936 में वनों का वर्गीकरण किया, 1936 वर्गीकरण किया किसने, तो वो किया चैंपियन, एच जी चैंपियन ने किया, ठीक है ना, एच जी चैंपियन ने कहा, ठीक है, किया। अब एच जी चैंपियन ने भारत में वनों को 8 सॉरी 11 प्रकार में बांटा, कितने प्रकार में बांटा, 11, ठीक है ना। और हाँ, जितेंद्र जी मेरे अच्छे दोस्त हैं, जितेंद्र सर, जितेंद्र सोनी सर मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, और मतलब सच में बहुत अच्छे शिक्षक है ना। तो केजीएस में सारा ले दे के सारे सारे के सारे जो है मतलब टीचर्स बहुत अच्छे हैं, है ना। अभी आप सुनामी सर से ठीक तरीके से जुड़ नहीं पाए हैं, बहुत कंटेंट है उनके पास। हाँ मैं बता रहा हूँ तुम्हें, देखते हैं ना हम तो इधर पीछे से स्टूडियो में क्या पढ़ रहे हैं आदमी बैठ के, क्या कंटेंट है, कैसे नोट्स हैं, तो मैंने उनका लीक कर दिया, पूरे उधर फैला दिया इधर होगा के बैच में कि इनके नोट्स ले लो, उनके पास बड़े अच्छे नोट्स हैं, जो हिस्ट्री बड़ा सुंदर तरीके से उन्होंने बनाया है, गजब के, है ना। सो आप देखो, उनका है उनके पास कंटेंट, हम कंटेंट है बढ़िया बड़ा, है ना। तो आप थोड़ा सा अगर करेंगे तो वो रहेगा, ठीक है ना। चलो एच जी चैंपियन 1936 में वर्गीकरण किया, ठीक है ना। एच जी चैंपियन, एच जी चैंपियन ने वर्गीकरण किया, और एच जी चैंपियन जो है वो वर्गीकरण किया, एच जी चैंपियन ने भारत में वनों को उनमें मिलने वाली किस प्रकार की, अरे ये किताब खराब हो जाएगी, बिखर जाएगा। इन्होंने भारत और म्यांमार का जो क्षेत्र है, रख देनी चाहिए, रख देनी चाहिए। भारत और म्यांमार के क्षेत्रों में इन्होंने वर्गीकरण जो है किया, और अध्ययन किया, स्टडी की, जलवायु देखा, जलवायु के बाद में इन्होंने वनस्पतियों को देखा, फिर यहाँ पर उन्होंने जो है वो प्रजातियों के आधार पर सर्वेक्षण किया, और उन्होंने जब सर्वे किया तो उसके बाद में उन्होंने पाया, और उन्होंने पाया कि भारत में और म्यांमार के क्षेत्रों में वनों की कुल 11 श्रेणियों पर उन्होंने चर्चा करी, संपूर्ण भारत में, और प्लस म्यांमार, उस समय पर म्यांमार भारत का हिस्सा था, है ना। तो म्यांमार और भारत के अंदर इन्होंने पाया कि कितने प्रकार की श्रेणियां हैं वनों की, तो इनके हिसाब से कितने प्रकार की श्रेणी है, 11 प्रकार के वन यहाँ पर पाए जाते हैं, 11 प्रकार के। अब इन 11 प्रकार के वनों में जो सबसे पहला है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है ना। तो 11 प्रकार का वनों में सबसे पहला, अरे यार कोपेन रह रखा है, उसका नोट्स देंगे पहले, फिर उसको बताएंगे, वो 10 मिनट में चर्चा हो जाए, कोई बात नहीं, ठीक है ना। टिक का मतलब होता है कि वृक्षों की जो कैनोपी, जैसे ये पेड़ है, इसकी ये इसको बोलते हैं कैनोपी, इसको बोलते हैं कैनोपी, है ना, इसको कैनोपी बोलते हैं, या वितान बोलते हैं इसको, या छतरी बोलते हैं, वृक्षों के ऊपर की छतरी या वितान, ठीक है ना। ये कैनोपी, ट्री कैनोपी होता है, ये ट्री कैनोपी है, तो ट्री कैनोपीज आपस में सारी सारी मिली होते हैं, हाँ सारा का सारा। यार तुम बकवास मत करो फालतू में, मैं जो है ब्लॉक करवा दूंगा दो चार को। सब टीचर्स अच्छे हैं लेकिन मैनेजमेंट खराब है, पगले हो गए तुम। मैनेजमेंट खराब है, ये कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल ना, मैनेजमेंट अच्छा है इसलिए टीचर अच्छे हैं, समझ रहे हो बात को। टीचर्स के खाली अच्छा होने से कभी भी कोई संस्थान बेहतर नहीं हुआ करता है, प्रबंधन जब सबसे अच्छा होता है तब जाकर के कभी भी किसी इंस्टीट्यूट का जो है वो रहता है। इसलिए इनका केजीएस का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, खुद खान सर जी को देखते हैं, खुद अपने से खुद देखते हैं खान सर ना,
खुद देखते हैं खान सर सब चीज़ों को, अपने हर छोटी-छोटी चीज़ पर ध्यान रखते हैं, खुद एक्टिव होकर के आगे से और फिर हर चीज़ पर ध्यान रखते हैं। इतना बढ़िया तरीके से मेंटेन करके रखते हैं चीज़ों को। तो व्यक्ति खुद जब लगा पड़ा रहता है, आप समझो क्लासें भी लेते हैं सर, उधर भी मैनेजमेंट में भी काफ़ी सारे काम करते हैं। चलो, इनकी कैनोपियाँ मिली होती हैं, है ना? इनकी कैनोपी अभी के लोग अरे लड़का! तो उसमें जो है जो कैनोपी होती है वो सब कैनोपी आपस में मिली होती है, ये भी फाइटिंग होते हैं, ठीक है? तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक, तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा, टेम्परेचर मोर देन 22 डिग्री और बारिश 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, बारिश 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, तो ये उष्णकटिबंधीय सदाहरण होते हैं। सूर्य का प्रकाश धरातल पर नहीं पहुंचता है, सूर्य का प्रकाश जो धरातल पर नहीं पहुंचता क्योंकि सघन वन होते हैं। वनस्पतियां बहुत पाई जाती हैं, बहुत प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जैव विविधता की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण कठोर लकड़ी के होते हैं। कठोर लकड़ी अगर वनों के अंदर होगी, तो कठोर लकड़ी होने का मतलब है कि उसका जो है वाणिज्यिक उपयोग नहीं होगा, उसका अधिक उपयोग किसके अंदर, उसका अधिक उपयोग किसके अंदर, वो पर्यावरण के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भाई लकड़ी अगर कठोर है, तो बताओ उनका प्रयोग कहाँ करें? आप क्या करोगे लकड़ी कठोर है तो? उसे फर्नीचर तो बना ही नहीं पाओगे। इसलिए कठोर लकड़ी के वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इनका वाणिज्यिक महत्व अधिक ना होकर के पर्यावरणीय महत्व इनका क्या होता है, ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखना है। फिर आप देखोगे इन वनों की वनस्पतियों में पत्ते गिरने, पत्तों के गिरने, ऐसा नहीं है कि हरे भरे जो वन है तो इनका कोई पत्ते नहीं गिरते, पत्ते गिरते हैं, लेकिन इनका सबका समय क्या होता है, अलग-अलग होता है। पत्ते गिरने, फल लगने, फूल आने का समय, पत्ते गिरने, फल फूल का समय अलग-अलग होता है और अतः ये वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं, अतः इनको सदाबहार वनों के रूप में जानते हैं, ठीक है? ये अत्यधिक सघन वन होते हैं जिनके वृक्ष वितान, देखो ट्री कैनोपी मैंने बताया, आपस में मिली होती है, इसी कारण धरातल पर घास का विकास भी नहीं होता है, घास पर धरातल पर विकास नहीं होता है। इन वनों में कठोर लकड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं, अतः इनका आर्थिक महत्व कम और पर्यावरणीय महत्व क्या ज्यादा है, क्योंकि CO2 क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, आर्थिक महत्व कम है क्योंकि कठोर लकड़ी का फर्नीचर उद्योग में कम उपयोगी है ना, कठोर लकड़ी फर्नीचर उद्योग में कम उपयोगी। जहां वर्षा 250 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, वहां पेड़ों की ऊंचाई 60 मीटर तक मिलती है, 200 फीट लंबा पेड़, अब से 200 फीट लंबा, बाप रे बाप, 200 फीट लंबा पूरी बिल्डिंग होती है यार। अरे 12 13 मंजिल, 14 मंजिल, 15 मंजिल बिल्डिंग होती है। अब आप सोचो 15 मंजिल बिल्डिंग कितनी होती है, उतना उतना पेड़ पाए जाते हैं। तो जहां देखो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के क्षेत्र में किस वनों का विकास होगा, सदाबहार वनों का विकास होगा। सदाबहार वनों के अंदर में जहां वर्षा 250 सेंटीमीटर से ज्यादा हो रही है, तो वहां पर जो है वनस्पतियां या पेड़ों की लंबाई कितनी होगी, 250 200 फुट 60 मीटर औसत रूप से, इससे भी ज्यादा 200 फीट 250 फीट के पेड़ पाए जाते हैं।